हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। एक बार बताओ यार, चैट में आवाज आ रही है कि नहीं। यस, आई थिंक कुछ तो यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, बट एनीवेज एक बार बता दो। ऑल ऑफ यू कैन हियर मी। आवाज आ रही है सबको। यस, इज इट फाइन। चलो स्टार्ट करें फिर। मेरे ख्याल से यस है ना। अभी ठीक है, राइट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का वन शॉट हम यहाँ पे करने वाले, तो डेफिनेटली जल्दी से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने बाउंस बैक सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे आपके लिए हर एक चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी आ रहा है। आज का जो चैप्टर है पर्टिकुलरली दैट इज प्रोबेबिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स ऑल्सो, है ना। काफी मतलब वेटेज वाइज भी अगर आप देखोगे तो जेई मेन में, जेई एडवांस में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज में इसको एकदम खत्म भी करेंगे। बेसिक से लेके एडवांस तक ये वन शॉट होने वाला है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस होती है वहां से स्टार्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली लास्ट में जेई एडवांस के सारे क्वेश्चंस आपसे खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली एनवी स्टाइल में यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स भी है जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे बहुत सॉलिड बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास इस चैप्टर के बहुत अच्छे नोट्स भी है देन ऑल्सो इट विल बी अ प्लस, बट नोट्स से उतना ज्यादा काम आपका होगा नहीं। आपके दिमाग में, है ना, आपके दिमाग में सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो फिट हो जाने चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, आज के चैप्टर में आपको ज्यादा फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आराम से मचा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं इनफैक्ट, है ना। काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जेई मेन और एडवांस में आते हैं। बट अल्टीमेटली अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये चैप्टर पीएनसी से थोड़ा ज्यादा इजी है ना। पीएनसी आपको डिफिकल्ट लग सकता है बट प्रोबेबिलिटी इज इजियर। थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आपको इसमें पीएनसी का मिल जाएगा बट उतना ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो आज का जो वन शॉट है उसको एकदम बेसिक से एडवांस हम रखने वाले, सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। एंटायर थ्योरी विल बी देयर, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। जितने भी रीसेंट ईयर क्वेश्चंस है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। जो 2021 में ऑलरेडी पूछे गए जेई मेन में, जेई एडवांस 2020 के, जेई एडवांस 2020 में 2 सवाल आए थे। दोनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड ऑलरेडी कर लिए। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा लंबा यहाँ पे हो सकता है क्योंकि डेफिनेटली अपने को सब कुछ कवर करना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर आप आराम से देखना, है ना। आधा अधूरा देखोगे तो उसमें मजा नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आप इस पूरे चैप्टर को एंड तक फॉलो करना। एंड एक बार अगर आपने एंड तक फॉलो कर लिया ना तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स है प्रोबेबिलिटी के वो सारे के सारे आपको अच्छे से चमक जाएंगे। ठीक है, चलो तो फटाफट यार शेयर कर दो, शेयर इट एवरीवेयर विद ऑल द एनवीएंस एंड हैशटैग बाउंस बैक को डेफिनेटली आप यूज कर लेना। ठीक है, दिस इज द बाउंस बैक ऑफ द सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड, तो डेफिनेटली इसको हर जगह फैला दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से कर लेना, है ना। हमारा टारगेट है कि बहुत जल्दी इस चैनल को बहुत बड़ा बनाना है। ठीक है, और आप लोगों का जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली इसमें रिक्वायर्ड है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके घर में 3-4 फोन है तो चारों फोन से कर लेना। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, t.me/unacademy atoms। यहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ अनअकैडमी पे आप मेरी जो प्रोफाइल है उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस सेशंस भी आपके लिए ऑलरेडी चल रहे हैं, उसको आप अटेंड कर सकते हो। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा एंड दैट कोड इज NV10। ठीक है, NV10 यूज करके आप यहाँ पे जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस है उसको आप अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सब सारे बच्चे उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपकी सारी लाइव क्लासेस होती है, लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड है ना, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए टेस्ट सीरीज भी है, मल्टीपल एजुकेटर्स का आपको एक्सेस मिल जाता है। 11th 12th अगर आपको डिटेल में सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा जो इमर्ज का बैच चल रहा है, इवॉल्व का बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो, है ना। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे डिटेल में भी सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हो अलॉन्ग विथ ऑल द डीपीपीज एंड सो मेनी क्वेश्चंस। आपको एक पूरा क्वेश्चन बैंक भी मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मल्टीपल एजुकेटर्स है, मल्टीपल बैचेस आर गोइंग ऑन, तो आप अलग अलग जो एजुकेटर्स है ना, उनके बैचेस में जा सकते हो, डाउट क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लाइव लेक्चर्स होते हैं, वॉइस चैट का फीचर भी है।
तो डायरेक्टली आप इंटरेक्शन के साथ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, और आगे बढ़ते हैं। बाकी रिजल्ट की बात करें तो यार आपको पता ही है कि अनअकैडमी ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किया था। यस सर, कैमरा क्या हो रहा है, हिल रहा है, कैमरा हिल रहा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मतलब ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए वैसे, है ना, सही है ना। ये कौन है ये जो स्पैम कर रहा है? ट्राइड एंड टेस्टेड, हाँ ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो 9th 10th 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहता है यहाँ पे। जो 12th वाले हैं, जो ड्रॉपर्स है, उनके लिए यहाँ पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन आई विल रिकमेंड कि अगर आप परचेस करके रखोगे तो डेफिनेटली आप सारे डिटेल लेक्चर्स को देख सकते हो। बहुत सारे क्रैश कोर्सेज भी मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं, जैसे जेई एडवांस का क्रैश कोर्स है, उसको आप डेफिनेटली मिस मत करना, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने करा रखे हैं। प्लस जेई मेन के लिए एक लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स मैंने लिया था, है ना, तो ये कोर्सेज आप सारे के सारे देख सकते हो। रैंक बूस्टर कोर्स है, कैलकुलस का रैंक बूस्टर कोर्स है, अलजेब्रा का रैंक बूस्टर कोर्स है, तो ये सारे जो कोर्सेज ऑलरेडी हो चुके हैं उसका भी आपको एक्सेस मिल जाता है। तो आप यहाँ पे लाइव क्लासेस तो कर ही सकते हो, साथ साथ जो रिकॉर्डिंग्स है उसको भी आप देख सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप 1 साल का परचेस करके रखोगे तो इसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। एनबी लाइव यूज कर लेना, एनबी लाइव यूज करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक का भी ऑप्शन रहता है, तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच असाइन किया जाता है। वो जो पर्सनल कोच है वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, इंश्योर करेंगे कि आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो बहुत अच्छी आए, ठीक है। तो आइकॉनिक के लिए भी यू कैन यूज द सेम कोड, एनवी लाइव यूज करोगे तो वहां पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो अब भगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वन शॉट, है ना। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे टर्म्स है, बेसिकली उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम एकदम बेसिक जो टर्म्स होते हैं उसको पहले समझ लेते हैं, ताकि जब भी एडवांस के क्वेश्चंस आप करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई ये सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, वहां से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दिया और वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज दैट एक्सपेरिमेंट विच विल सेटिस्फाई दिस 2 कंडीशंस, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन है? तो पहली कंडीशन ये है कि उसमें मोर देन 1 आउटकम होना चाहिए, एक से ज्यादा उसमें आउटकम्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी आपके आउटकम्स होते हैं वो नॉन प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। तो देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात हम डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, उसके बेसिस पे फिर आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी की ऐसा हो गया या वैसा हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की जब भी हम बात करेंगे तो आपके जो आउटकम्स होने चाहिए वो नॉन प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस कर दिया, अब कॉइन को टॉस करेंगे, कॉइन को टॉस करने से पहले ही मान लो आपको पता है कि भाई हेड ही आना है, तो अब कॉइन को टॉस करोगे ही क्यों? अगर आपको पहले से ही पता है कि भाई हेड आना है तो अब कॉइन को टॉस करोगे ही क्यों? तो यहां पे इसीलिए जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज दैट एक्सपेरिमेंट जिसमें मोर देन 1 आउटकम होना चाहिए, और जो भी आपके आउटकम्स होने चाहिए वो नॉन प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। इसके एग्जांपल्स आप यहां पे देख सकते हो, जैसे मैथमेटिकल एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक थ्रोइंग अ डाइस, है ना। अगर आप किसी भी एक डाइस को फेंकोगे तो क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? एक बार फटाफट बताओ। इफ वी आर पीएनसी अगर वीक है तो टेंशन लेने की बात नहीं है ना, ऐसे तो कुछ ना कुछ वीक होता ही है ठीक है। तो जो भी वीक है उसको लेके बैठ जाओगे तो कभी आप लाइफ में कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी का वन शॉट देखो आराम से, और देखने के बाद अगर फील आए तो लाइक का बटन दबा देना ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी देखो यार, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसा तो कुछ ना कुछ वीक रहता ही है लाइफ में। अब 2 ही ऑप्शन होता है, या तो हम रोते रहे कि सर वीक है वीक है वीक है, या दूसरा ऑप्शन होता है कि भाई देख देख के सीखना स्टार्ट करे। तो सीखना स्टार्ट करो, ठीक है, सीखना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इफ वी आर थ्रोइंग अ डाइस, देखो इफ वी आर थ्रोइंग अ डाइस तो क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज दैट एक्सपेरिमेंट जिसमें मोर देन 1 आउटकम होना चाहिए। तो क्या इसमें एक से ज्यादा आउटकम आ सकता है? भाई या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, हमें नहीं पता ना क्या आएगा। तो जो आउटकम है वो नॉन प्रेडिक्टेबल है, और जो आउटकम है वो मोर देन 1 भी है। यहां पे टोटल 6 आउटकम पॉसिबल है, कुछ भी आ सकता है 1 to 6, ठीक है। सिमिलरली इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, तो इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन दैट इज ऑल्सो रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें या तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हमें नहीं पता क्या आएगा। तो जो भी आपका आउटकम है, जो भी आपका रिजल्ट है ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट,
वो आपको नहीं पता है, बिफोर हैंड अगर आपको नहीं पता है कि इसमें क्या आएगा, आपके अगर आउटकम्स नॉन प्रेडिक्टेबल है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि, तो सबसे पहली कंडीशन कि नॉन प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि मोर देन वन आउटकम होना चाहिए। जैसे इसमें टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहां पे कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो मोर देन वन आउटकम्स आर देयर एंड आउटकम्स आर नॉन प्रेडिक्टेबल। सिमिलरली अगर आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड है, डेक ऑफ कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाल दिया, तो वो जो एक कार्ड आपने निकाला वो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगेन मोर देन वन आउटकम्स आर देयर एंड आउटकम्स आर नॉन प्रेडिक्टेबल। तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन पे आपको एकदम फोकस करना है। कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि पता करो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं, तो सिंपल आपको डेफिनेशन पे फोकस करना है। एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, ऐसा नहीं। बोथ द कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड, देन ओनली इट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इज अ सेट, इस पे फोकस करना, इट इज ऑलवेज अ सेट। तो सैंपल स्पेस को हम जब भी लिखते हैं तो सेट के फॉर्म में लिखते हैं। ये देखो, ये सेट है, ये सारे के सारे सेट्स है। तो सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सारे के सारे एक सेट के अंदर आप डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो अगर मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन है मेरे पास, ये जो एक कॉइन है उसको मैंने टॉस कर दिया। तो टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, भाई हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, जितने भी पॉसिबिलिटीज है, सारी पॉसिबिलिटीज को आप एक सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैपिटल एस से आप रिप्रेजेंट। जैसे अगर मान लो 2 कॉइन है, सो इफ यू आर हैविंग 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन है तो सैंपल स्पेस ये आ जाएगा। सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है भाई, या तो दोनों हेड है, या दोनों टेल है, या एक हेड, एक ये फर्स्ट वाला हेड आ गया, सेकंड वाला टेल आ गया, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट वाला टेल आ गया और सेकंड वाला हेड आ गया। तो 4 पॉसिबिलिटीज आएगी। और इस चीज को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम सिंपली बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो टोटल कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, 4 एलिमेंट है। यहां पे कितने एलिमेंट है, यहां पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 2। तो सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट है। सिमिलरली यहां पे इफ यू आर थ्रोइंग अ डाइस, तो अगर आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होता है, डेफिनेशन पे फोकस करना, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी की सारी आप लिख दो। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, ये कुछ भी आ सकता है। तो ये बेसिकली आपका सैंपल स्पेस हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू। तो ये तो बच्चों वाली चीजें हो गई। अब मैं आपको सिखाता हूं एक एनवी स्टाइल, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइट डाउन द सैंपल स्पेस व्हेन यू आर थ्रोइंग 3 डाइस, है ना। तो अभी तक आपने एक डाइस ले ली, या 3 डाइस नहीं, 3 कॉइन्स कर लो आप इसको, है ना। 3 डाइस नहीं, इसको आप कर लो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। तो इसमें आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास 3 कॉइन है, पहले हमने देखा एक कॉइन, सो इफ यू आर टॉसिंग 1 कॉइन तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने, 2। और कौन कौन से एलिमेंट है, या तो हेड या टेल। सिमिलरली अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, HH या HT या TH या TT। अब आप मुझे बताओ कि अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे, इफ वी आर टॉसिंग 3 कॉइन्स, तो यहां पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, राइट डाउन द सैंपल स्पेस, दैट इज योर क्वेश्चन। तो सैंपल स्पेस लिखो तो क्या क्या आएगा, सैंपल स्पेस में टोटल 8 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो बच्चे पता है क्या करते हैं, अब ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें आंसर मत दो आप मुझे, आप समझो इस चीज को, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे ये सबको समझ में आ गया कि भाई टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। अब 8 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, आप पूरा सैंपल स्पेस लिख दो। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप पूरा सैंपल स्पेस लिखो, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं कि अच्छा सर एक केस ये हो सकता है कि तीनों हेड आ सकते हैं, सर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि 2 हेड और 1 टेल, ठीक है सर। दूसरा ये तीसरा केस ये हो सकता है कि ये भी हम कर सकते हैं कि एक हेड है, फिर टेल है, फिर हेड है, ओके। फिर एक ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों टेल है ना, TTT, ये भी एक हो सकता है। और कौन कौन से केसेस है। अब देखो इस तरह से अगर आप करोगे ना,
दिमाग लगा लगा के इसमें आप अगर मतलब पूरे सारी पॉसिबिलिटीज आप लिखने जाओगे तो कुछ ना कुछ आपका मिस हो जाएगा। तो ये तरीका बकवास तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये तरीका एनवी स्टाइल नहीं है। एनवी स्टाइल क्या है? इसका एनवी स्टाइल देखो, आपके 8 के 8 आउटकम एक लाइन से आ जाएंगे, आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। विदाउट इवन थिंकिंग आप यहां पे 8 के 8 लिख सकते हो। उसका तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि अगर 2 कॉइन होते, ध्यान से समझना, अगर 2 कॉइन होते तो आपका यहां पे आउटपुट क्या क्या पॉसिबल है? तो आउटपुट पॉसिबल है HH, HT, TH और TT। इसको आप 2 बार लिख दो, है ना। इसका एनवी स्टाइल क्या है? ध्यान से सुनो। इसका एनवी स्टाइल यह है कि अगर आपसे 3 कॉइन के लिए पूछे तो आप 3 कॉइन का मत लिखो। अगर 3 कॉइन के लिए पूछे तो आप 3 कॉइन का मत लिखो, आप 2 कॉइन का लिख लो। तो 2 कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? HH, HT, TH या TT, है ना। इसको लिखना आसान है, तो एक बार लिख दिया, एक और बार लिख दो HH, HT, TH और TT। अब आप क्या करो, एक बार आगे लगा दो H सब में और एक बार आगे लगा दो टेल, ठीक है, सब में TT। तो ये 8 के 8 आपके आगे। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। तो अब बताओ कि इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा ना, ये 8 के 8 आपके डायरेक्टली आ गए। अदरवाइज एक बच्चा होगा जो पता है एग्जाम में यही सब कर रहा होगा कि अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये है सर, आपने मिस कर दी यहाँ पे कि बीच में ना आप टेल ले लो। इतना दिमाग कौन लगाता है यार, ठीक है। आप सिंपल 2 कॉइन के साथ जो भी पॉसिबिलिटीज है वो लिख दो, एक बार आगे लगा दो हेड और एक बार आगे लगा दो टेल, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये एनवी स्टाइल आपको समझ में आया? यस और नो? तो इससे आपके सारे आ जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे और दिमाग भी थोड़ा कम लगाना पड़ेगा ठीक है। तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी कोई भी मिस नहीं होगी, है ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सोच रहे हो 1 मिनट में आपके आंसर आ रहे। तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा आपका। बहुत ही बेसिक चीज है, बट फिर भी आप इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से गिना करो, है ना। ये जो स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मान लो 4 कॉइन है, तो अगेन ये कॉइन है, ठीक है, डाइस नहीं है। तो अगर मान लो 4 कॉइन है तो क्या करेंगे? तो अगर 4 कॉइन है तो ये 3 कॉइन वाले लिख दो। ये जो 3 कॉइन वाले हमने निकाले टोटल कितने? 8 है, 4 और 4 8। तो अगर 4 कॉइन के लिए अगर आपसे पूछेंगे तो 3 कॉइन वाले लिख दो और आगे एक बार लगा दो HH, सबके आगे H लगा दो और एक बार सबके आगे टेल लगा दो। तो ये देखो 16 के 16 आ गए। अगर मैं आपसे बोलता कि 16 के 16 आप यहां पे दिमाग लगा लगा के सोच के लिखो तो कोई ना कोई केस तो आपका मिस हो जाता है ना। अगर 4 कॉइन है, अगर आप 4 कॉइन को टॉस करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आ जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16। और 16 के 16 लिखो तो आप कैसे लिखते? इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता। बेटर एनवी स्टाइल यूज कर लो, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, सीधा आप 3 कॉइन वाला लिख लो। और 3 कॉइन वाला कैसे लिखना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, है ना। उसके लिए 2 कॉइन वाला लिख लो, तो ये 8 हो गए। अब 8 और 8 तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16। समझ गए ना। तो टोटल 16 आउटकम्स विल बी देयर और इसमें आपको मिनिमम दिमाग लगाना पड़ता है, आपका आंसर थोड़ा जल्दी आता है, ठीक है। चमका होगा मेरे ख्याल से, हैशटैग चमका के नहीं चमक गया। ये काफी मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, बट इसका भी एक एनवी स्टाइल होता है। चलो ये बता दो, तो अगर मैंने एक कॉइन को टॉस कर दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होता है 2। अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 2 स्क्वायर, है ना। 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 2 क्यूब। तो n नंबर ऑफ कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या आपको पैटर्न दिख गया? कितने लोगों को यहाँ पे पैटर्न दिख गया? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2n। तो बस आप हमेशा ध्यान रख सकते हो, जैसे 4 कॉइन है तो हमने बोला ना 4 कॉइन में 2 अगर मान लो कल को ऐसा बोलेंगे 5 कॉइन है तो 2 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आप आराम से निकाल सकते हो। बस 2 की पावर कर दो, जितने भी कॉइन है 2 की पावर उतना, है ना। अगर 5 कॉइन है तो 2 अगर 6 कॉइन है तो 2 सिंपल, आप डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हो। अब देखो अगला डेफिनेशन इवेंट क्या होता है? तो इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई भी एक छोटा सा सबसेट ले लो, उसको हम बोलते हैं इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लेट्स से योर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कि यू आर थ्रोइंग अ डाइस। तो ये थ्रोइंग अ डाइस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो थ्रोइंग अ डाइस है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाइस।
सैंपल स्पेस इज ऑल द पॉसिबिलिटीज, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी लिख दो। तो सैंपल स्पेस ये आएगा 1 2 3 4 5 6। अब मान लो मैंने एक इवेंट बना लिया, इवेंट ए, और इवेंट को जनरली हम कैपिटल अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए या बी या सी, इस तरह के आपके इवेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो इवेंट इज गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर इज इवेंट। तो ऑड नंबर मतलब क्या क्या आ सकता है इस पर्टिकुलर इवेंट में, आ सकता है या तो 1 या 3 या 5, समझ गया ना। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट इज नथिंग बट, जैसे एक और इवेंट हम यहां पे बोल सकते हैं कि गेटिंग इवन नंबर। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इवेंट है बी एंड दैट इवेंट बी इज गेटिंग इवन नंबर, तो उसमें क्या क्या आएगा 2 4 6। एक और हम बना सकते हैं सी विच इज गेटिंग प्राइम नंबर। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है 2 3 और 5, है ना। सो दिस पर्टिकुलर इवेंट रिप्रेजेंट्स गेटिंग प्राइम नंबर, है ना, दिस इज गेटिंग इवन नंबर। तो ये सिंपल है इवेंट। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो कोई भी एक सबसेट ले लोगे सैंपल स्पेस का, दैट इज इवेंट, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक इवेंट है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए इज द प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ए अकर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यही ले लो, हमने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है। डाइस को थ्रो करने के बाद हमारे पास एक इवेंट है कि ऑड नंबर आ जाए, ओके। तो इवेंट ए क्या रिप्रेजेंट करता है, इवेंट ए रिप्रेजेंट करता है कि ऑड नंबर आ जाए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा उसको रिप्रेजेंट करता है इस तरह से, ठीक है। ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है या तो ये, या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो इवेंट ए है वो अकर ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक इवेंट है ए, दिस इवेंट ए इज गेटिंग ऑड नंबर, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉट गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, उसका ठीक उल्टा, है ना। दिस इवेंट इज गेटिंग ऑड नंबर, तो ए का कॉम्प्लीमेंट उसका सिंपल मतलब है नॉट गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऑड नंबर नहीं आना चाहिए तो क्या क्या आएगा 2 4 6, इवन नंबर आ जाएगा। तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, समझ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट इट इज द नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए जो है वो अकर नहीं करना चाहिए, और हमेशा ये इक्वेशन ट्रू होती है, लाइक पी ऑफ ए और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को अगर आप ऐड करोगे ना तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड करोगे तो दोनों का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि एक इवेंट है, इवेंट ए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5, तो आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 - 2/5, समझ गए ना। तो 1 में से माइनस आप कर सकते हो। अगर किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आप 1 में से माइनस करके आराम से निकाल सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो ये भी बहुत ही चिंदी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन। ये सब तो मतलब बेसिक आपने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल डेफिनेशन वही है जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, है ना। क्लासिकल डेफिनेशन इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो कि भाई फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, तो फेवरेबल बाय टोटल आपको करना है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दिस इज द क्लासिकल। और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। ये 0 से 1 का जो स्केल होता है उसके ऊपर ही कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं, है ना, जो एकदम आइंस्टाइन टाइप के मतलब एकदम अलग ही दिमाग लगाते हैं, उनका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाता है 1 से भी ज्यादा तो ये गलतियां मत करना, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा आना चाहिए 0 और 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। हमेशा 1 से बड़ा अगर आपका आंसर आ रहा है तो गलत है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो क्लासिकल डेफिनेशन हो गया। अब देखो एक और टर्म होता है जिसको हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे अगर आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा तो उसमें कमेंट्री सुनते हो कभी भी, तो कमेंट्री सुनोगे तो उसमें आएगा कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग द क्रिकेट मैच, या ऑड अगेंस्ट पाकिस्तान टीम, है ना, विनिंग द क्रिकेट मैच। तो ऑड्स इन फेवर एक टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं ऑड्स इन फेवर, और एक होता है ऑड अगेंस्ट। तो ऑड्स इन फेवर का डेफिनेशन ये बेसिकली एक रेशियो होता है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल बाय टोटल, सिमिलरली ये भी एक डेफिनेशन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक होता है ऑड्स इन फेवर और दूसरा होता है ऑड अगेंस्ट। तो ऑड्स इन फेवर का डेफिनेशन है फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल केसेस। आप सिंपल ऐसे ध्यान रखो
कि इसका डेफिनेशन है फेवरेबल डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएंगे अनफेवरेबल केसेस, और इसका डेफिनेशन क्या है? ऑड अगेंस्ट। तो ऑड अगेंस्ट का डेफिनेशन है अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल, मतलब इसका ठीक उल्टा, अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल केसेस। ठीक है, तो आप काउंट कर लो कि अनफेवरेबल कितना है, फेवरेबल कितना है, और उनका रेशियो ले लो। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई भी एक इवेंट है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी ये इवेंट ए क्या है, इवेंट ए इज कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि इवेंट ए है कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 1/100, मतलब 100 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, मतलब फेयर भी है। ठीक है, तो रेशियो जनरली यही रहता है। तो देखो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड आउट ऑड अगेंस्ट, इसका आंसर क्या आएगा? एंड ऑल्सो फाइंड आउट ऑड्स इन फेवर। ठीक है, ऑड्स इन फेवर, इन दोनों का आंसर निकालो। चलो कितना कितना आएगा, ऑड अगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर। तो ऑड अगेंस्ट का डेफिनेशन क्या है? अगेंस्ट का डेफिनेशन है अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल। तो अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल, ये उसका डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन क्या है? फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी है ये। अगर प्रोबेबिलिटी है तो इसका डेफिनेशन है फेवरेबल बाय टोटल। तो फेवरेबल केसेस कितना है? फेवरेबल केसेस है 1, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है? 100। तो अनफेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे? तो अनफेवरेबल केसेस आ जाएंगे 99। समझ गए ना? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल दैट विल बी इक्वल टू टोटल। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं? फेवरेबल तो केवल एक ही है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 100। तो आप केवल डिवाइड कर दो, इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल। तो ये रेशियो होता है, हमेशा आप ऐसे आंसर देना 99:1। सो दिस इज द आंसर, और यहां पे आंसर आ जाएगा 1:99। चमक गया? सो दिस इज द आंसर। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है तो क्या आप ये दोनों निकाल लोगे? और उल्टा भी हो सकता है। क्वेश्चन में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको ऑड्स इन फेवर गिवन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपको ऑड्स इन फेवर ये आपको गिवन है, मान लो ये आपको गिवन है 2:3। अब आप बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर ऑड्स इन फेवर गिवन है और फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कैसे करेंगे? वो भी आपको आ ही जाएगा, ये सिंपल ही है। तो बेसिकली ये 2 क्या है? ये 2 है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और ये क्या है? 3। ये 3 है नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। ठीक है, तो ये फेवरेबल, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये आंसर आ जाएगा 2/5। अंडरस्टूड? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है आप ऑड अगेंस्ट निकाल लोगे, अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आप ऑड्स इन फेवर भी निकाल लोगे, और अगर ऑड्स इन फेवर गिवन है तो प्रोबेबिलिटी भी निकाल लोगे। ठीक है, तो दोनों मतलब ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। ठीक है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका और स्टाइल थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं डबल डाइस के ऊपर पीएचडी, क्योंकि डबल डाइस के ऊपर पीएचडी करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो डबल डाइस वाले काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो इस डबल डाइस वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप एक बार में सीख लो। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, डबल डाइस वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो मान लो आपके पास 2 डाइस है और 2 डाइस को आपने बेसिकली थ्रो कर दिया, तो कितने यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आ जाएगा 36। ठीक है, टोटल 36 आउटकम्स विल बी देयर, और ये 36 के 36 आउटकम्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। कौन कौन सा आउटकम है? जैसे पहली डाइस पे 1 आ सकता है, ये है आउटपुट ऑफ द फर्स्ट डाइस, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है दैट इज द आउटपुट ऑफ द सेकेंड डाइस। ठीक है, तो पहली डाइस पे 1 आ गया और दूसरी वाली डाइस पे भी 1 आ गया, तो 1,1। ठीक है, पहली वाली डाइस पे 1, ये सेकेंड वाली डाइस पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 1,2, फिर ये 1,3, फिर 1,4, ऐसे करते करते टोटल 36 आउटकम्स आर देयर। अब नॉर्मली इसमें क्वेश्चन पता है क्या पूछते हैं? क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज इक्वल टू 7, या फिर सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज इक्वल टू 6, या सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज इक्वल टू 10 या 11 या 12, या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सम इक्वल टू समथिंग आपको दे देंगे और फिर पूछेंगे कि फाइंड आउट इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम एक काम करते हैं, इसमें टोटल पीएचडी कर लेते हैं।
सम का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बताओ, है ना। इसमें एक शॉर्टकट भी है, तो शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहां पे सम का वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है। अगर आपके पास 2 डाइस है तो मिनिमम सम पॉसिबल इज 2। अगर दोनों डाइस के ऊपर मान लो 1 1 आ गया, सो व्हाट इज द मिनिमम सम पॉसिबल। अगर दोनों डाइस के ऊपर 1 1 आ गया, जैसे इसके ऊपर भी 1 आ गया, इसके ऊपर भी 1 आ गया, तो सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है। मिनिमम से मिनिमम हो सकता है 2, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है 12। जब दोनों नंबर 6 6 आ गए तो इनके बीच में वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। जो भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो ऐसा ही आएगा ना कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इक्वल टू 7 या 5 या 6 या जो भी आएगा इनके बीच में ही आएगा। बेसिकली 2 और 12 के बीच में ही आएगा। ये आपको क्लियर है क्या। सम का वैल्यू वो आपसे पूछेंगे 2 और 12 के बीच में, और अगर 2 और 12 के बीच में नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यू आर थ्रोइंग 2 डाइस, और 2 डाइस को थ्रो करने के बाद एक इवेंट है गेटिंग अ सम ऑफ 13। तो सम ऑफ 13 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फिर आप बोल दोगे प्रोबेबिलिटी 0। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए ना। तो अगर 13 या वैसा कुछ आ जाएगा तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है ठीक है, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 0। बट जो भी जनरली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे 2 और 12 के बीच में। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि अपने को काउंटिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड होता है आप डायगोनली कर लो। देखो ये वाला जो डायगोनल है उसमें सम का वैल्यू हमेशा 2 आएगा, तो टोटल एक ही एलिमेंट है जिसमें सम का वैल्यू 2 आ रहा है। ये वाला जो डायगोनल है इसमें सम का वैल्यू 3 आ रहा है, देखो ध्यान से 2 1 और 1 2। ये वाला जो डायगोनल है इसके अलोंग अगर आप चलोगे तो सम का वैल्यू 4 आएगा। उसके अगला वाला जो डायगोनल है यहां पे सम का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है। इसके अलोंग अगर आप चलोगे तो सम का वैल्यू 6 आएगा। सिमिलरली इसके अलोंग अगर आप चलोगे तो सम का वैल्यू 7 आएगा। दिख रहा है सबको, 6 + 1 5 + 2 4 + 3 3 + 4, ये सारे केसेस आ जाएंगे। फिर उसका अगला डायगोनल, फिर उसका अगला, फिर उसका भी अगला, और फिर उसका भी अगला, और फिर उसका भी अगला। तो टोटल यहाँ पे सम कितना रहे, यहाँ पे सम आ जाएगा 8, फिर सम इक्वल टू 9, फिर सम इक्वल टू 10, फिर सम इक्वल टू 11 और सम इक्वल टू 12। तो आपको पैटर्न दिख गया, आपको पैटर्न दिख गया होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको पैटर्न दिख गया। अब देखो यहाँ पे सम का वैल्यू 2 और 12 के बीच में कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आराम से इसमें गिन के आंसर बता सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 36 है, तो उसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। सम इक्वल टू 5 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/36। तो दिस इज योर आंसर। समझ गए। सम इक्वल टू 5, मान लो मैंने आपसे पूछा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इक्वल टू 10, इसका आंसर क्या आएगा। तो 10 कितनी बार आ रहा है, देखो सम 10 आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3/36। सो दिस इज द आंसर। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो, और इसमें भी हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं। अब देखो एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं विच इज बेसिकली एनवी स्टाइल। इसको हम बोलते हैं हैशटैग स्वामी जी वाला शॉर्टकट, ठीक है। स्वामी जी का तिलक होता है ना, ऐसा स्वामी जी का तिलक। तो स्वामी जी का तिलक कैसा होता है, ऐसा होता है ना 2 3 4 5 6, फिर 7 को आप लिखो बीच में, फिर 8 9 10 11 12। तो सम का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये तिलक बन गया ना, आपको दिख रहा होगा, मतलब ये स्वामी जी का तिलक बन गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, है ना। ऐसा वो बनाते हैं ना, जो स्वामी लोग होते हैं वो ऐसे यहाँ पे एक तिलक बनाते हैं। तो ये उस तरह का डायग्राम बन गया, इसीलिए हमने नाम रख दिया कि स्वामी जी का तिलक बना लो आप। ये स्वामी जी का तिलक बन गया। उसके बाद आप ऐसे याद कर लो, देखो सम इक्वल टू 2 और 12 कितनी कितनी बार आएगा। सम इक्वल टू 2 कितनी बार आ रहा है, देखो सम इक्वल टू 2 के लिए एक ही एलिमेंट है, और सम 12 कितनी बार आ रहा है उसके लिए भी एक ही एलिमेंट है। तो सम ऑफ 12 केवल एक बार आएगा, और सम ऑफ 2 वो भी केवल एक बार आएगा। तो ये दोनों एक एक बार ही आएंगे। फिर ये दोनों आप एक साथ देखो, सम इक्वल टू 3, तो सम इक्वल टू 3 2 बार है, 2 1 और 1 2। सिमिलरली सम इक्वल टू 11, तो वो भी 2 बार है, तो 3 और 11 2 बार आएंगे। 4 और 10 3 बार आएंगे।
5 और 9 ये 4 बार आएंगे, 6 और 8 ये 5 बार आएंगे, और सम इक्वल टू 7 आएगा 6 बार। यहां से आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, समझ गए? तो टोटल 6 टाइम्स। तो बेसिकली आप केवल ये डायग्राम ध्यान में रखो, आपको सिंपल अगर कोई भी क्वेश्चन आया ना तो ये स्वामी जी का तिलक बना लो और इससे आपके सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे अभी अभी देखो, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन आप देखो, ऑब्जर्वेशन ये है कि जितना भी यहाँ पे सम का, ये लेफ्ट साइड को देखो, अगर आप लेफ्ट साइड को देखोगे, लेफ्ट साइड को ध्यान से देखो, यहां पे जो भी सम है उससे एक कम कर दो बस। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3, तो यहां पे 2 है, यहां पे 4 है तो यहां पे 3 है, यहां पे 5 है तो यहां पे 4 है, यहां पे 6 है तो यहां पे 5 है, यहां पे 7 है तो यहां पे 6 है, तो एक कम कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो शॉर्टकट बन गया कि आपको एक कम करना है। अब देखो, जैसे इसके आगे मैं खड़ा हो गया, अब मैंने आपसे पूछा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 5, तो 4/36। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 7, तो 6/36। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 3, तो 2/36। एक कम कर दो बस, जितना भी सम मैंने आपसे पूछा है उससे एक कम कर दो। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 4, 3/36। इतना जल्दी आपका आंसर आएगा। आपको ये सब सैंपल स्पेस और ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो, जेई के लिए तो करने की जरूरत नहीं है, जल्दी आपका आंसर आएगा। अदरवाइज जो नॉर्मल बच्चे वो गिनते रहेंगे कि अच्छा सम इक्वल टू 5 बोला है, तो सम इक्वल टू 5 कैसे कैसे हो सकता है, मैं ले लेता हूं 1 और 4 और 4 और 1, हाँ 2 तो ये आ गए, और 2 और 3 को भी ले लेते हैं। इतना टाइम थोड़ी होगा आपके पास एग्जाम में, तो सीधा आप शॉर्टकट लगाना और सीधा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका जल्दी हो जाएगा बेसिकली। फाइन, तो ये वाला तो सॉर्टेड है। ये जो राइट साइड वाला है ना, उसमें आप ऐसे याद कर लो कि इन दोनों का जो बेसिकली टोटल आना चाहिए वो 13 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 10 और 3 तो 13 आ रहा है। यहां से आप स्टार्ट करो, 12 और 1 13 है ना, इन दोनों को ऐड करो, 11 + 2 13, 10 + 3 13, 9 + 4 13, 8 + 5 13। तो अगर ये साइड वाले समेशन आपसे पूछेंगे तो बस आप 13 में से माइनस कर देना। जैसे अगर आपसे कोई पूछे फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 10, तो 13 में से माइनस करो, 3 आएगा, तो 3/36 इज द आंसर। समझ गए ना? तो बहुत जल्दी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा सा। अगर कोई आपसे पूछेगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 10, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो 3/36। बस आप ध्यान रखना कि टोटल आपका 13 का होना चाहिए। और 13 कैसे याद रखोगे? 13 तो आप कैसे भूल सकते हो, वो रहा 1310, आपके सर की डेट ऑफ बर्थ है, 13 अक्टूबर, 13 बनेगा फिर। ठीक है, तो 13 अक्टूबर, और 10 भी आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप याद कर लो, है ना? समझ गए ना कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे पूछा है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 7, जल्दी से बता दो, चलो इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 7? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 7, तो 7 है तो एक कम कर दो बस, एक कम कर दोगे तो 6/36 इज द आंसर, मतलब 1/6 इज द आंसर। तो ये आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आपको पूरा सोच समझ के पूरे वो सैंपल स्पेस और इवेंट और ये सब क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये शॉर्टकट सबको समझ में आ गया और जल्दी जल्दी आंसर्स भी आ रहे। ठीक है, चलो ये शॉर्टकट तो हो गया। अब एक जेई मेन का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो जेई मेन वालों ने क्वेश्चन पूछा था, पर्टिकुलरली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नंबर्स होते हैं ना डाइस के ऊपर वो चेंज कर दिए। अब वो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, अब वो है 1 2 3 5 7 11। तो हमने यहाँ पे जो डाइस के ऊपर जो नंबर्स लिए थे ना, ये 1 2 3 4 5 6, अब ये नंबर्स चेंज हो गए, तो ऑब्वियसली आपका जो सम का वैल्यू आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इन्होंने नंबर्स चेंज कर दिए और फिर ये पूछ रहे कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन द टॉप फेसेस इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट सम इज लेस देन और इक्वल टू 8, ये आपको निकालना है। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली अच्छा इसीलिए क्योंकि जो नंबर्स है उन्होंने चेंज कर दिए। तो कोई नहीं, एक बार और टेबल आपको बनाना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो मतलब शॉर्टकट तो आपको आना ही चाहिए, बट साथ साथ ऐसा नहीं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपके जो डाइज है ना, 2 डाइज है,
एक डाइस के ऊपर 1 2 3 5 7 11 है, और ये जो दूसरी वाली डाइस है उसके ऊपर भी वही है 1 2 3 5 7 11। तो टोटल कितने केसेस आएंगे? टोटल तो इधर 6 इधर भी 6, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो अभी भी 36 आएंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ केसेस तो सेम ही है, इधर भी 6 इधर भी 6, तो टोटल 36। लेकिन अब आपको यहां पे काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कौन कौन से केसेस में आपका जो समेशन है वो लेस देन इक्वल टू 8 आएगा। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 से ज्यादा आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 8 से कम आएगा क्या? इधर 3, 2 + 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 7, और फिर यहाँ पे तो 9 आ जाएगा, तो हटा दो इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 3 + 1 4, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 8। अपने को बोला लेस देन इक्वल टू 8, तो इक्वल टू 8 वाले भी गिनने हैं, ठीक है। तो टोटल कितने केसेस आएंगे बस गिन लो, गिनती करनी है आपको, है ना। गिनती करके बताओ कि व्हाट इज द आंसर। यहाँ पे 8 आ रहा है और इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आएगा समेशन वो ग्रेटर देन 8 आएगा, तो वो आपको गिनना नहीं है। 7 + 1 8, फिर ये तो सब ग्रेटर हो जाएगा, तो ये सब आपको गिनने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे तो सब कुछ ही ग्रेटर है, तो ये सब हटा दो। टोटल कितने केसेस है काउंटिंग कर लो। फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17/36 इज द आंसर। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। चमक गया? तो बस काउंटिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये जेईई मेन 2021 का ही क्वेश्चन है, आसान है। यस, मेरे ख्याल से सबको चमक गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर डाइस के नंबर्स चेंज कर देंगे तो आप भी चेंज कर देना, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सम पॉसिबल है वो कितना है? 11 और 11, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द समेशन विल बी 22। अंडरस्टूड ना? तो वो उसके हिसाब से आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज कर देनी, और कुछ नहीं। चलो, तो अब अभी तक हमने जो डबल डाइस वाले क्वेश्चंस है उसमें तो हमने पीएचडी कर ली। अब आगे बढ़ते हैं डेक ऑफ कार्ड। तो डेक ऑफ कार्ड वाले भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मतलब, है ना। अब कुछ लोग तो मतलब उनको सिखाने की जरूरत है नहीं ठीक है, आई थिंक उनको ऑलरेडी पता है सब कुछ। और कुछ लोग होंगे जो एकदम शरीफ है ठीक है, उनको मतलब सिखाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि भाई एक डेक ऑफ कार्ड में कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसमें फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको एकदम पता होनी चाहिए, ठीक है यस। तो डेक ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। जो जोकर्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते, मैथमेटिक्स है ये, तो मैथमेटिक्स पे फोकस करना ठीक है, इधर उधर की बातें मत करना। फाइन, तो टोटल 52 कार्ड्स आर देयर। अब ये जो 52 कार्ड्स है उसमें से 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। और जो रेड वाले होते हैं उसमें भी 2 सूट्स होते हैं, एक डायमंड एक हार्ट, है ना। कुछ लोगों को इसके हिंदी वाले नाम पता होंगे, जैसे यहाँ पे होता है 13 आर स्पेड्स, इसको बोलते हैं स्पेड, और इसको बोलते हैं क्लब, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं चीड़ी, है ना। ये आपको पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं, चीड़ी हिंदी में। इसको हिंदी में बोलते हैं पान का पत्ता, है ना। तो पान का पत्ता ये तो आपको पता ही है, दिल। और इसको हिंदी में पता नहीं, डायमंड का हिंदी होता है ईटा, पता नहीं कैसे ठीक है। तो इसको बोलते हैं ईटा, पता नहीं, है ना। तो ईटा लिख दो आप, चलो ऐसा, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके हिंदी वाले नाम है। यस, तो बाकी आपको याद करना है कि कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। तो 26 आर रेड, 26 आर ब्लैक, और उसमें 13 स्पेड्स, 13 क्लब्स, और यहाँ पे 13 आर हार्ट्स एंड 13 आर डायमंड्स, ठीक है। तो ये आपको चमक गया होगा मेरे ख्याल से। ये टोटल 52 कार्ड्स इसमें होते हैं, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स आर देयर, 13 ऑफ ईच सूट्स, ठीक है। ऊपर 13, फिर 13, फिर 13, फिर 13, तो टोटल 13 ईच, ठीक है। इसमें फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड मतलब जिसके ऊपर फेस है, जैसे यहाँ पे फेस, चेहरा बना हुआ ना, चेहरा, ये चेहरे को पहचानो, ये चेहरा जो है। तो टोटल कितने फेस कार्ड्स आएंगे? टोटल फेस कार्ड्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने आएंगे? टोटल फेस कार्ड्स आएंगे 12, ठीक है। ये चेहरे वाले देख लो ना, ये चेहरे वाले कितने कार्ड्स है? फेस कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12। ऑनर कार्ड्स किसको बोलते हैं? ऑनर कार्ड्स मतलब बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, ऑनर कार्ड्स आर दोस कार्ड्स जिसकी वैल्यू ज्यादा है,
जैसे इक्का है ना, जैसे बादशाह, फिर रानी और जैक, तो ये किंग, क्वीन, जैक और एस, इनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो आप बेसिकली याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि ऑनर कार्ड किसको कहते हैं, जो भी ऑनरेबल है, मतलब जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो टोटल कितने ऐसे कार्ड होंगे, 16। और नेव कार्ड्स कितने होते हैं, तो नेव कार्ड्स होते हैं टोटल 12। और किस किस को बोलते हैं, 10 JQ। तो ये बेसिकली बेसिक डेफिनेशंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया कि भाई मतलब देयर इज एन ऑनर कार्ड, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ऑनर कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड कौन कौन से। मेरे ख्याल से फेस कार्ड तो सबको पता होगा, बट फेस कार्ड के अलावा जो डेफिनेशन है उसको भी आप एक बार देख लो, है ना, कि कौन कौन से कार्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद से करके बताओ। चलो, अब मैंने आपको एकदम ट्रेन कर दिया अब आप खुद से खेल सकते हो, ठीक है। तो कैसे खेलना है, यहाँ पे आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड है, और ये जो डेक ऑफ कार्ड है उसमें आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड, एक कार्ड आपने निकाला, तो वो जो एक कार्ड है दैट इज नाइदर अ हार्ट नॉर अ फेस कार्ड, वो हार्ट का नहीं होना चाहिए और वो फेस कार्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस, ये नेव क्या होता है, ये यार नाम है। नेव का मतलब आप समझ सकते हो कि जो नया नया है ना, जो नया नया अभी सीख रहा है, वो आगे चल के वो भी एक, है ना, एक बादशाह बनेगा। मतलब अभी नए नए कार्ड, ये नए नए मार्केट में आए, वो सब पुराने वाले, वो सब है ना एकदम हाई वैल्यू कार्ड्स है। ये सेकेंडरी हाई वैल्यू आप बोल सकते हो, है ना, उनसे थोड़ा कम है। तो ये नए नए है, बेसिकली अभी सीख रहे, है ना। तो नेव का तो और क्या, बाकी तो आपको याद करना है, बस नाम है, नाम है तो है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते ठीक है। इसका आंसर बताओ। चलो, इसमें आई थिंक सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। 27/52, 30/52, 25/52। मतलब इतना समझाने के बाद भी अभी तक आपको गिनती नहीं आई है गिनती करनी है, गिनती, काउंटिंग। काउंटिंग कैसे करते हैं, काउंटिंग करने के लिए लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी, देखो टोटल तो 52 कार्ड्स होता है, तो डिनोमिनेटर तो आपका 52 आएगा, दैट इज फॉर श्योर। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, टोटल 52 कार्ड्स आर देयर, तो डिनोमिनेटर तो फिक्स है। न्यूमरेटर के लिए आप चाहते हो कि ऐसे कितने कार्ड होंगे विच आर नाइदर हार्ट नॉर अ फेस कार्ड, तो टोटल 52 होते हैं। 52 में से फेस कार्ड्स को हटा दो, है ना। फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो फेस कार्ड्स अभी अभी हमने देखा था कि टोटल 12 फेस कार्ड है, तो इसको हटा दो। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से फेस कार्ड को हटा दिया। अगर फेस कार्ड को हटा दिया मतलब यहां से समझो ये सारे हटा दिया आपने, है ना, फेस कार्ड्स को हटा दिया। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है कि वो फेस कार्ड तो नहीं होना चाहिए, बट वो हार्ट भी नहीं होना चाहिए। तो अभी कितने और हार्ट्स हटाने पड़ेंगे, तो आपने ऑलरेडी हार्ट के 3 कार्ड तो हटा दिए ना, अब इसको दोबारा नहीं हटाओगे, इसको तो ऑलरेडी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितने भी फेस कार्ड्स है उसको हटा दिया। अब टोटल इतने ही कार्ड आपके पास है, इसमें से जितने भी हार्ट्स है उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टोटल हाउ मेनी हार्ट्स आर देयर, ये जो हार्ट वाले कार्ड आपको दिख रहे हैं ना, दिल वाले, इनको हटाओ। ये जो दिल वाले कार्ड्स है उनको हटाओ, तो कितने हटाने पड़ेंगे, और अपने को 10 कार्ड यहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेंगे, तो -10 कर दो। ओके, -10, तो ये आपका फेवरेबल आएगा। ये कितना बन रहा है, इसको अगर आप देखोगे तो 52 - 22, तो 30/52 आना चाहिए आंसर आपका। दिस इज द करेक्ट आंसर, सही है ना, 30/52 आएगा। यस, मेरे ख्याल से चमक गया होगा। यस, हाँ, तो 30/52, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इट शुड नाइदर बी अ हार्ट नॉर बी अ फेस कार्ड, वो हार्ट नहीं होना चाहिए। तो कितने ऐसे कार्ड है जो हार्ट नहीं है और जो फेस कार्ड भी नहीं है। आप यहीं से देख लो ना यार, ये वाली स्लाइड अपनी बेस्ट है। यहां से इन सारे कार्ड्स को, जितने भी हार्ट से सबको हटा दो, और जितने भी फेस कार्ड्स है उनको भी हटा दो। तो 52 में से ये 10 कार्ड माइनस करो और ये 12 कार्ड माइनस करो, तो जो भी रिमेनिंग है वो आप रख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज फेवरेबल, अंडरस्टूड। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसमें ये वाला जो टॉपिक है पर्टिकुलरली, इसमें आपको थोड़ा बहुत पीएनसी आना चाहिए। इस टॉपिक से पहले और इस टॉपिक के बाद है ना, पीएनसी का ज्यादा इसमें यूज नहीं है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस बेसिकली प्रोबेबिलिटी में बनते हैं जिसमें पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, तो उसको मैंने इसीलिए अलग से यहाँ पे दिखा दिया कि भाई आप एक बार ट्राई करके देखो। तो इसमें हम ओनली क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन आया था जेई मेन 2021 की जो जुलाई वाली शिफ्ट है उसमें ये क्वेश्चन आया था। देखो ये क्वेश्चन क्या है,
इसमें बेसिकली मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फेवरेबल वाले गिनने पड़ेंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ केसेस गिनने पड़ेंगे। फेवरेबल वाले केसेस गिन लो, टोटल नंबर ऑफ केसेस गिन लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली 1 क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 क्वेश्चंस ऑफ पीएनसी। एक बार फेवरेबल गिनना पड़ेगा तो एक क्वेश्चन, एक बार टोटल गिनना पड़ेगा तो दूसरा क्वेश्चन। तो 1 क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज सेम एज इट इज इक्वल टू 2 क्वेश्चंस ऑफ पीएनसी। ओके, तो पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां पे एग्जाम में आते तो है। यस, तो ये कैसे करेंगे बताओ। इसमें पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ केसेस गिन लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के जो लेटर्स है उनको यूज करो और वर्ड्स बनाओ। तो कितने टोटल वर्ड्स बनेंगे, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट करो आप। टोटल नंबर ऑफ केसेस को कैसे काउंट करेंगे यहां पे, अच्छा बताओ। सबसे पहले तो कितने हमारे पास अल्फाबेट्स है और कौन कौन से रिपीटेड है। तो एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन में टोटल हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, और इन सबको अरेंज कर दो। ठीक है, सबको अरेंज कर दो तो टोटल हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर। पहले जो रिपीटेड वाले हैं उनको गिन लो। तो ये ए आ रहा है 2 बार, ठीक है, तो ए आ रहा है 2 बार। ओके, और कुछ रिपीटेड है क्या? एक आई आ रहा है 2 बार, ये जो आई है वो भी 2 बार है। फिर एन आ रहा है 2 बार, ये एन और एन, तो ये भी 2 बार है, एन और एन। और कुछ भी रिपीटेड नहीं है। तो और उसके बाद ई एक्स है ना, ये ई हो गया, एक्स हो गया, एम हो गया, फिर टी हो गया, ओ हो गया। तो टोटल कितना है? टोटल यहाँ पे कितना है? 4 और 4 8 9 10 11, तो टोटल 11 फैक्टोरियल आएगा। इनको अरेंज करना है बस। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? टोटल नंबर ऑफ केसेस समझ में आया? यस, मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब जितने भी यहाँ पे लेटर्स है उनको अरेंज कर दो सबको, किसी को भी कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस है। अब फेवरेबल में आप क्या चाहते हो? तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट m अपीयर्स एट द 4th पोजीशन। अच्छा, तो m को फिक्स कर दो यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4th वाली पोजीशन पे ये जो m है उसको मैंने फिक्स कर दिया। तो बाकी जो अल्फाबेट्स है, ये टोटल 4 और 4 8 9 10 11, ठीक है, तो बाकी जो अल्फाबेट्स है ये m को तो फिक्स कर दिया, इसको हटा दो यहां से, है ना। तो m को हटा के यहां पे हमने उसको फिक्स कर दिया। अब जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स है उनको रिमेनिंग चेयर्स पे अरेंज कर दो, सिंपल। तो m को फिक्स कर दिया। m को फिक्स करने के बाद रिमेनिंग लेटर्स, रिमेनिंग अल्फाबेट्स को अरेंज कर दो आप रिमेनिंग चेयर्स के ऊपर। तो टोटल कितनी चेयर है? तो फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे? तो टोटल हमारे पास 10 चेयर है, तो 10 फैक्टोरियल। और कौन कौन से रिपीटेड है? ये 2 बार 2 बार 2 बार, तो नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बस अब आप फेवरेबल बाय टोटल कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और नीचे है 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सब कैंसिल। तो अल्टीमेटली 1/11 आ रहा है। 1/11 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द आंसर, है ना। आई थिंक काफी सारे बच्चों का तो आ भी गया था, है ना। कितने लोगों का आ गया था? एक बार थम्स अप बनाओ। मेरे ख्याल से बहुत पहले ही आ गया था। तो ये क्वेश्चन आया था, बताओ, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस जेई मेन में तो आते ही है ना। जेई मेन की किसी ना किसी शिफ्ट में आपको बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन टकरा जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये भी पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन है। 9 डिस्टिंक्ट बॉल्स आर देयर, डिस्टिंक्ट, ओके, 9 डिस्टिंक्ट बॉल्स आर देयर एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 बॉक्सेस। तो 4 डब्बे हैं, ओके। तो टोटल आपके पास 9 बॉल्स आर देयर और 4 यहाँ पे बॉक्सेस है। इस तरह का डायग्राम आप बेसिकली यहाँ पे समझ सकते हो। 1 2 3 4 ये बॉक्सेस है, ये B1 B2 B3 और B4। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस सोचो पहले तो आप। देखो, टोटल नंबर ऑफ केसेस में कोई भी जो बॉल है उसको किसी भी डब्बे में आप डाल सकते हो। इसी को तो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे? अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे? किसी भी बॉल को किसी भी डब्बे में डाल सकते हो। तो हर एक बॉल के पास कितने ऑप्शन है? जैसे जो पहला वाला बॉल है ना, टोटल 9 बॉल्स आर देयर। तो इसको भी आप ऐसे लिख दो
टोटल 9 बॉल्स आर देयर, B1 B2 B3 ऐसे करते करते B9 तक टोटल 9 बॉल्स आर देयर। तो ये वाला जो बॉल है इसके पास 4 ऑप्शन है ना, जो पहला बॉल है उसके पास 4 ऑप्शन, या दूसरे डब्बे में जाएगा या तीसरे में जाएगा या चौथे में जाएगा, है ना। तो सबके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन, इसके पास भी 4 ऑप्शन है, ये भी किसी एक डब्बे में चला जाएगा, इसके पास भी 4 ऑप्शन है, डब्बा 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4। तो सबके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 की पावर 9 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये कितने लोगों को चमक गया? 4 की पावर 9 तो आपको यहां से भी क्लियर हो रहा है। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो 4 की पावर 9 आपको वैसे भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी भी नहीं वैसे तो ठीक है, वो तो आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा है। ओके, अब फेवरेबल केसेस के लिए क्या बोल रहे हैं? फेवरेबल केसेस के लिए ये बोल रहा है कि B3 जो है इट शुड कंटेन एग्जैक्टली 3 बॉल्स। तो ये जो B3 वाला डब्बा है इसके अंदर एग्जैक्टली 3 बॉल्स आपके जाने चाहिए। तो पहले डाल दो, है ना, जिसको जो भी चाहिए होता है PNC में दे दिया करो। हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो ये B3 कह रहा है कि मुझे 3 बॉल चाहिए, तो दे दो ना, क्या दिक्कत है, दे दो। ये हमारे पास 4 डब्बे हैं, 4 डब्बों में से जो B3 है वो हमारे पास आया और बोला कि सर मुझे 3 बॉल चाहिए, तो दे दो। कैसे दोगे? तो टोटल 9 बॉल्स आर देयर, 9 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करोगे ना पहले। तो भाई सिलेक्ट भी तो करने पड़ेंगे क्योंकि सारे बॉल्स डिफरेंट डिफरेंट है। यहां पे आपको बोला है कि 9 डिस्टिंक्ट बॉल्स आर देयर। तो पहले आप क्या करो, टोटल आपके पास 9 बॉल्स आर देयर। ये जो 9 बॉल्स है उसमें से 3 सिलेक्ट करो, और 3 सिलेक्ट करने के बाद B3 को दे दो। तो उसको देने का एक ही तरीका है, भाई उसी को देना पड़ेगा और किसी को नहीं दे सकते हम। तो आप क्या करो, सिंपल 9 में से कोई भी 3 बॉल को सिलेक्ट करो। 3 बॉल को सिलेक्ट करने के बाद B3 को दे दो। अब ये B3 का काम खत्म हो गया। अब B3 को बोलेंगे कि चुपचाप तू साइड में बैठ जा, तूने जितना बोला था उतना हमने दे दिया, ठीक है। B3 को क्या बोलेंगे, चुपचाप उधर साइड में जाके बैठ जा, और अब तेरा काम खत्म हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने डब्बे हैं, इसका काम हो गया है, ठीक है। ये B1 B2 और B4 ये 3 बचे। अब हमारे पास बॉल्स कितने हैं, तो 3 बॉल तो गए, इसके अंदर 3 तो चले गए। अब रिमेनिंग बॉल्स कितने, तो रिमेनिंग 6 बॉल्स आर देयर एंड रिमेनिंग 3 बॉक्सेस आर देयर। तो हर एक बॉल के पास, ये जो 6 बॉल्स है, हर एक बॉल के पास कितने ऑप्शन है? यहां पे जो 6 बॉल है उसमें से पहला बॉल बोलेगा कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, डब्बा 1 में जाऊं या डब्बा 2 में जाऊं या डब्बे ये B4 में भी वो जा सकता है। समझ गए ना? तो हर एक के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक है। हर एक के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो 3 की पावर 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आ गए, है ना। सो दिस इज फेवरेबल, और ये आपका टोटल है। अब डिवाइड करके कंपेयर करके के निकालना आपको, तो एक बार डिवाइड करना, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9C3 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 9। तो एक काम करो, सिंस यहां पे 3/4 की पावर 9 है ना, 3/4 की पावर 9 है, तो आप एक काम करो, 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो। यस, ऐसा कर देंगे तो ये क्लब हो जाएगा। ये क्लब होके क्या बना लेगा, तो यहां पे आ जाएगा 9C3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, और ये बन जाएगा 3/4 की पावर 9। तो ये आपका आ गया के का वैल्यू। तो के का वैल्यू कंपेयर कर लो आप। क्वेश्चन में आपको बोला है कि के मल्टीप्लाइड बाई 3/4 की पावर 9, तो के का वैल्यू कितना आ गया, 9C3 कितना होता है, किसी ने कैलकुलेट किया है क्या? 9C3 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो ये एक बार कैलकुलेट करना जरा। 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली इसको भी आप कैंसिल कर लो 3 टाइम्स, और यहां पे आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 4 इंटू 7, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 7, और नीचे हमारे पास है 3 का क्यूब, है ना, ये 3 का क्यूब, तो अल्टीमेटली ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो के का वैल्यू 28/9 आ रहा है, ये आ रहा है, ये सबका आया। तो के का वैल्यू जो है वो, ये सब तो कैलकुलेशन है, ये सब तो कैलकुलेशन है, बस आपका 28/9 आ गया। और 28/9 किस में सेटिस्फाई करेगा, तो आपको ये पूछा है कि भाई इनमें से कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक बार पुट करो 28/9, तो इसमें अगर आप पुट करोगे 28/9 तो ऐसा आएगा ना, 28
डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 और इसका मॉड, तो ये तो आ जाएगा 1/9। हाँ, इसमें ही सेटिस्फाई कर गया है ना। बाकी ऑप्शंस में आप एक बार चेक करो, उसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। ये चमक गया। तो इसमें इनिशियली हमने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ केसेस, हर एक बॉल के पास 4 ऑप्शन है, और यहां पे हमने फेवरेबल के लिए बस ये कॉन्सेप्ट है, बाकी सब कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी 3 बॉल सिलेक्ट करके उसको दे दो, उसको दे दिया, वो सेटिस्फाइड है, वो चला जाएगा। अब 3 बॉक्सेस बच गए एंड 6 बॉल्स आर देयर, तो हर एक बॉल के पास अगेन 3 ऑप्शन यहां पे है। अंडरस्टूड? चमक गया होगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन ए इज द आंसर। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये आप एक बार खुद से ट्राई करो, चलो, है ना। तो लेट इवेंट ए इज द इवेंट दैट 6 डिजिट इंटीजर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6। इनको यूज करके, तो टोटल यहां पे कितने डिजिट है, टोटल यहां पे 7 डिजिट है। तो ये जो 7 डिजिट है उनको यूज करके अपने को 6 डिजिट का इंटीजर बनाना है। ओके, आपको इन डिजिट्स को यूज करना है, इन डिजिट्स को यूज करके 6 डिजिट का इंटीजर आपको बनाना है। तो अगेन आप पहले तो टोटल नंबर, बाकी का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बस निकालो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब ये जो डिजिट्स है उनको आप कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, यहां पे क्वेश्चन में बोला विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो ये जो फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे बता सकते हो कोई? टोटल नंबर ऑफ केसेस एक बार काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी हाउ मच। यहां पे सिंपल, ये जो पहली चेयर है, पहली चेयर के पास कितने ऑप्शन है? पहली चेयर के पास 6 ऑप्शन है ना, इधर 0 नहीं आ सकता, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, तो इसके पास 6 ऑप्शन है। जो पहली चेयर है उसके पास 6 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 में से किसी भी एक को बिठा दो। तो मान लेते हैं कि मैंने 3 को बिठा दिया यहां पे। अगर मैंने 3 को यहां पे बिठा दिया, अब रिपीटेशन नहीं है, इट इज विदाउट रिपीटेशन, तो अगर 3 को यहां पे बिठा दिया तो अब यहां पे 3 नहीं आ सकता, तो यहां पे कौन कौन आ सकता है? तो यहां पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, 4 5 6, तो कितने ऑप्शन है? 0 1 2 4 5 6, तो अगेन 6 ऑप्शन आर देयर। अब मान लो यहां पे आपने किसी को भी बिठा दिया, लेट से 0 को बिठा दिया, अगर 0 को बिठा दिया तो अब यहां पे 0 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, तो कितने ऑप्शन है इस चेयर के पास? तो इस चेयर के पास ऑप्शन है 1 2 4 5, तो 5 ऑप्शन है। फिर अगली वाले के पास 4 ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन है, और फिर 2 ऑप्शन है। तो अल्टीमेटली इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आ रहा है टोटल नंबर ऑफ केसेस। यस, टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये तो बेसिक पीएनसी है, ये बेसिक पीएनसी है ना, तो ये तो खत्म हो गया। और आगे बढ़ते हैं, अब फेवरेबल केसेस काउंट करेंगे। तो फेवरेबल केसेस में आपको क्या बोला है? फेवरेबल केसेस में आपको बोला है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है, इसमें से ऐसे वाले कौन से इंटीजर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 3 भी है? ठीक है, तो डिविजिबल बाय 3 कैसे कैसे हम बना सकते हैं? डिविजिबल बाय 3 चाहिए तो जो डिजिट्स का जो सम होना चाहिए ना, सम ऑफ डिजिट्स, वो क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, लाइक 3k, इस तरह का कुछ तो होना चाहिए ना। तो आप यहां पे अलग अलग केसेस बना लो। बेसिकली कौन कौन से केसेस आएंगे? देखो, आपके पास टोटल 7 डिजिट है ना, ये 7 डिजिट है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास डिजिट कितने हैं? टोटल हमारे पास ये 7 डिजिट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने को बनाना है 6 डिजिट इंटीजर, तो किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा ना। टोटल आपके पास है 7, लेकिन बनाना है 6 का। अगर 6 का इंटीजर बनाना है, 6 डिजिट का इंटीजर बनाना है, तो किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हम किस किस को ड्रॉप करें ताकि डिविजिबल बाय 3 रहे? तो आप सोचो यहां पे, है ना, हम किस किस को ड्रॉप कर सकते हैं? मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई ही करते हैं। आप पीएनसी पढ़ के आओ यार उसके लिए पीएनसी पढ़ना पड़ेगा। वैसे जनरली मल्टीप्लाई ही करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जनरली मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 अलग अलग केसेस होते तो ऐड करते हैं। इतना अपना समझ लिया ना तो आपका 99% पीएनसी भी हो गया इसी में। जनरली मल्टीप्लाई करता है,
जब दो अलग अलग केसेस होते हैं तो ऐड करते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई। ठीक है, यस। हाँ, यहां पे बताओ इसमें कौन कौन से केसेस बनेंगे। देखो पहला केस तो हम ये बना सकते हैं कि जीरो को ड्रॉप कर दो, है ना, जीरो को आप इंक्लूड ही मत करो। ये जो 6 डिजिट्स है इनको यूज करके आप 6 डिजिट का नंबर बनाओ। यस, तो ये डिविजिबल बाई 3 आएगा क्या? इसका सम निकालो आप। अगर आप इसका सम निकालोगे तो डिविजिबल बाई 3 आएगा, है ना। अगर आप डिजिट्स का सम करोगे तो इट विल बी डिविजिबल बाई 3। तो एक ऑप्शन तो ये है कि जीरो को ड्रॉप कर दो। अच्छा, जीरो को ड्रॉप कर देंगे, केस नंबर 1। सेकेंड केस, क्या हम 1 को ड्रॉप कर सकते हैं? अगर आपने 1 को ड्रॉप कर दिया तो ये जो बाकी के जो रिमेनिंग डिजिट्स है, क्या उनका सम डिविजिबल बाई 3 आ रहा है? अगर आप सम निकालोगे तो डिविजिबल बाई 3 नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये 2 अकेला बच गया। तो ये यहां पे 1 को ड्रॉप नहीं कर पाओगे आप, 1 को ड्रॉप नहीं कर सकते। सिमिलरली 2 को ड्रॉप कर सकते हैं क्या? तो 2 को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी आपका डिविजिबल बाई 3 नहीं बनेगा। तो या तो 0 को ड्रॉप करो, या 3 को ड्रॉप करो, या 6 को ड्रॉप करो। तो टोटल 3 केस बनेंगे, है ना। दूसरा केस क्या बनेगा कि 0 1 2 3 को ड्रॉप कर दो, 4 5 6। इसमें आप सम ऑफ डिजिट्स निकालो, ये जितने भी डिजिट्स है सबको ऐड करो। अगर ऐड करोगे तो इट विल बी डिविजिबल बाई 3। थर्ड केस हम क्या बना सकते हैं? थर्ड केस आप बना सकते हो कि आप ये ले लो, ये जो 6 है 6 को ड्रॉप कर दो। अगर 6 को ड्रॉप कर देंगे तो ये सारे डिजिट्स को यूज करके अब आपको इनको यूज करके 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कितने नंबर बनेंगे? यहां पे 6 डिजिट्स आर देयर एंड 6 चेयर्स आर देयर, तो 6 फैक्टोरियल आएगा। यहां पे तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन यहां पे क्योंकि 0 भी है, तो सिंस यहां पे 0 है तो अपने को वही वाली स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी जो हमने टोटल के लिए करा था। तो जैसा हमने टोटल, जैसे इस वाली चेयर के लिए कितने ऑप्शन है? इस चेयर पे क्या क्या आ सकता है? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 5 ऑप्शंस आर देयर। और किसी भी एक को बिठा दो, मान लो 2 को बिठा दिया, तो अगर 2 को बिठा दिया तो अब 2 नहीं आ सकता। अगर 2 नहीं आ सकता तो यहां पे क्या क्या आ सकता है? सेकेंड वाली चेयर पे अब 0 आ सकता है, तो 0 आ सकता है ना। 1 2 3 4 5, अगेन 5 ऑप्शंस आर देयर। उसके बाद 4 ऑप्शंस आर देयर, उसके बाद 3 ऑप्शंस, फिर 2 ऑप्शंस, फिर 1 ऑप्शन। तो यहां पे आ जाएगा 5 into 5 फैक्टोरियल। और सिमिलरली अगले वाले केस में भी कितना आएगा? इसमें भी आएगा 5 into 5 फैक्टोरियल। तो ये फेवरेबल केसेस कितने आ गए? तो फेवरेबल केसेस आपके आ जाएंगे 5 into 5 फैक्टोरियल प्लस 5 into 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। तो ये आपके आ जाएंगे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। अब सिंस यहां पे अलग अलग केसेस है तो हमने ऐड किया, अलग अलग केसेस को ऐड करते हैं हमेशा, और एक केस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो सिंपल है ना, ठीक है। तो बस अब आप यहां पे फेवरेबल बाय टोटल करके बताओ कि फाइनल आंसर कितना है। फेवरेबल बाय टोटल कर लो, तो फेवरेबल बाय टोटल करोगे तो ये 2 बार आ रहा है, तो 10 into 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये तो कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। 6 into 5 फैक्टोरियल लिख दो आप इसको, और नीचे हमारे पास है कितना? 6 into 6 फैक्टोरियल। तो 6 into 6 into 5 फैक्टोरियल कर दो आप, तो बेसिकली ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो 16/36 आ रहा है, 16/6 into 6। तो यहां पे आप कैंसिल करो 4 से, तो 4/9 आ रहा है, यस और नो। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 4/9, मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से कर लोगे, यस। और जिन जिन को पीएनसी नहीं आती है ये टॉपिक जाने दो, इसके बाद आपको फिर से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो बेसिकली पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो ये सब पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस है जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये इसमें आपको 7 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड, है ना। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे भी कितने हैं? यहां पे भी 7 है। हाँ, तो ये आसान क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि उधर जो जितने गिवन है वो भी 7 है, और इधर भी अपने को जो बनाना है वो भी 7 का ही बनाना है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि टोटल जो डिजिट्स गिवन है वो 7 है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 डिजिट का इंटीजर बनाओ, तो इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये जो 3 3 4 4 4 5 5 इनको अरेंज करना है। बस इनको अरेंज करने के कितने तरीके? तो इन सबको इन चेयर्स पे अरेंज कर दो।
ये टोटल चेयर कितनी है, टोटल 7 चेयर्स आर देयर, और टोटल यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, टोटल 7 मेंबर्स आर देयर, टोटल 7 नंबर्स आर देयर। तो 7 डिजिट्स को अरेंज करो 7 चेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो कितना टोटल नंबर ऑफ केसेस तो बन जाएंगे 7 फैक्टोरियल, लेकिन कुछ कुछ रिपीटेड है, तो जो भी रिपीटेड है, जैसे ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, तो 2 बार 3 बार 2 बार, तो ये तो आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए। और फेवरेबल के लिए आप क्या चाहते हो, फेवरेबल के लिए क्वेश्चन में बोला है कि जो भी नंबर बनेगा इट शुड बी डिविजिबल बाई 2। अब डिविजिबल बाई 2 कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं, तो डिविजिबल बाई 2 तो तभी होगा ना जब ये जो लास्ट वाला आपका यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए, और हमारे पास इवन नंबर केवल एक ही है 4। तो यूनिट प्लेस पे 4 को फिक्स कर दो, है ना, जो यूनिट प्लेस है उस पे 4 को फिक्स कर दो। अगर 4 को फिक्स कर दिया तो डेफिनेटली डिविजिबल बाई 2 होगा। तो अब आपके पास एक जो 4 है उसको आपने हटा के यहां पे फिक्स कर दिया, तो अब आपके पास टोटल कितने नंबर्स है, अब आपके पास बचे 3 3 4 4 और 5 5, तो टोटल ये 6 नंबर है और ये 6 चेयर है। तो 6 डिजिट्स आर रिमेनिंग एंड 6 चेयर्स आर रिमेनिंग। तो अरेंज करो फिर से, है ना, तो 6 डिजिट 6 चेयर्स, तो यहां पे फेवरेबल केसेस बन जाएंगे आपके 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बस फेवरेबल बाय टोटल कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो एक बार डिवाइड करके बताओ, है ना, डिवाइड करके व्हाट इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन सी आ रहा है क्या, एक बार कर लो। फेवरेबल बाय टोटल आपको करना पड़ेगा, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है 7 फैक्टोरियल। अब ये तो कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बन जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ये ऊपर जाएगा 3 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 3/7 आ रहा है, 3/7 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये मतलब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इवेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको एकदम फील आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो सबसे सिंपल से एकदम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इवेंट के एग्जांपल्स देख लो पहले तो, है ना। जैसे यहाँ पे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं, ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जो कभी भी अकर नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है गेटिंग 7 ऑन द थ्रो ऑफ अ सिंगल डाइस। तो अगर आप कभी भी डाइस को थ्रो करोगे तो कभी भी 7 आएगा क्या, 7 तो कभी नहीं आएगा। 1 से 6 में आता है ना, 7 तो कभी नहीं आता है। तो इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट मतलब जो डेफिनेटली अकर करेगा, है ना, जो डेफिनेटली 100% जो अकर करेगा उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, है ना। जैसे यहां पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन आईआईटी में होगा, दैट इज अ श्योर इवेंट, है ना। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप बोल सकते हो, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो है ना, तो पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, यहाँ पे श्योर इवेंट मतलब जो डेफिनेटली अकर करे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, वो कभी भी अकर नहीं करेगा। और श्योर इवेंट मतलब जो डेफिनेटली अकर करेगा, है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1, 100% वो अकर करेगा ही करेगा, ठीक है। अब एक और क्लासिफिकेशन होता है, सेकंड क्लासिफिकेशन, तो वो है सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल का तो सिंपल ही होगा ना। सिंपल का डेफिनेशन यह है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक होना चाहिए बस। देयर इज ओनली 1 एलिमेंट। इफ देयर इज ओनली 1 एलिमेंट इन द इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने ले लिया, है ना, थ्रोइंग टॉसिंग 2 कॉइन्स कर दो आप इसको, है ना, डाइस नहीं है कॉइन्स। तो टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो अगर 2 कॉइन को टॉस कर दिया और फिर इवेंट क्या है, इवेंट है गेटिंग बोथ हेड्स, तो दोनों के दोनों हेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये जो पर्टिकुलर इवेंट है उसमें केवल एक एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट है तो मतलब सिंपल, और अगर एक से ज्यादा है ना, अगर एटलीस्ट 1 हेड, जैसे मान लो एटलीस्ट 1 हेड, तो मिनिमम 1 हेड, या तो दोनों हेड भी आ सकते, या हेड और टेल, टेल और हेड,
तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितना एलिमेंट है टोटल? 3 एलिमेंट है। तो मतलब बेसिकली दैट इज ग्रेटर देन 1। तो अगर कोई भी ऐसा इवेंट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। सिंपल, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा, सिंपल मतलब देयर इज ओनली सिंगल टन सेट होना चाहिए। ये जो सेट है उसमें केवल सिंगल एलिमेंट है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना आईआईटी जेईई के लिए। दिस इज, ये उनका फेवरेट है, ये उनका प्यार है ठीक है, तो ये आईआईटी का प्यार। ये देखो, इसमें 3 टाइप के इवेंट्स होते हैं बेसिकली। एक है इक्वली लाइकली, दूसरे को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट, ये दोनों सेम है, और एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब अगर 2 इवेंट ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो उसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लो, है ना, कि गेटिंग ऑड आउटकम और गेटिंग इवन आउटकम ऑन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। जैसे मान लो आपने, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाइस, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा ऑल द पॉसिबिलिटीज, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सब लिख दो। अब एक इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इज 135। दूसरा इवेंट है गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर इज 246। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल बाय टोटल। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा फेवरेबल बाय टोटल। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। समझ गए? इक्वली लाइकली मतलब दोनों के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, दोनों के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी सेम है। सिंपल, यस। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। और आगे बढ़ते हैं। गेटिंग हेड या गेटिंग टेल, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी भी सेम होती है ना, गेटिंग अ हेड या फिर गेटिंग अ टेल। अगर वो फेयर कॉइन है तो, है ना, फेयर डाइज नहीं, फेयर कॉइन। इसमें हर जगह डाइस, कॉइन की जगह डाइज हो गया था ये पता नहीं कैसे। तो ये है ना, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो बेसिकली इसको भी आप बोल सकते हो इक्वली लाइकली। समझ गए व्हाट इज इक्वली लाइकली? मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट, आप जो नाम है, नाम से ही आप इसका डेफिनेशन याद रखो। इसका डेफिनेशन है कि इनका जॉइंट अकरेंस पॉसिबल नहीं है, मतलब ये दोनों एक साथ दिख जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब दोनों अलग अलग है और दोनों को एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है। तो डिसजॉइंट का सिंपल मतलब होता है कि दोनों एक साथ दिख जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट, इसका डेफिनेशन है कि देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज इम्पॉसिबल। साइमल्टेनियसली वो अकर नहीं करेंगे कभी भी, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि इवेंट ए भी अकर कर गया और बी भी अकर कर गया। मैथमेटिकली अगर आपको चेक करना है तो बेस्ट तरीका है इसको चेक करने का है कि इंटरसेक्शन आपका फाई आएगा। अगर 2 इवेंट ऐसे हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट है। जैसे एग्जांपल देखो आप यहां पे, एग्जांपल क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाइस। तो अगर आपने डाइस को थ्रो कर दिया, है ना, अगर आपने डाइस को थ्रो कर दिया तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। अब एक इवेंट यहां पे है, इवेंट ए। इवेंट ए इज गेटिंग ऑड नंबर, इवेंट ए इज गेटिंग ऑड नंबर एंड इवेंट बी इज गेटिंग इवन नंबर, है ना, तो 2 4 6। अब ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? तो आप कैसे चेक करोगे? आप सिंपल चेक कर लो कि उनका इंटरसेक्शन फाई है कि नहीं। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? अगर आप ए इंटरसेक्शन बी बताओ, चलो, है ना, सेट्स तो पढ़ा, ए इंटरसेक्शन बी तो फाई आएगा। अगर ये फाई आ रहा है तो हाँ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सिंपल, कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर इंटरसेक्शन का वैल्यू फाई है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सिंपल एज दैट। ठीक है, मतलब ये कभी भी साइमल्टेनियसली, अब देखो इसको समझो भी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक डाइस को थ्रो कर दिया, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल है कि ऑड नंबर भी आ गया और इवन नंबर भी आ गया, साइमल्टेनियसली दोनों अक्कर कर सकते हैं क्या? साइमल्टेनियसली दोनों अक्कर कभी भी नहीं कर सकते। या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा,
दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उनका जो साइमल्टेनियस अकरेंस है वो इम्पॉसिबल है। डेफिनेशन समझ में आया? और मैथमेटिकली चेक कैसे करता है? इंटरसेक्शन से। तो वैसे तो आपका आंसर आ ही जाएगा, बट लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है? साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते। अगर आपने एक जैसे कॉइन को आपने मान लो टॉस कर दिया, तो कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों थोड़ी आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, है ना। तो ये भी जो दो इवेंट है वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलो एक और एग्जांपल। इस वाले एग्जांपल में अगेन यू आर थ्रोइंग अ डाइस। पहला इवेंट है गेटिंग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इज 2 3 5। दूसरा है गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर इज 2 4 6, है ना। तीसरा है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल तो 3 और 6। अब इन तीन में से कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? चेक करो एक बार, है ना। ये तीन इवेंट है, तीन में से कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? अगर आप चेक करोगे ए और बी, तो ए और बी का कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा, तो ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिमिलरली बी और सी को चेक करो, तो बी और सी का इंटरसेक्शन आएगा, तो बी एंड सी वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए एंड सी को चेक करो, तो ए और सी को देखोगे तो अगेन एक एलिमेंट कॉमन है ना, तो ये भी म्यूचुअली, तो इसमें कुछ भी नहीं है ना। इसमें कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, है ना। इसमें कोई भी पेयर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। अंडरस्टूड? मेरे ख्याल से चमक गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ड्रॉइंग वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो पहला इवेंट है गेटिंग एस और दूसरा इवेंट है गेटिंग अ रेड कार्ड। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा क्या? है ना। गेटिंग एस, तो टोटल कितने एस होते हैं? 4 एस होते हैं ना, लाइक एस ऑफ डायमंड, है ना। एस टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है, तो या तो जो इक्का आएगा वो डायमंड का आएगा, या जो इक्का आएगा वो हार्ट का आएगा, या वो पान का पत्ता बनेगा ऐसा, या फिर जो एस आएगा वो क्लब का आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लब। अब यहां पे है गेटिंग रेड कार्ड, तो इसमें तो 2 रेड कार्ड है ना, तो इंटरसेक्शन आएगा। अगर इंटरसेक्शन आएगा मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों म्यूचुअली? देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि एक डेक ऑफ कार्ड है और डेक ऑफ कार्ड में से आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, और जो आपने कार्ड ड्रॉ किया वो मान लो ये आ गया, है ना, हार्ट का इक्का आ गया, ये आ गया ये कार्ड। अगर ये कार्ड आ गया तो ये तो एस भी है, ये इक्का है, और ये रेड कलर का कार्ड भी है, तो दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर गए ना। अगर दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर गए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो सकता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो मैंने आपको समझाया कि दोनों को एक दूसरे की शक्ल पसंद ही नहीं है एकदम। ठीक है ना, तो समझ गए मेरे ख्याल से। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। तो एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब उनका जो यूनियन है इट शुड बी इक्वल टू सैंपल स्पेस, है ना। अगर इसमें आप 2 से ज्यादा इवेंट्स भी ले सकते हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में केवल आप 2-2 करके चेक करते हो, जैसे हमने यहां पे चेक किया ना, ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी। लेकिन एग्जॉस्टिव में ऐसा नहीं होता है। एग्जॉस्टिव में आप 3-3 इवेंट भी एक साथ चेक कर सकते हो, है ना। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा इवेंट ऐसे है जिनका यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो उनको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव। तो यूनियन शुड बी इक्वल टू सैंपल स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, इफ यू आर थ्रोइंग अ डाइस, है ना, इफ यू आर थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग इवन नंबर इज 2 4 6। ठीक है, फिर गेटिंग प्राइम नंबर इज 2 3 5। फिर गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन 4 मतलब 1 2 3, है ना। लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, केवल लेस देन 4। ठीक है, तो ये अब इन सब का यूनियन ले लो। अगर सबका यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या ये सैंपल स्पेस के बराबर आएगा? इसमें सब कुछ आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। हाँ, सब कुछ आएगा। अगर सब कुछ आएगा तो ये इक्वल टू सैंपल स्पेस हो गया, और अगर इक्वल टू सैंपल स्पेस हो गया तो हाँ ये एग्जॉस्टिव है ना। ये तीनों इवेंट आपस में एग्जॉस्टिव है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ केवल ए और बी, ओनली ए एंड बी, ये दोनों एग्जॉस्टिव है क्या? तो इन दोनों का यूनियन करो,
इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या इक्वल टू सैंपल स्पेस आएगा? इक्वल टू सैंपल स्पेस नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये दोनों एग्जॉस्टिव नहीं है। अंडरस्टूड ना? चमक गया होगा। तो बस जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे उनका यूनियन ले लो। यूनियन लेने पे अगर सैंपल स्पेस आ गया तो एग्जॉस्टिव है। और सिमिलरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए डेफिनेशन क्या है? इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन का वैल्यू 5 आ रहा है तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर इंटरसेक्शन का वैल्यू 5 नहीं आ रहा है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सिंपल। ठीक है, ये भी आपको चमक गया। यस, फाइन, ओके। और आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? डू यू इंक्लूड द प्रूफ और डेरिवेशन इन द वन शॉट इन बाउंस बैक? अगर काम का होता है तो यस, अगर काम का नहीं होता है तो नो। ठीक है, जो एकदम फालतू वाले उनको हम इंक्लूड नहीं करते, और जो काम के होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या ऑलरेडी पूछे गए हैं, उनको मैं इंक्लूड कर लेता हूं। ठीक है, जो एकदम फालतू वाले होते हैं वो हम इंक्लूड नहीं करते। ओके, हाँ, तो बाउंस बैक में हम एकदम स्पेसिफिक जो टॉपिक है और जो कॉन्सेप्ट है उसी पे फोकस करते हैं, फालतू चीजों फोकस नहीं करते। यस, चलो हाँ, ये बताओ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। तो देखो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको अगेन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, और ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो डिपेंडेंट इवेंट का एक एग्जांपल ले लो, है ना। डिपेंडेंट का ये एग्जांपल ले लो, जैसे इफ इट रेन्स देन क्रॉप विल बी गुड। मतलब अगर बारिश अच्छी होगी तो जो क्रॉप है वो भी अच्छा आएगा। यस, अगर बारिश अच्छी आएगी तो जो क्रॉप है वो भी अच्छा होगा। तो ये डिपेंडेंट है, ये बारिश पे डिपेंड करता है ना, कि अगर बारिश होगी तो अपना जो क्रॉप होगा वो भी अच्छा आएगा। अगर बारिश नहीं होगी तो क्रॉप नहीं आएगा, है ना, तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब ए इवेंट अकर करे या ना करे, देखो डेफिनेशन देख लो, 2 इवेंट्स ए एंड बी are independent if the occurrence or non-occurrence of A is independent has no effect on the occurrence or non-occurrence of B। मतलब इवेंट A अक्कर करे या ना करे, उससे इवेंट B अक्कर करे या ना करे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक इवेंट आप ले लो कि तुम्हारा सिलेक्शन IIT JEE में हो जाए, और दूसरा इवेंट आप ले लो कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। ठीक है, तो ये आपस में कोई मतलब रिलेटेड है क्या? आपका सिलेक्शन और जो गवर्नमेंट है वो तो कुछ भी आ सकता है ना, मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंट है। यस, तो समझिए ना, अगर 2 इवेंट ऐसे हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है तो उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, मोदी जी वाला एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो कोई भी 2 इवेंट आप इस तरह से सोच सकते हो जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। एनी 2 इवेंट्स जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है तो दैट इज इंडिपेंडेंट। तो सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। अब देखो एक क्वेश्चन करता है ना, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, एडवांस 2013 का है ना। इसको आप एक बार ट्राई करना। 4 पर्सन्स आर देयर इंडिपेंडेंटली। अच्छा, जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ना तो आप इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज है उसको आराम से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। जैसे यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 पर्सन्स आर इंडिपेंडेंटली सॉल्विंग अ सर्टेन प्रॉब्लम करेक्टली विद द प्रोबेबिलिटीज 1/2। तो जो पर्सन ए है वो प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, है ना। आप ऐसे लिख लो एक्चुअली, जो पर्सन ए, टोटल यहाँ पे 4 पर्सन है, 4 पर्सन आर देयर, ए बी सी और डी। जो पर्सन ए है वो कोई भी एक प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है ना। तो 4 अलग अलग इंसान है और वो एक प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व कर देंगे, उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, कि मतलब मिनिमम एक जना प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर देगा। तो देखो, हमेशा मैंने आपको ये भी सिखाया कि जब भी एटलीस्ट 1 होता है ना, ये हमेशा आप ध्यान रखना। ये वैसे हमने पीएनसी में भी पढ़ा था, ये जिन्होंने पीएनसी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत मुझसे, उनको ये आइडिया होगा। ये जो एटलीस्ट 1 होता है ना, जब भी ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दिख जाए, एक शॉर्टकट है बेसिकली, जब भी आपको एटलीस्ट 1
एटलीस्ट वन, ये जो वर्ड्स है ये अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो उसको आप कट कर दो और कट करके रिप्लेस कर दिया करो टोटल माइनस नो से। और अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे तो अब बेसिकली आपको टोटल में से वो वाले हटाने, है ना, जिन्होंने प्रॉब्लम टोटल माइनस नन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली, टोटल माइनस नन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। तो मतलब बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल solve the problem correctly, है ना, solve the problem correctly, that will be equal to how much? So this will be equal to 1 minus कि none of them will solve the problem correctly। यही होता है ना कि मिनिमम एक इंसान प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो टोटल केसेस में से आप वो वाला केस माइनस कर दो जब किसी ने भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, सिंपल है ना। और किसी ने भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया मतलब जो ए है उसने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि उसने सॉल्व कर दिया, तो नहीं किया विल बी 1 माइनस 1/2। सिमिलरली जो दूसरा इंसान है उसने भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, सिमिलरली इसने भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया और इसने भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस इज 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 इंटू 7/8, तो ये कितना आएगा? इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करना, 235 ये आ रहा है क्या, 235 अपॉन, और नीचे डिनोमिनेटर में तो अच्छा तो ऑप्शन ए आ गया क्या, 256, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा। सही है, यस मेरे ख्याल से चमक गया होगा। फाइन, सिंपल, मतलब बेसिकली अगर आपसे ये पूछेंगे कि कोई मिनिमम एक जना जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो टोटल में से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। अब एक सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ था जेई मेन में, है ना, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का, इसमें भी सेम है ना, एग्जैक्टली देखो पूरा मतलब कहां से उठाया आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 पर्सन आर देयर, इधर भी 4 इंसान है, तो 4 पर्सन कैन हिट द टारगेट। अच्छा अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, दे कैन हिट द टारगेट करेक्टली विद द प्रोबेबिलिटी 1/2, तो वो टारगेट को हिट करे, ए बी सी डी, ये टारगेट को हिट करेगा इज 1/2, ये टारगेट को हिट करेगा इज 1/3, ये टारगेट को हिट करेगा और ये टारगेट को हिट करेगा इज 1/8। इफ ऑल ऑफ देम टारगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब सबने एक एक बार ट्राई किया, मतलब ए ने ट्राई किया या तो वो हिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर बी ने ट्राई किया, फिर सी ने ट्राई किया, फिर डी ने ट्राई किया। अब ये कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट, मतलब कोई एक जना मिनिमम टारगेट को हिट कर दे, इसका क्या मतलब है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट। आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया ना। मान लो कि यहां पे एक टारगेट है, ठीक है, पहले ए ने ट्राई किया टारगेट हिट करने के लिए, फिर बी ने ट्राई किया, फिर सी ने ट्राई किया, फिर डी ने ट्राई किया। अब ये क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी की जो आपका टारगेट है वो हिट हो गया। हिट हो गया मतलब मिनिमम किसी एक जने ने उसको हिट कर दिया, तो सेम ही क्वेश्चन है ना, बस उसकी अंग्रेजी चेंज है। यहां पे भी तो वही था कि मिनिमम एक जना आपका प्रॉब्लम करेक्टली सॉल्व कर दे, यहां पे भी वही है कि मिनिमम एक जना टारगेट को हिट कर दे, तो अगेन वही आएगा 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से माइनस कर दो कि कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया, तो 1/2, ये 1/3 है तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 है तो 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पे 7/8 आ जाएगा। तो बेसिकली ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है 1 माइनस 7/32, तो ये 25/32 आ गया, ये आ रहा है आंसर 25/32। 25/32 मतलब ऑप्शन डी इज द आंसर। अंडरस्टूड। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट में हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई लेना देना नहीं है मतलब ए और बी आपस में डिपेंडेंट ही नहीं है, तो यहां पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे ए जब टारगेट को हिट करने जाएगा तो या तो वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली बी जब टारगेट को हिट करने जाएगा तो या तो वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सिमिलरली सी, यहां पे देखो ना इंडिपेंडेंटली को इसीलिए तो हाईलाइट किया है। जब भी इंडिपेंडेंटली वाले क्वेश्चन आएंगे ना आप हमेशा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो।
जब भी इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज एडिशन थियरम, है ना। एडिशन थियरम वैसा ही है जैसा बेसिकली आपने वेन डायग्राम वगैरह पढ़ रखे है क्या, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और वेन डायग्राम की बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो ये टॉपिक सेम टू सेम है। ठीक है, यस ये एग्जैक्टली मतलब सेम टू। ब्रेक अभी लेंगे यार, एक और टॉपिक कर लेते हैं, अभी तो टाइम ही कितना हुआ है ना, तो एक और टॉपिक कर लेते फिर ब्रेक लेते हैं। ठीक है, तो वन मोर टॉपिक आफ्टर दैट विल टेक। तो देखो ये भी सिंपल सा ही टॉपिक है, एडिशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी होता है, फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन थियरम भी आएगा, है ना। तो अभी आप पढ़ो कि एडिशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं एडिशन थियरम। तो प्रोबेबिलिटी ये आपने बचपन में भी पढ़ रखा होगा ना, ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम आप बना सकते हो। वेन डायग्राम से बेसिकली आपका ये बेसिकली अगर आप पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी करोगे तो ये बीच वाला जो रीजन है वो आपने 2 बार ऐड कर दिया ना। पी ऑफ ए मतलब ये पूरा सर्कल और पी ऑफ बी मतलब ये पूरा सर्कल, तो बीच वाला जो रीजन है वो आपने गलती से 2 बार ऐड कर दिया। अगर 2 बार ऐड कर दिया तो 1 बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने आई थिंक बचपन में भी ये पढ़ा होगा ना, बचपन में आपने ये पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, है ना, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इन सबको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस के साथ। ठीक है, सबको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस के साथ, तो ये सब प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बस ये सेम टू सेम वही का वही फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अगर आप केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये फेवरेबल बाय टोटल बन गया ना, और फेवरेबल बाय टोटल बन गया तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो एडिशन थ्योरम यही होता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो टर्म है उसका मतलब क्या है। अब ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि P ऑफ A का क्या मतलब है। तो P ऑफ A इज द प्रोबेबिलिटी दैट A विल अकर, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A। B, ये P ऑफ B क्या है? सो P ऑफ B इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट B विल अकर, इवेंट B अकर कर जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल अकर, है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट A भी अकर कर जाए। ये रीजन देखो ना, बीच वाला रीजन, तो उसमें इवेंट A भी अकर करेगा और इवेंट B भी अकर करेगा। अब यूनियन के लिए मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को यह पता होता है कि यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। तो एंड से आपको समझ में आ ही गया कि भाई दिस इज A एंड B, तो ये दोनों को अकर करना पड़ेगा। लेकिन यूनियन का यहां पे जो मतलब है ना, वैसे तो मतलब इसका और ही है, बट आप इसको इस तरह से समझो, ठीक है, तभी आपके बेसिकली यहां पे आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तभी बनेगा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अकर, एटलीस्ट वन ऑफ, यूनियन मतलब ये रीजन ना, ये रीजन, फिर ये रीजन भी आएगा और ये रीजन भी आएगा, ये पूरा रीजन यहां पे भी हो सकता है, वो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अकर। ये वाला जो रीजन है इसमें ए अकर करता है बट इवेंट बी अकर नहीं करता है ना, ये बी के सर्कल के बाहर है। तो इवेंट ए इज अकरिंग, इवेंट बी इज नॉट अकरिंग। ये वाला जो रीजन है यहां पे बी अकर कर रहा है बट ए अकर नहीं कर रहा है, और बीच वाला जो रीजन है वहां पे ए अकर कर रहा है और बी भी अकर कर रहा है। तो बेसिकली अगर मुझे ये पूरा रीजन देखना है तो मैं यही बोलूंगा ना कि एटलीस्ट वन इवेंट विल अकर। तो ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा एटलीस्ट वन इवेंट विल अकर। तो ये ध्यान रखना है ना, जो हाईलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट है। तो दिस, अगर जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अकर, तो तुरंत आपके दिमाग में वो ऐसे मतलब खन 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 होना चाहिए कि हाँ भाई आपको क्वेश्चन में पूछा है P ऑफ A यूनियन B। समझ गए ना, आपको यूनियन पूछा है बेसिकली। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना जेई मेन में या जेई एडवांस में, जिसमें पूछा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इवेंट विल अकर,
तो एटलीस्ट वन इवेंट विल अकर, ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यूनियन निकालना है ना, यूनियन निकाल दो और खत्म, क्वेश्चन विल बी ओवर। अंडरस्टूड? मेरे ख्याल से चमक गया होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें अलग अलग केसेस हैं, जैसे कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि हाँ ये तो सेम ही है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इवेंट विल अकर। अभी अभी मैंने आपको समझाया एटलीस्ट वन इवेंट विल अकर, इसका मतलब होता है यू नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, इसी को हम बोलते हैं एडिशन थ्योरम। सिंपल। तो पहला वाला पॉइंट तो आपको क्लियर है। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इवेंट विल अकर, एटलीस्ट वन इवेंट विल अकर, इसका मतलब ही होता है कि आपको यूनियन निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है ना, और यूनियन का फॉर्मूला आपको पता ही है। अब सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन इवेंट विल अकर, ये है एटलीस्ट वन, है ना, यूनियन मतलब एटलीस्ट वन इवेंट विल अकर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन इवेंट विल अकर, तो एग्जैक्टली वन इवेंट विल अकर मतलब कौन सा रीजन, या तो ये वाला रीजन या फिर ये वाला रीजन, ठीक है। यहां पे केवल ए अकर करेगा, इस रीजन में केवल बी अकर करेगा। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा पी ए प्लस पी बी। जब आप पी ए प्लस पी बी करोगे तो ये जो बीच वाला रीजन है उसको आपने 2 बार ऐड कर दिया ना। इसको समझने का बेस्ट मेथड होता है डॉट मेथड होता है बेसिकली, है ना। ये कोई मतलब फॉर्मल मेथड नहीं है, बट समझने के लिए आप बेसिकली एनवी स्टाइल में इसको यूज कर सकते हो। कैसे? देखो आपने किया पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी मतलब पी ए इज दिस रीजन, है ना, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, आपने दोनों रीजन आपने ऐड कर दिए, इसी को हम बोलेंगे पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का क्या मतलब है? पी ऑफ ए का मतलब ये रीजन और ये रीजन, ये पूरा सर्कल, ये पूरे सर्कल में 2 रीजन है ना, एक ये और एक ये, तो ये आपने ऐड कर दिया, तो पी ऑफ ए और फिर प्लस पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी कौन कौन सा रीजन है? तो पी ऑफ बी का क्या मतलब? पी ऑफ बी मतलब ये रीजन और ये रीजन, तो ये आपने ऐड कर दिया, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से आप 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो बचा क्या? तो बचा ये और बचा ये, समझ गए ना। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन इवेंट विल अकर, है ना, जो बचा वही अपने को चाहिए। यस, तो डायरेक्टली आप ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद भी कर सकते हो, बट रट्टा क्यों मारना है? आप ये डॉट वाला, डॉट और क्रॉस वाला जो मेथड है उसको आप ध्यान रखो, है ना। ये डॉट और क्रॉस वाले मेथड से बड़ी बड़ी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आप डॉट लगाओ, क्रॉस लगाओ, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड? यस, ये चमक गया होगा मेरे ख्याल से। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए विल अकर, ये मतलब बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या पूछेगा और उसमें आपको समझना क्या है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए विल अकर, ओनली ए मतलब केवल और केवल ए अकर करना चाहिए, बी अकर नहीं करना चाहिए। ओनली ए शुड अकर मतलब कौन सा रीजन, कौन सा रीजन है जहां पे केवल ए अकर करेगा, केवल ए अकर करेगा, वो रीजन कौन सा है? तो वो रीजन ये है ना भाई, दिस इज द रीजन। इस रीजन में केवल इवेंट ए अकर करेगा। अगर आप ये वाला रीजन ले लोगे तो यहां पे ए तो अकर करता ही है, बट यहां पे बी भी अकर कर जाएगा ना, ये दोनों यहां पे अकर करेंगे। दिस इज द रीजन जहां पे बी अकर करेगा बट ए अकर नहीं करेगा, एंड दिस इज द रीजन जहां पे ए अकर करेगा बट बी अकर नहीं करेगा, और ये रीजन है बाहर वाला जहां पे कोई भी अकर नहीं करेगा, ए और बी बोथ ऑफ देम आर नॉट अकरिंग। समझ गया ना, तो बाहर वाला रीजन है। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए विल अकर, केवल और केवल इवेंट ए अकर होना चाहिए और बाकी जो इवेंट है वो अकर नहीं होने चाहिए। सो दिस रीजन, अब इस रीजन को हम फॉर्म कैसे करेंगे मैथमेटिकली, इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? तो फॉर्मुलेट करने के लिए पूरा पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए मतलब ए का पूरा सर्कल, ये जो ए का पूरा सर्कल आपको दिख रहा है वो पूरा, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? अगर मुझे ये शेडेड रीजन चाहिए तो, अगर मुझे शेडेड रीजन चाहिए तो वो जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है वो माइनस करना पड़ेगा। तो ए का जो पूरा सर्कल है, ये ए का जो पूरा सर्कल है उसमें से ये वाला रीजन आप माइनस कर दो, है ना, ये जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है उसको माइनस कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रीजन। समझ गया ना?
सिमिलरली, अच्छा अब इसमें देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोल देंगे कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन हमने क्या देखा था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो 5 होता है। अगर इंटरसेक्शन 5 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 आ जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी विल बी आल्सो फेवरेबल बाय टोटल। तो फेवरेबल बाय टोटल करोगे तो प्रोबेबिलिटी भी 0 आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड है कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो A यूनियन B विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। जो इंटरसेक्शन वाला टर्म था वो गायब हो जाएगा, सिंपल एज दैट। समझ गए? और कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोल देते हैं कि इवेंट A एंड इवेंट B आर एग्जॉस्टिव। तो अगर एग्जॉस्टिव बोला है तो उसका डेफिनेशन होता है कि यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। यही तो डेफिनेशन हमने पढ़ा था। एग्जॉस्टिव का डेफिनेशन क्या होता है? यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस। और अगर यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये तो 1 आ जाएगा ना। तो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि इसमें सब कुछ है और इसमें कुछ नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब 0 और एग्जॉस्टिव मतलब यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। इफ यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस देन प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है सैंपल स्पेस में उतने ही एलिमेंट है A यूनियन B में। समझ गए ना? जितने भी एलिमेंट सैंपल स्पेस में है, इसमें आप बेसिकली दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी चलो आप ऐसे समझ लो, प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना? प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब ये दोनों तो बराबर है, अगर बराबर है तो 1 आ जाएगा अल्टीमेटली, यू विल गेट दिस। अंडरस्टूड ना? तो चमक गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर आपको बोलेंगे एग्जॉस्टिव तो यूनियन का वैल्यू 1, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे तो इंटरसेक्शन का वैल्यू 0। ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। यस, क्वेश्चन पढ़ के खुद से समझना पड़ेगा। चलो अब आप एक क्वेश्चन करो। यस, अब देखो, हाँ ब्रेक अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन और कर लो। तो A एंड B are two events such that probability that exactly one of them will occur। ध्यान से पढ़ना, यहां पे लिखा है exactly one of them will occur। इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो exactly one of them will occur कौन सा आएगा? बेसिकली ये आएगा, exactly one of them will occur, है ना? exactly one of them will occur मतलब कौन कौन सा रीजन। आप यहां से देखो, फिर से डायग्राम देखोगे तो कौन कौन सा रीजन हम चाहते हैं कि कोई एक exactly one of them should occur। तो ये रीजन यहां पे केवल और केवल A अक्कर करेगा, और ये रीजन है यहां पे केवल और केवल B अक्कर करेगा। exactly one of them should occur। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? P of A प्लस P of B माइनस 2 टाइम्स P of A इंटरसेक्शन B। तो इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ना? क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अकर, तो दैट इज P of A प्लस P of B माइनस 2 टाइम्स P of A इंटरसेक्शन B। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2/5। समझे? ये वैल्यू अपने को गिवन है। और फिर बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट A और B अकर्स, तो और का मतलब यूनियन, ठीक है? और का मतलब यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी दैट A और B विल अकर दैट इज 1/2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें आप फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा, है ना? इक्वेशन नंबर 2 में आप यूनियन का फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला लगा दिया तो ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये आपकी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को बताना क्या है? अपने को ये निकालना है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल अकर। अच्छा, बोथ ऑफ देम विल अकर मतलब निकालना क्या है? ये निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो बस हो गया, खत्म क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आंसर आ गया, बस कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी इज द इजीएस्ट चैप्टर।
अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। अब आपको समझ में आ रहा है मेरी फर्स्ट लाइन जो वन शॉट स्टार्ट होते ही जो मैंने बोला था वो अब आपको फील हो रहा होगा ठीक है। तो बस दो इक्वेशन और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, पी ऑफ ए पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ बी, यहां पे आ जाएगा -2 + 1, तो माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2/5 - 1/2, तो 2/5 - 1/2, तो यहां से आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/10। तो ये आंसर आना चाहिए 1/10। 1/10 मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर। अंडरस्टूड? बहुत ही चिंदी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको क्वेश्चन समझ लेना बस कि क्या लिखा है। तो ओवरऑल फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि एटलीस्ट वन इवेंट, एटलीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन, है ना, एटलीस्ट वन, या फिर और बोले, जैसे अगर ये बोले कि प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विल अकर, तो इसका मतलब भी यूनियन है ना, दिस इज ऑल्सो यूनियन, दिस इज ऑल्सो यूनियन। बट अगर आपको बोले एटलीस्ट वन, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि दैट इज ऑल्सो यूनियन। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, मतलब बेसिकली बोथ ऑफ देम आर सेम। और दूसरा आपको बोल सकता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अकर, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अकर इज दिस। फिर आपसे बोल सकता है कि ओनली ए विल अकर, तो ओनली ए विल अकर मतलब ये, इसका वैल्यू आपको गिवन है या पूछा है, जो भी है। ठीक है, चलो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब 0 और एग्जॉस्टिव मतलब 1। अंडरस्टूड? ये चमका? अगर ये चमका तो फिर अब यही काम अपने को करना है 3 सेट के लिए, तो इसको भी कंप्लीट कर दे। कितने लोग करेंगे इसको भी कंप्लीट कर दो सर। एक और बेसिकली यही टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है। तो सिंस ये नया टॉपिक नहीं है तो 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट और लगा लो आप। ठीक है, 5 मिनट और, थोड़ा पानी वानी पी लेता है। ठीक है, नो ब्रेक। यस सर, कर दो। चलो कर ही देते हैं, वैसे है ना, छोटा सा ही टॉपिक है। तो अब आप समझो कि अगर 3-3 सेट गिवन है, भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो 2 सेट वाला आएगा, 3 वाला आएगा, है ना, 2 या 3 वाला आएगा, 4 वाला नहीं आएगा, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। 3, तो अगर 3 अलग अलग सेट्स गिवन है, ये इवेंट ए, ये इवेंट बी और ये इवेंट सी, तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हम निकालते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, माइनस कर दो सबको, इंटरसेक्शन को, और लास्ट में प्लस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यस, तो ये कितने लोगों को पता है? ये पता है तो हाँ बोलो। ये फॉर्मूला सबको पता है, ये बचपन मतलब #बचपन, तो ये तो बचपन वाला एकदम। ठीक है सर, 11th कब से चालू करोगे? 11th बस अगला जो चैप्टर है वो 11th का होगा, है ना। आज हमारा लास्ट चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, और 12th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर है बस, उसके बाद 11th का पूरा रिवीजन। ठीक है, ये तो पता ही है। ओके, अच्छा, ये तो सबको पता ही है। अगर आपको ये पता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो अगर आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया है डॉट और क्रॉस वाला मेथड। तो पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है? पी ऑफ ए का मतलब होता है ये पूरा सर्कल, और ये पूरा सर्कल मतलब ये रीजन भी है, ये रीजन भी है, ये रीजन भी है, और ये रीजन, ये चारों रीजन को आप ऐड करोगे तो जब भी आपने लिखा पी ऑफ ए, मतलब ये 4 डॉट बनेंगे, 4 डॉट बनेंगे, तभी ये पूरा सर्कल कवर होगा। ठीक है, ये पूरा सर्कल आपको कवर करना है। फिर आपने लिखा पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी मतलब एक डॉट यहां पे आएगा, एक ये रीजन, एक ये रीजन और एक ये रीजन, तो ये टोटल अगेन 4 अलग अलग रीजन आएंगे। फिर पी ऑफ सी, तो पी ऑफ सी मतलब 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। चमक गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये पी ऑफ सी। फिर इसको कर दो आप, तो फिर आपको करना है प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो ये रीजन है सबसे सेंटर वाला, तो एक डॉट वहां पे लगा दो। इसको हमने प्लस कर दिया ना, प्लस मतलब डॉट, जब भी आप प्लस 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 करते जाओगे तो डॉट 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 डॉट। अब करना अपने को माइनस, तो माइनस करेंगे तो अब क्रॉस लगाएंगे, मतलब इसको कैंसिल करते जाएंगे। तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये पूरा रीजन ना, तो एक हम यहां से छीन लेंगे और एक यहां से छीन लेंगे, समझिए। ए इंटरसेक्शन बी कहां पे है?
ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो बीच वाला रीजन, ये वाला, ये ए और बी के बीच में, तो ये रीजन भी हम डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे, तो ये माइनस कर दिया। फिर इसको माइनस करो, इसको माइनस करेंगे तो कौन कौन से डॉट जाएंगे, एक यहां से छीन लो, एक यहां से वापस ले लो, है ना, पहले दिया फिर वापस ले लिया। और फिर इसको ए इंटरसेक्शन सी कहां पे है, तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब एक यहां से हटाओ, एक यहां से हटाओ। अगर अभी आप ध्यान से देखोगे ना तो हर एक रीजन में एक एक डॉट है ना, तो डॉट कहां कहां पे बच गए, देखो ये जितने भी क्रॉस वाले उसको मैं डिलीट कर दूं क्या, जहां जहां पे क्रॉस है उसको हटा दो, ये तो हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन कौन से रीजन बच गए, तो ये पूरा रीजन आ गया, डॉट डॉट डॉट, हर एक रीजन में डॉट है, तो ये पूरा बन गया ना बेसिकली दिस फुल रीजन। और यही तो होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। चमका तो फॉर्मूला कैसे आया, उसकी फील आई, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फील आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। तो बस ये हर एक रीजन में एक एक डॉट आपका बच जाएगा। अब इसमें भी देखो सेम चीज वैलिड है। अगर आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर बोलेंगे तो जितने भी ये इंटरसेक्शन वाले टर्म्स है, ये जितने भी इंटरसेक्शन वाले है ना, ये और ये, इन सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ही होता है कि भाई इंटरसेक्शन विल बी 5, और अगर इंटरसेक्शन 5 है तो प्रोबेबिलिटी 0 है, तो प्रोबेबिलिटी 0 है इन सब की। तो उस केस में आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, केवल ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है तो ये, और एग्जॉस्टिव बोला है तो यूनियन विल बी इक्वल टू सैंपल स्पेस, एंड इफ यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। सिंपल। तो ये वैसा ही है जैसा हमने पहले भी देखा था, ठीक है, सेम टू सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यस, अभी रुक जाओ यार, रुक जाओ थोड़ा, 5 मिनट रुक जाओ, फिर हम ब्रेक लेंगे, बट इसको खत्म तो करने दो, ये टॉपिक खत्म करो, बीच में हम ब्रेक नहीं ले सकते, है ना, टॉपिक खत्म करो फिर ब्रेक ले लेंगे। अच्छा, आप देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि एग्जैक्टली 2 इवेंट्स विल अकर, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स विल अकर, तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और 3 बार माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, इसको भी आप समझो। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये रीजन और ये रीजन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन सा आएगा, बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये और ये, ठीक है। सिमिलरली सी इंटरसेक्शन ए, तो सी इंटरसेक्शन ए में कौन सा रीजन आएगा, सी इंटरसेक्शन ए में एक ये और एक ये, इन सबको आपने ऐड कर दिया, ठीक है, इन सबको तो हमने ऐड कर दिया। अब माइनस करना है 3 बार, माइनस कर दो 3 बार, माइनस कर दो मतलब वापस छीन लो, तो इसको 3 बार माइनस कर दो, तो ये गया, ये गया, ये गया, तो ये बीच वाले जितने भी थे वो सब चले गए, तो बचा क्या, बचा ये रीजन, है ना, बचेगा दिस रीजन, बचेगा दिस रीजन और बचेगा दिस रीजन। तो यही तो होता है, यही तो होता है रीजन, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल अकर। इसको तो आप हटा ही दो जो कैंसिल हो गया, तो क्या यही रीजन है, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल अकर। इस रीजन में अगर आप देखोगे तो ये रीजन है जहां पे ए अकर कर रहा है, बी कर रहा है लेकिन सी नहीं कर रहा है, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर अकरिंग। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर ए अकर कर रहा है, सी कर रहा है लेकिन बी नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर अकरिंग। और ये वाला रीजन है जहां पे बी और सी तो कर रहा है लेकिन ए नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल अकर, उसका फॉर्मूला ये बनेगा। अब आप चाहो तो आप इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, कैसे भी करो, बट आपको पता होना चाहिए, या तो मेथड से या रट्टे से कैसे भी करो, बट अल्टीमेटली जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली 2 इवेंट्स विल अकर का क्या फॉर्मूला या क्या बेसिकली ये बनेगा, ठीक है। अब फिर एग्जैक्टली 1 ऑफ देम विल अकर, एग्जैक्टली 1 ऑफ द इवेंट्स विल अकर, तो उसके लिए आपको क्या क्या ऐड करना है, देखो, तो पहले P ऑफ ए, तो P ऑफ ए क्या क्या आएगा, P ऑफ ए मतलब दिस 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 एंड दिस, ये P ऑफ ए। फिर P ऑफ बी, तो P ऑफ बी का क्या मतलब है, P ऑफ बी का मतलब ये और ये, ठीक है, तो ये सब। और फिर P ऑफ सी, तो P ऑफ सी का मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये चारों रीजन, ठीक है, तो ये P ऑफ सी। जितना भी ऐड करना वो ऐड कर लो, इसको भी ऐड करना है,
तो ये 3 बार ऐड करना ना, तो 3 डॉट आएंगे, 1 2 3, ठीक है। ये 3 और एक्स्ट्रा यहाँ पे डॉट्स आप लगा दो, फाइन। ये देखो अगेन, मतलब ये सब डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि इससे आपको फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज तो बताने की जरूरत ही नहीं, मैं बस दिखा दूंगा कि भाई हाँ इसको रट्टा मार लो, लेकिन कितना रटोगे? तो इसीलिए ये मेथड यूज करोगे ना, तो आपको चमक जाएगा कि भाई अब अल्टीमेटली अपने को करना क्या है, फाइन। और इसको 2 बार माइनस करो, तो ए इंटरसेक्शन बी को 2 बार, तो एक ये रीजन, एक ये, एक बार हमने माइनस किया है ना, इधर से एक ले लो, इधर से एक ले लो, तो एक बार माइनस किया, एक बार और करना है, तो ये गया, ये गया, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको भी 2 बार माइनस करो, तो बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो ये एक बार माइनस किया, दोनों से एक एक ले लोगे तो एक बार माइनस होगा, फिर दूसरी बार माइनस करो, तो एक और एक, ठीक है। सिमिलरली 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन सी, तो ये और ये एक बार माइनस कर दिया, ये और ये, तो ये दूसरी बार माइनस कर दिया। अब जितने भी क्रॉस वाले हैं उनको भूल जाओ, तो ये जितने भी क्रॉस वाले हैं उनको हटा दो। अगर क्रॉस वालों को हटा दोगे तो बचा क्या? क्रॉस वालों को हटा दोगे तो बचा ये रीजन बाहर वाला, बचा ये रीजन और बचा ये रीजन, और यही रीजन तो है जहां पे एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अकर। इस रीजन में केवल ए इवेंट अकर करेगा। ये रीजन क्या है? इसमें केवल ए अकर करेगा, बी अकर नहीं कर रहा, बी के सर्कल के बाहर है और सी के सर्कल के बाहर है। सिमिलरली दिस इज द रीजन जहां पे बी अकर कर रहा है बट ए और सी नहीं कर रहे, एंड सिमिलरली दिस इज द रीजन जहां पे सी अकर कर रहा है बट ए और बी नहीं कर रहे। समझ गया ना? तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अकर। यस, एग्जैक्टली एक इवेंट अकर करेगा, उसका डेफिनेशन ये बनेगा। चलो अब इसमें भी एक क्वेश्चन है और फिर ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी, टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चन है, वैसे एक नहीं 3 क्वेश्चन है ठीक है, चलो ये होमवर्क कर देंगे, आप पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन ही है ये वाला तो कर ही देते हैं फिर भी। तो देखो ये सिंपल है, मतलब इसमें आपको क्या बोला है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी विल अकर, मतलब 2 ही इवेंट है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, तो 2 इवेंट में से कोई एग्जैक्टली एक इवेंट अकर करे। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फ्रेम करते हैं, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो आज तक जेई मेन वालों ने बनाया है, तभी मैंने इसको यहां पे इंक्लूड किया है। देखो कैसे करेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, मतलब 2 इवेंट में से कोई एक इवेंट अकर करे, एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी। तो डायग्राम ऐसा बनेगा ना, देख लो आप डायग्राम कैसा बनेगा। डायग्राम विल बी लाइक दिस। आपके पास 2 इवेंट है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 में से कोई एक एग्जैक्टली वन ऑफ देम शुड अकर, मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो ये इसको हम मैथमेटिकली फ्रेम कैसे करेंगे, तो फ्रेम करने के लिए P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और ये बीच वाला रीजन आपको 2 बार हटाना पड़ेगा ना, बीच वाला रीजन आप 2 बार हटा दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हो, अदरवाइज आपको लॉजिकली ये फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में यही गिवन है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ ए, और इसमें ध्यान रखना ए और बी तो 2 ही इवेंट है, 2 इवेंट में से एक अकर करे। फिर यहां पे एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी विल अकर। अच्छा, तो पहली इक्वेशन क्या है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन B। इसका वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, एग्जैक्टली वन ऑफ A और B विल अकर इज इक्वल टू एग्जैक्टली वन ऑफ B और C विल अकर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ C और A, और सबका वैल्यू 1/4 है। अच्छा, तो इसका वैल्यू 1/4 है, फिर इसका वैल्यू B और C में से कोई एक अक्कर करे, ठीक है, B और C में से कोई एक अक्कर करे वो भी 1/4, और C और A में से कोई एक अक्कर करे वो भी कितना है, वो भी 1/4 है, ठीक है। अल्टीमेटली ये 3 इक्वेशन आपको गिवन है, और एक और इक्वेशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 ऑफ देम विल अकर साइमल्टेनियसली, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये भी आपको गिवन है 1/16। और निकालना क्या है, निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अकर। एटलीस्ट का मतलब ये होता है यूनियन, तो निकालना है आपको ये, समझ गए। तो क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया?
अब ये जो अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखा है, अब ये मैथमेटिकल क्वेश्चन बन गया ठीक है ना, समझ में आया? क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया? चमक गया होगा मेरे ख्याल से। फाइन, सिंपल। तो बेसिकली ये है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी विल अक्कर, बी और सी में से कोई एक अक्कर होगा एग्जैक्टली वन, और ये सी और ए में से कोई एक अक्कर होगा। तो ये तीन इक्वेशन गिवन है, ये भी गिवन है, ये अपने को निकालना। तो कैसे निकालेंगे? ये तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 2 बार आएगा, ये भी 2 बार आएगा, ये भी 2 बार आएगा। तो 2 टाइम्स पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और प्लस पी ऑफ सी, ये बन जाएगा। और यहां पे आ जाएगा -2 कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन ले लोगे तो a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c और c इंटरसेक्शन a, ठीक है ये। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1/4 1/4 1/4, तो 3/4 आ जाएगा ये। अब यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो 2 आप पूरे में से कॉमन ले लो और उधर भेज दो नीचे। तो बेसिकली यहां से 2 को हटाओ, यहां से 2 को हटाओ और उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/8, समझ गया ना? तो बेसिकली इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास p ऑफ a प्लस p ऑफ b प्लस p ऑफ c माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b फिर b इंटरसेक्शन c, ठीक है। या ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो ये सब माइनस माइनस आ जाएगा, तो ब्रैकेट को भी ओपन कर ही दो। तो इसका वैल्यू आपके पास आ गया 3/8। अब इसमें आप क्या करो, दोनों तरफ इसको ऐड कर दो, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को इधर भी ऐड कर दो, और इसका वैल्यू अपने को पता है 1/16, तो इधर आप ऐड कर दो 1/16, ठीक है। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये पूरा आपका फॉर्मूला बन गया यूनियन का, a यूनियन b यूनियन c। तो कितना आ जाएगा फाइनली? 3/8 प्लस 1/16, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस इज हाउ मच? 7/16 आ रहा है। 7/16 मतलब कौन सा ऑप्शन? सी इज द आंसर। अंडरस्टूड? ऑप्शन सी आ गया। ये कितने लोगों को चमक गया? सिंपल क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मुलेट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं समझ में आएगा कि ये 1/4 दिया क्या है, मतलब इसको करना क्या है। मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम बच्चों को ये चीज नहीं चमकती है एग्जाम में कि ये दिया क्या है। इंफॉर्मेशन को रीड करना ही नहीं आता है ना। तो ये मैथमेटिकली क्वेश्चन को कन्वर्ट कैसे करते हैं, दैट यू नीड टू लर्न। ठीक है ना? बाकी तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, ये भी सिंपल ही है वैसे तो। इसमें तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा लो। ये देखो a यूनियन b यूनियन c कितना गिवन है? अल्फा, ठीक है। तो अल्फा, तो बस डायरेक्टली एक काम करो, या तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला में आप जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करो, तो अपने को पता चल जाएगा कि गिवन क्या नहीं है। ठीक है, तो जितना अपने को गिवन है वो सब पुट कर दो आप। फॉर्मूला तो यही होता है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, माइनस आएगा इधर भी, ठीक है, इधर भी माइनस, और सी इंटरसेक्शन ए और प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आ गया। अब इसमें इसका वैल्यू तो अल्फा गिवन है, पी ऑफ ए कितना गिवन है? 0.6, पी ऑफ बी कितना गिवन है? 0.4, और ये है 0.5, तो 0.4 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी है क्या? अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, बट ए यूनियन बी है। ओहो, तो ए यूनियन बी को यूज करके इंटरसेक्शन निकाल लो, अलग से निकाल लो इसको कहीं पे। तो यहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यूनियन का वैल्यू गिवन है 0.8। कितने चालाक है, मतलब डायरेक्टली दे देते तो उनका कुछ चला जाता क्या, लेकिन नहीं देते, बहुत चालाक है। इनको लगता है कि मतलब थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी कर दो, 0.4, लेकिन हम तो निकाल ही लेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो यहां से निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन का वैल्यू गिवन नहीं है तो मेहनत करो, और क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को निकालो, कितना आएगा? 0.2 आ जाएगा क्या? ये सही है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर इतनी मेहनत के बाद अल्टीमेटली आ ही गया। अब बी इंटरसेक्शन सी, तो अच्छा वो बीटा है, ओके, तो बीटा, और ये सी इंटरसेक्शन ए का
हाँ वो भी है 0.3, 0.3 और प्लस ये इसका वैल्यू है 0.2। तो बस ये आ गया, ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया। अगर ये आ गया तो ये कितना आ रहा है, ये तो हो गया 1, 1.5, 1.7, 1.7 में से 0.5 माइनस करना है। हाँ 1.7 में से 0.5 तो 1.2 आ जाएगा, 1.2। तो अल्फा इज बेसिकली 1.2 माइनस बीटा, ये आ रहा है। आपको निकालना है बीटा का इंटरवल। अच्छा तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा, 1.2 माइनस अल्फा, 1.20 कर दो माइनस अल्फा। अब अल्फा का जो रेंज है वो आपको गिवन है ना, मिनिमम वैल्यू है 0.85 और मैक्सिमम वैल्यू है 0.95। तो सिंपल है, आपको बीटा का रेंज निकालना है और अल्फा का रेंज गिवन है। तो एक बार अल्फा को मिनिमम ले लो, है ना, एक बार अल्फा का वैल्यू आप पुट करो ये 0.85 और एक बार अल्फा का वैल्यू आप पुट करो 0.95। तो बीटा की वैल्यूज क्या क्या आएगी, देखो कैलकुलेशन करो, बीटा की वैल्यूज क्या क्या आएगी, 1.20 माइनस 0.85, तो दिस विल बी 0.35, ठीक है, और इसको माइनस करोगे 1.20 और 0.95 तो ये आ जाएगा 0.25। तो 0.25 और 35 के बीच में होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। चमक गया, बहुत ही सिंपल है ये तो, है ना, हैशटैग सिंपल। अब मेरे ख्याल से आपको ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही चिंदी लग रहे होंगे, और बाय द वे ये सब क्वेश्चन जेईई मेन के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। ये 2020 का है, पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो 17 का है ना, बट ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, ये तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। इसका आंसर बता सकते हो क्या, चलो लेट्स से आपके पास 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड में ये आंसर आप आराम से बता सकते हो। 10 सेकेंड्स का टाइम है, कैसे करोगे, बस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है कि पूछा क्या है, इतना अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखो ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, मतलब कौन सा रीजन, तो ए के अंदर बी के अंदर, सी बार का मतलब सी वाले सर्कल के बाहर। देखो आप इसको याद ऐसे करो, सी बार मतलब सी वाले सर्कल के बाहर, तो बार बाहर, ठीक है, तो बार का मतलब होता है बाहर। तो ए के अंदर बी के अंदर सी के बाहर, तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा मेरे ख्याल से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, सी के बाहर और ए और बी के अंदर। तो ये इस रीजन की प्रोबेबिलिटी अपने को क्वेश्चन में गिवन है 1/3, सही है, दिस इज गिवन। और ये क्या है, ये है ए के बाहर बी के अंदर सी के बाहर, तो ए के बाहर बी के अंदर और सी के भी बाहर, तो ये कौन सा, ये तो ये वाला रीजन बनेगा ना, दिस रीजन, यस, बी के अंदर, बी वाले सर्कल के अंदर और ए और सी वाले सर्कल के बाहर, तो दिस रीजन, इसकी प्रोबेबिलिटी भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1/3। और पूछा क्या है, तो पूछा है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी इज दिस, है ना, तो ये तो पूरा सर्कल बन गया। और अगर पूरा सर्कल बन गया तो हम सिंपल ऐसा बोल सकते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, पूरे सर्कल की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/4, पूरे सर्कल की प्रोबेबिलिटी में से इस रीजन को और उस रीजन को माइनस कर दो, बस ये आपका आंसर आ गया, 3/4 माइनस 2/3। तो अल्टीमेटली ये कितना है, 1/12, यही आ रहा है 1/12, मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर। अंडरस्टूड, चमक गया होगा मेरे ख्याल से, फाइन। हाँ अब फाइनली ये टॉपिक भी खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। चलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स के बाद, ठीक है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा आप लोग भी यहाँ पे अपनी जो एनर्जी है उसको वापस ले आओ ठीक है। तो अपने को थकना नहीं है, लेकिन है ना, करते रहेंगे जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता है, इसको पूरा खत्म करेंगे। और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो मतलब यहाँ से तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके स्टार्ट होंगे ठीक है। तो यस, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे।
और जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको भी कंप्लीट करेंगे। आप इसको शेयर कर देना, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टारगेट करते यार कि जल्द से जल्द हम यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा, है ना। हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड अगेन। फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल होना चाहिए यानी अकेडमी आइटम्स का। ठीक है, तो डेफिनेटली यार शेयर करते रहो। अगर आपके घर में 4-5 फोन है तो हर हर एक फोन से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ठीक है। चलो मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट के बाद। ओके ओके चलो।
हेलो 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 हेलो, यस आ गए क्या सब लोग? चलो फिर स्टार्ट करें। यस, एवरीबडी इज बैक, है ना? एक बार बता दो फटाफट। फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आ गए सब लोग? चलो यस, तो ब्रेक इज ओवर एंड फाइनली हम रिज्यूम करते हैं इसको। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि सब लोगों को मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी देखो यार, मतलब काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो मजे से पढ़ना है, ऐसा मतलब अपने को बर्डन नहीं बनाना है, तो आराम से चिल मार के पढ़ो, ठीक है? पूरा का पूरा चैप्टर आपको मस्त एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, दैट इज माई गारंटी, है ना? लेकिन आप थोड़ा एकदम लाइट लेके, ऐसा नहीं कि टेंशन में पढ़ रहे हो। टेंशन में अपने को नहीं पढ़ना है, आराम से बिंदास अपने को पढ़ना है, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक विच इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहां से मतलब जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे के सारे आपके जेई मेन के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो कंडीशनल आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग लिख रहे सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर का वन शॉट आएगा। जो चैप्टर्स का ऑर्डर है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? तो एक एक करके, जैसे ही अभी अपना प्रोबेबिलिटी खत्म होता है तो उसके बाद हम यहाँ पे 11th वाले जो चैप्टर्स है उसको एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो 12th का लास्ट चैप्टर, देन उसके बाद 11th के जितने भी चैप्टर्स है वहां से हम स्टार्ट करेंगे एकदम फंक्शंस के साथ। तो फंक्शंस आएगा, फिर उसके बाद लॉगरिदम्स है, मॉड्यूलस फंक्शन, वो सारे फंक्शंस हम कवर करेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आसपास हम कहीं ना कहीं एसओटी को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसओटी पर सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ने के लिए इट इज बेटर कि आप पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट हो जाएगा, तो उसके बाद एसओटी भी उसको इंटीग्रेट कर देंगे बीच में, समझ गए ना? यस, और बस फिर लाइन से एक 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 एक, एक चैप्टर्स आपके आते जाएंगे। यस, तो हर आपको टाइम टेबल बताइए, हर एक मंडे को और थर्सडे को मैथ्स के वन शॉट होते हैं आपके। तो मंडे और थर्सडे मैथ्स है, ट्यूसडे और फ्राइडे को केमिस्ट्री है, और बाकी जो दिन बचे हैं वहां पे जैसे ही फिजिक्स के टीचर्स आते हैं तो फिजिक्स के टीचर्स को भी हम वहां पे जो टाइम टेबल है उसमें हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, यस, लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाते हैं, लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाते हैं, और क्या। फाइन, आगे सब लोग वापस एक बार फटाफट शेयर कर दो एंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एकदम नए जोश के साथ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले तो इसका डेफिनेशन समझो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आ गया, किसी भी क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है लॉजिकल मेथड और एक होता है फॉर्मूला बेस्ड मेथड। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। कभी कभी लॉजिक वाला जो मेथड होता है वो जल्दी काम कर जाता है, उससे आंसर जल्दी आ जाता है, और कभी कभी अगर एडवांस का क्वेश्चन है तो वहां पे लॉजिक काम ही नहीं करता है, तो वहां पे आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है, ठीक है? तो दोनों मेथड्स को आप यहां पे समझना। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक इवेंट आपका ऐसा है जो ऑलरेडी अकर कर चुका है, अब आपसे पूछेंगे कि दूसरा इवेंट अकर कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालो। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, बट जब भी ऐसा होगा ना, है ना, जब भी ऐसा होगा कि एक इवेंट आपको बोला है कि भाई ये पर्टिकुलर इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर कर चुका है, इट हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि दूसरा इवेंट अकर कर जाए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको बेसिकली इस तरह की फीलिंग आ रही है, देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर श्योर, 100%, ठीक है? अब यहां पे आप कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझो एक एग्जांपल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। अगर आपने डाइस को थ्रो किया, सो दिस इज द सैंपल स्पेस, है ना? हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। तो सैंपल स्पेस आपका ये आ गया, यू आर थ्रोइंग अ डाइस। अब मान लो एक इवेंट है कि ऑड आउटकम आ गया, सो दैट इज 135, और दूसरा इवेंट है कि प्राइम नंबर आ जाए, तो प्राइम नंबर इज 235। अब मान लेते हैं कि एक इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, मतलब आपने डाइस को थ्रो किया, और डाइस को थ्रो करने के बाद आपको ऑलरेडी मालूम है, आपको ऑलरेडी पता है कि प्राइम नंबर आया था, प्राइम नंबर हैज अकर्ड, आपको ऑलरेडी पता है कि प्राइम नंबर आया था, है ना? दिस इंफॉर्मेशन, दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर इस तरह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये सीपी का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अगेन एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ये है कि आपने एक डाइस को थ्रो कर दिया, डाइस को थ्रो करने के बाद प्राइम नंबर आ चुका है। आपको पता है कि डाइस के ऊपर जो नंबर है ना, इट इज 100%, इट इज डेफिनेटली अ प्राइम नंबर। अब आपको ये गेस करना है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो नंबर आपका डाइस के ऊपर आया है इट इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर डाइस पे आया है विल इट बी ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहां पे आपका जो इवेंट बी है वो ऑलरेडी अकर कर चुका है। आप यहां पे लिख लो कि भाई कर चुका है, दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, इवेंट बी क्या है, इवेंट बी इज गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो लॉजिकल मेथड ये कहता है कि आपका जो सैंपल स्पेस है वो कम हो जाएगा ना। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि प्राइम नंबर आया था, मतलब डाइस के ऊपर क्या क्या हो सकता है, गेस करो चलो, है ना। अगर मैं आपको ऑलरेडी बोल दूं कि भाई मैंने एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने के बाद उसके ऊपर प्राइम नंबर है, दैट इज फॉर श्योर, तो उस डाइस के ऊपर क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आइदर दैट नंबर विल बी 2 और दैट नंबर विल बी 3 और दैट नंबर विल बी 5। तो आपका जो सैंपल स्पेस है अब वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले आपका सैंपल स्पेस था ये 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब आपका सैंपल स्पेस ये बन गया। ये समझ गए ना, क्योंकि अब 1 नहीं आ सकता, आपको ऑलरेडी पता है कि प्राइम नंबर आ चुका है। यू ऑलरेडी नो दैट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि प्राइम नंबर आया है, वो कंफर्म्ड है। अब इसमें से आपको पता करना है फेवरेबल क्या है। हमारा फेवरेबल ये है कि हम चाहते हैं कि वो जो नंबर आया है वो प्राइम नंबर तो है ही, बट हम चाहते हैं कि वो ऑड नंबर भी हो जाए। तो व्हाट आर द फेवरेबल केसेस, अगर ये सैंपल स्पेस है तो फेवरेबल में आ जाएगा 3 और 5। इसमें केवल 2 ही ऑड नंबर है, एक तो इवन नंबर है, तो फेवरेबल बाय टोटल कर दो। तो फेवरेबल बाय टोटल कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2/3। सो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ गए, तो ये तो एक मेथड है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये इसको हम बोलते हैं लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड में आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड क्या है, लॉजिकल मेथड ये है कि आपका स्टार्टिंग में आपने एक डाइस को थ्रो किया, जब भी आप डाइस को थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे दिया कि इवेंट बी अकर कर चुका है। इवेंट बी अकर कर चुका है मतलब डेफिनेटली प्राइम नंबर आया था। अगर प्राइम नंबर आया था तो अब आपको कंफर्म पता है कि भाई या तो 2 है या 3 है या 5 है, 2 3 5 में से ही कुछ ना कुछ है। फेवरेबल में आप क्या चाहते हो, फेवरेबल में आप ये चाहते हो कि ऑड नंबर हो जाए तो बढ़िया है। ऑड नंबर मतलब 3 और 5, तो फेवरेबल बाय टोटल, इसमें 2 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट, यू विल गेट द आंसर। सिंपल। तो ये मेथड तो सिंपल है, लॉजिकल मेथड। दूसरा मेथड होता है फॉर्मूला बेस्ड मेथड। ये होता है फॉर्मूला, आप यहां पे देख लो, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको पढ़ते ऐसे, इसको पढ़ने का एक स्टाइल है, ये डिवीजन नहीं है, ये डिवीजन नहीं है, रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है। तो ऐसा मत समझना कि ये लिखा हुआ है P ऑफ A डिवाइडेड बाई B, ये डिवाइडेड नहीं है। इसको पढ़ने का स्टाइल होता है, इसको आप बोलोगे गिवन दैट, है ना, गिवन दैट। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है P ऑफ A गिवन B, गिवन दैट, ये गिवन बोल दो बेसिकली आप, है ना, इसको केवल आप गिवन कर दो। तो P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। A गिवन B का मतलब ये जो बाद वाला इवेंट होता है ना, जो ये डंडे के बाद वाला इवेंट है, वो इवेंट अकर कर चुका है ऑलरेडी, है ना। दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये जो इवेंट होता है ना यहां पे, ये इवेंट हो चुका है, दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब आपको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले यही वाला क्वेश्चन हम फॉर्मूला मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्मूला मेथड से करोगे, मेथड 2, है ना, वैसे तो ये मेथड 2 भी काफी बढ़िया है क्योंकि इसमें आपको दिमाग ज्यादा लगाना नहीं पड़ता है ना, सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला मेथड क्या है, अपने को निकालना क्या है, अपने को क्वेश्चन में दे दिया कि भाई दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी अकर कर चुका है। तो जो भी इवेंट अकर कर चुका है वो डंडे के बाद में आएगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको ये निकालना है, यू वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। फॉर्मूला याद कैसे करोगे, फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है कि ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा,
और जो भी यहाँ पे नीचे है ना, ये जो भी नीचे है वो यहाँ पे भी नीचे आएगा, सिंपल। जैसे यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे बी नीचे है तो बी नीचे आएगा, है ना, जो भी नीचे है वो नीचे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे क्या आएगा? यहाँ पे ए है ना नीचे, तो अगर नीचे ए है तो नीचे ए ही आएगा। तो जो भी नीचे है वही नीचे आएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई, तो एक्स गिवन वाई क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा पी ऑफ वाई। समझ गया ना? तो जो भी नीचे है वही नीचे आएगा, अल्टीमेटली जो भी डंडे के बाद है वही नीचे आता है। तो दैट इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है। ओके, तो ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गया। अब देखो, आपको बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। जब भी आप फॉर्मूला मेथड लगाओगे तो सैंपल स्पेस को छोटा करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका ओरिजिनल सैंपल स्पेस है उसी को लो, तो आपको यहां पे भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लॉजिकल मेथड में सैंपल स्पेस छोटा हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला मेथड में सैंपल स्पेस छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों को अलग अलग समझना, दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया? सैंपल स्पेस को छोटा कर दिया। पहले सैंपल स्पेस ये था, अब ये आ गया, फिर फेवरेबल बाय टोटल, तो ये तो लॉजिकल मेथड। लेकिन यहां पे आपका सैंपल स्पेस वही रहेगा, है ना, सब कुछ ओरिजिनल रहेगा। इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, केवल फॉर्मूला लगाना है। इवेंट ए क्या है? तो इवेंट ए अपने को पता है कि भाई 135 है, ठीक है, तो इसमें भी अपने को बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये इवेंट क्या है? ये है 235, तो ये भी अपने को ऑलरेडी पता ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 3 और 5 कॉमन है, तो 3 और 5 आ जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन आ गया। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? तो फेवरेबल इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? 2। और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? सैंपल स्पेस में टोटल 6 एलिमेंट है ना, तो फेवरेबल बाय टोटल। सिमिलरली बी के अंदर कितने एलिमेंट है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसे आएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। चमक गया ना? तो बी में कितने एलिमेंट है? 3, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 6। तो ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका यही आएगा 2/3। तो ये मेथड ज्यादा अच्छा है ठीक है। या तो फॉर्मूला मेथड यूज करो या लॉजिकल मेथड यूज करो, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करोगे आपका आंसर आएगा, और आपका आंसर सेम ही आएगा अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो ठीक है। गलत तरीके से करोगे तो फिर मतलब, ठीक है ना। मेरे ख्याल से चमक गया होगा। चमका कि नहीं? कितने लोगों को चमक गया? यस, ओके। और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार बताओ। इसमें आपको क्या बोला है? इस क्वेश्चन में अगेन आपको बोला है कि रोल अ फेयर डाई ट्वाइस, है ना। तो एक डाइज है हमारे पास, उसको हमने 2 बार रोल कर दिया। इवेंट ए क्या है? इवेंट ए इज द इवेंट दैट सम ऑफ द 2 रोल्स इज इक्वल टू 6। अच्छा, तो इवेंट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? हम चाहते हैं कि भाई दोनों डाइस के ऊपर जो भी आया ना उसका सम कितना होना चाहिए? 6। तो सम का वैल्यू 6 कैसे कैसे आ सकता है? सम का वैल्यू 6 आ सकता है 1 5 5 1, ठीक है। ये फिर और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? 2 4 4 2, और एक हम ले सकते हैं 3,3, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। यस, टोटल कितने तरीके आएंगे? टोटल 5 आएंगे। वो तो आपको स्वामी जी वाले मेथड से भी आप सोच सकते हो। तो हम चाहते हैं कि इवेंट ए क्या है? इवेंट ए इज गेटिंग अ सम ऑफ 6, तो गेटिंग अ सम ऑफ 6। इवेंट बी क्या है? इवेंट बी इज द इवेंट दैट सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस, तो सेम नंबर आना चाहिए 2 बार। तो इवेंट बी इज बेसिकली 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6, यही आएगा, है ना। सेम नंबर 2 बार, अगर सेम नंबर 2 बार आएगा तो दिस। अब देखो, पहले मैं इसमें आपको फॉर्मूला मेथड से करके दिखाता हूं। तो अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड से करो। फॉर्मूला मेथड से करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सिंपल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन में बस एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है, ठीक है। दोनों के इंटरसेक्शन में देयर इज ओनली 1 एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी आप उसको फ्रेम कर लोगे, एक ही एलिमेंट आएगा, तो इसमें एक एलिमेंट आएगा।
इसका जो सैंपल स्पेस है एकदम ओरिजिनल सैंपल स्पेस। तो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वी आर थ्रोइंग अ डाइस 2 टाइम्स। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 36 है ना, 1 से 6 और 1 से 6 तो 36। और बी में कितने एलिमेंट है? तो बी में टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट है और नीचे आ जाएगा 36। तो ये तो हमेशा कैंसिल ही हो जाता है। ये सैंपल स्पेस वाली जो चीज है ना, वो एक्चुअली आपको क्वेश्चंस में सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बस मैंने लिखने के लिए, समझाने के लिए लिख दिया, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिया करो, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ए इंटरसेक्शन बी में केवल 1 एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है? बी में 6 एलिमेंट है। सो 1/6 इज द आंसर। 1/6 इज द आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड से तो बहुत आसान है। अब लॉजिकल मेथड से सोचो। लॉजिकल मेथड से सोचोगे तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, देखो क्वेश्चन में ये पूछा है, मतलब ये इवेंट हो चुका है, दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर इवेंट बी आपका हो चुका है, जो भी इवेंट हो चुका है ना, उस दैट इवेंट विल बिकम योर न्यू सैंपल स्पेस। तो अब आपका न्यू सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? आपका न्यू सैंपल स्पेस ये बन जाएगा 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6। ठीक है, ये आपका नया सैंपल स्पेस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड में बेसिकली आप ये सोचो ना, इवेंट बी जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट आप ऐसे समझो कि हमने 2 डाइस को रोल कर दिया, ओके, या 1 डाइस को 2 बार रोल कर दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो 1 डाइस को 2 बार रोल कर दिया और उसके बाद अपने को ऑलरेडी पता है दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। अपने को ऑलरेडी पता है कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स आए थे ना, वो सेम आए थे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? इतना अपने को, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑलरेडी गिवन, दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अपने को पता है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आया था। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो दोनों 1, या दोनों 2, या दोनों 3, दोनों 4, दोनों 5 या दोनों 6। अब आपको यह बताना है कि इवेंट ए भी अकर कर जाए। तो इवेंट ए अकर कर जाए मतलब सम आ जाए 6 का, तो सम 6 का एक ही बार आएगा, है ना। सम इक्वल टू 6 केवल यहीं पे बनेगा 3 + 3। तो फेवरेबल कितना है? 1 और टोटल कितने हैं? 6। तो 1/6 आपको डायरेक्टली भी यहां से दिख जाएगा। चमक गया ना। तो कोई भी एक मेथड यूज कर लो। मेरे हिसाब से तो ये जो फॉर्मूला बेस्ड मेथड है वो भी काफी बढ़िया है। तो अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो फॉर्मूला मेथड इज बेस्ट मेथड, उसी को आप लगा लो। ठीक है, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जेई एडवांस का है। इसका जो ईयर है वो नीचे कहीं छुप गया है। चलो जो भी है ना, इसका ईयर दिखा दूं क्या मैं आपको? इसको थोड़ा ना ऐसे करना पड़ता है। 2017 का है ये। ठीक है, 2017 वाला। ये कैसे करेंगे बताओ? ये क्वेश्चन है, x and y are 2 events such that p of x is equal to 1/3 p of x given y और p of y given x। अच्छा, ये सब अपने को गिवन है तो वी नीड टू फाइंड आउट मतलब मल्टी करेक्ट है ये। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली मल्टी करेक्ट। तो मल्टी करेक्ट के हिसाब से बताओ कैसे करेंगे? x and y are 2 events, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y ये भी गिवन है। तो इसमें तो फॉर्मूला लगा दो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y, दिस इज हाउ मच, ये अपने को गिवन है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x ये अपने को कितना गिवन है 2/5। तो दोनों में आप फॉर्मूला लगा लो सिंपल। इसका बन जाएगा x इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा y इंटरसेक्शन x अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 2/5। अब क्वेश्चन में आपको x की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y इंटरसेक्शन x ये आ जाएगा 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x है 1/3। तो y इंटरसेक्शन x की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? ये आ गया 2/15। ठीक है, 2/15 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में तो 1/5 है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अब देखो यहां पे ध्यान रखना कि x इंटरसेक्शन y या y इंटरसेक्शन x एक ही बात है ना। इंटरसेक्शन आपका जो होता है वो तो कम्यूटेटिव होता है ना। तो आप y इंटरसेक्शन x बोलो या x इंटरसेक्शन y बोलो, एक ही बात है। तो ये ऑप्शन तो गलत है।
अब इसका वैल्यू आ गया तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसका वैल्यू 2/15 और मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। सो दिस इज पी ऑफ वाई, है ना। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, ऊपर वाले का वैल्यू पुट कर दोगे तो पी ऑफ वाई आ जाएगा। तो पी ऑफ वाई का वैल्यू आ रहा है 4/15 आ रहा है। अगर 4/15 आ रहा है मतलब 4/15 आ रहा है मतलब ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसको फाइंड आउट करो, x यूनियन y। तो यूनियन निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास, यूनियन y, इसके लिए हम कर सकते हैं p ऑफ x प्लस p ऑफ y माइनस p ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो p ऑफ x कितना गिवन है, p ऑफ x तो 1/3 गिवन है ना, और p ऑफ y अभी अभी आपने निकाला 4/15, सब्स्टिट्यूट कर दो बस, और ये भी अभी अभी आपने निकाला 2/15, तो यहां पे ये आ जाएगा। अब इसमें आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि एलसीएम आ जाए, तो 9 और 7/15 आ गया, दिख गया होगा। 7/15 है क्या, 7/15 नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है, 7/15 नहीं है ना, तो गलत। और ये निकालो x कॉम्प्लीमेंट गिवन y, ये कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट गिवन y, तो इसका बेसिक फॉर्मूला यूज करोगे तो x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y, तो ये कौन सा रीजन आएगा वो आप वेन डायग्राम से देख लो। देखो वेन डायग्राम से अगर आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली चमक जाएगा, ये x का सर्कल है, ये y का सर्कल है, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन, x कॉम्प्लीमेंट मतलब x के बाहर और y के अंदर, तो ये रीजन आएगा, है ना। दिस इज द रीजन, x के बाहर और y के अंदर। तो इस रीजन को हम फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं, इसको अगर मैथमेटिकली करना है तो p ऑफ y इज दिस फुल सर्कल, है ना। तो आप इसको सिंपल लिख दो, p ऑफ y माइनस p ऑफ x इंटरसेक्शन y कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, ये कितने लोगों को चमक गया, है ना, ये चमक गया होगा, और नीचे तो p ऑफ y है। तो बेसिकली ये जो रीजन है ना, इस रीजन को मैंने बोल दिया कि p ऑफ y मतलब ये पूरा सर्कल, इस पूरे सर्कल में से ये जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है वो घटा दो, इंटरसेक्शन वाला रीजन घटा दोगे तो अल्टीमेटली ये ऊपर नीचे दोनों मैच कर जाएंगे। अब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 4/15 है और ये 2/15 है, करेक्ट, नीचे है 4/15, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1/2। और अगर 1/2 आ गया तो करेक्ट है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर है ए बी। कितने लोगों का आ गया था ये, सिंपल जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। यस, कितने लोगों को समझ में आया, एक बार थम्स अप बनाओ फटाफट। फाइन, मल्टी करेक्ट, एकदम सिंपल। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कब होगा, सारे चैप्टर्स होंगे, बाउंस बैक सीरीज को आराम से फॉलो करो, हर एक चैप्टर का वन शॉट होगा। यस, धीरे धीरे आपको सब सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे अगले 4 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। यस, आगे समझ में। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वैसा ही है जैसा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा था, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने ये पढ़ा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, बताओ चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आ जाएगा पी ऑफ ए आएगा नीचे, है ना, जो नीचे है वो नीचे आएगा। अब इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, और ये जो बनेगा ना इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो एक ही बात है, मतलब घुमा फिरा के एक ही बात है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। अगर ये फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यूज करोगे सो दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और अगर इस फॉर्मेट में यूज करोगे तो इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। बाकी ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, यस, इसको और थोड़ा डिटेल में भी हम यहाँ, ये आपको समझ में आ गया क्या, ये क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में बेसिकली आपसे इसका वैल्यू पूछा जाएगा, कंडीशनल में इसका वैल्यू पूछा जाएगा। अगर ये पूछा है तो दोनों को डिवाइड कर दो, और अगर ये पूछा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सिंस यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे तभी इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम।
क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बेसिकली। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका नाम रखा है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, सिंपल। अब ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इफ ए एंड बी, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो उस केस में अगर आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो देखो यहां पे बी जो इवेंट है ना, इवेंट बी अकर कर चुका है। यस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जो डंडे के बाद है वो इवेंट अकर कर चुका है, लेकिन बी चाहे अकर कर चुका है चाहे नहीं अकर कर चुका है, ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है ना। और अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं इसको सिंपल ऐसा लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए। इसको ये इवेंट बी से कोई मतलब ही नहीं है ना। हमने इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल भी देखा था कि भाई मोदी जी जो है वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और दूसरा इवेंट है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो आपस में कोई लेना देना है ही नहीं, आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये इवेंट चाहे अकर कर चुका हो या अकर ना करे, हमें कोई मतलब नहीं है। ये हो चुका है या नहीं हुए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये अगर इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये दिस इज इक्वल टू पी ए। ये कितने लोगों को चमका? यस सर, अभी कितना रह गया है? अभी तो बहुत है ठीक है, अभी तो काफी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। नहीं मतलब स्टार्ट तो नहीं, 50% हो गया, 50% अभी और है। तो जितना हो चुका है उतना और अभी है, उतना तो मिनिमम है ठीक है। तो अभी काफी है, बहुत बड़ा चैप्टर है, कोई छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं, तो आराम से पढ़ो थोड़ा। यस, अच्छा ये समझ में आ गया ना। अगर दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो चाहे ये जो बी वाला इवेंट है वो हो चुका है या नहीं हुआ है या जो भी उसके साथ हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो दिस विल बी इक्वल टू पी ए ओनली। और अगर इसी चीज को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? इसी चीज को, जैसे अगर आपसे बोला है कि पी ऑफ ए गिवन बी, तो इसका वैल्यू पी आ जाएगा। सिमिलरली बताओ कि अगर यहां पे लिखा है पी ऑफ बी गिवन ए, इफ इट इज पी ऑफ बी गिवन है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? तो इसका सिंपल मतलब होता है कि इवेंट ए अकर कर चुका है, लेकिन इवेंट ए अकर करे ना करे हमें कोई मतलब नहीं है। दिस विल बी इक्वल टू पी ऑफ बी। समझ गया ना? तो अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो यहां पे जो भी होता है वही आ जाता है, यहां पे जो भी होता है वही यहां पे आ जाता है। और इसी वैल्यू को आप अगर इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे ना, अगर फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये बन जाएगा पी ऑफ बी एंड दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये रिलेशन होता है। अगर दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है देन दिस इज द रिलेशन। देखो यहां पर लिखा भी है, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज लाइक सुपर इंपॉर्टेंट है ना। इसको स्टार 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 बहुत सारे स्टार लगा लो, एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी देन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। मतलब ऐसे याद कर लो अभी के अभी। याद क्या करना है कि अगर दो इवेंट है जो इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी डेफिनेटली इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। और उल्टा भी सही होता है, अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी देन द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इंडिपेंडेंट है तो ये होगा तो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे बोलेंगे कि भाई चेक करो कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे? ये तीनों निकालो और चेक करो LHS इक्वल टू RHS। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सी बात। ये चमका कि नहीं? यस, ये चमक गया होगा मेरे ख्याल से। तो बस सिंपल आपको इतना ही याद रखना है और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब फालतू है। ठीक है, अच्छा अगर तीन इवेंट है तो भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, है ना। दो इवेंट के लिए हमने ये देखा कि अगर केवल दो इवेंट है तो, और दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर तीन इवेंट है और तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है आपस में, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर तीन इवेंट है जो आपस में इंडिपेंडेंट है तो बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। वैसे भी आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, आपको याद हो तो, कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देते हैं।
वो स्टार्टिंग में बोला था ना, उसका रीजन यही है। एक वो क्वेश्चन किया था ना हमने टारगेट को हिट करने वाला, कि भाई ए भाई साहब जो है वो टारगेट को हिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिमिलरली बी, सिमिलरली सी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी की वजह से हम सबको मल्टीप्लाई कर पाते हैं। सबको मल्टीप्लाई क्यों किया, उसका लॉजिक अब आपको समझ में आ रहा होगा। यस, तो ये सिंपल है, सबको आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये वाला पॉइंट भी अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है आपस में, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो ये सारे इवेंट भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कर दो या बी कॉम्प्लीमेंट कर दो या दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर दो। मतलब इन शॉर्ट आप ये याद रखो कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देन डेफिनेटली जो ए बार एंड बी है ये भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ए एंड बी बार ये भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ए बार एंड बी बार ये भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, उनके जो कॉन्जुगेट्स है, ठीक है, उनके जो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। कॉन्जुगेट नहीं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उनके जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ये आपको क्लियर हो गया। मतलब बेसिकली उसमें भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो आप इसको सीधा ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। जहां जहां इंडिपेंडेंट वहां वहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ओके, यस। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, तो एक एक करके आराम से करना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया था जेईई मेन 2020 कुछ 8th समथिंग को आया था, है ना, कोई ना कोई 8th मेरे ख्याल से जुलाई होगा, 8 जुलाई को आया होगा, ठीक है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है। करना कैसे करेंगे, यहां पे आपको बोला है कि दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो मैंने आपको क्या सिखाया, नीचे वाले से कोई मतलब ही नहीं है, नीचे वाले को हटा दो, नीचे वाले को हटा दो, नीचे वाले को हटा दो, नीचे वाले को, यही तो सिखाया था ना। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसका वैल्यू आएगा सिंपल पी ऑफ ए। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसका वैल्यू आएगा सिंपल पी ऑफ बी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्योंकि इससे कोई लेना देना है ही नहीं, तो नीचे वाले को हटा दो। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको? तो पी ऑफ ए का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/3, तो पी ऑफ ए 1/3 इधर, बस ये सही है। कौन से ऑप्शन में पी ऑफ ए 1/3 आपको दिख रहा है, दैट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आता है। तो बस ध्यान रखना कि अगर इंडिपेंडेंट है तो आप सीधा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नीचे वाले से मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। इफ इट इज इंडिपेंडेंट तो ये नीचे वाला अकर करे ना करे हमें क्या, जो मर्जी करे। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है 2005 में, और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लाइन बाय लाइन ये 2014 में भी आया था। कैसे करेंगे इसको? इसमें आपको गिवन है कि ए यूनियन बी का बार। अच्छा, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? अगर बार की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो ए यूनियन बी आ जाएगा 5/6। 1 में से माइनस कर दो। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन ये गिवन है ना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना गिवन है? ये गिवन है 1/4। और पी ऑफ ए बार, अगर पी ऑफ ए बार गिवन है तो बार को हटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको अलग अलग ऑप्शंस चेक करना है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार ऑप्शंस चेक करके बताओ। यस, कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे तो चेक करो। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लगा दो, पी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा। अब यूनियन का वैल्यू कितना है? 5/6। पी ऑफ ए कितना है? 3/4। पी ऑफ बी अपने को निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/4। सारी वैल्यूज को पुट करो। सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो 5/6 और माइनस 1/2 आ रहा है। दिस इज इक्वल टू पी ऑफ बी। तो ये कितना आ जाएगा? 2/6। 1/3 आ रहा है ना, 1/3 आ गया पी ऑफ बी, और पी ऑफ बी आ गया। तो अब आप चेक करो कि आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे? ये फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या इसके बराबर है, चेक करना।
अगर अगर ये दोनों इक्वल है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। इंडिपेंडेंट का तो यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इंडिपेंडेंट है क्या, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी तो 1/4 है, और पी ऑफ ए कितना है, तो पी ऑफ ए 3/4 है, और पी ऑफ बी कितना है, तो पी ऑफ बी है 1/3। तो ये दोनों इक्वल आ रहा है क्या, LHS इक्वल टू RHS है, मतलब आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तो है बट नॉट इक्वली लाइकली। अच्छा, इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्वली लाइकली मतलब दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है क्या, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ लिखवा देता हूं। इक्वली लाइकली आप कैसे चेक करोगे, इक्वली लाइकली तभी होता है जब P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B। तो यहां पे P ऑफ A और P ऑफ B दोनों अलग अलग है, 3/4 है, 1/3 है, तो इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब यही अपना आंसर है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको समझा देता हूं। इक्वली लाइकली ये तो वैसे ही गलत हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे चेक करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि इंटरसेक्शन का वैल्यू होना चाहिए 5। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये होना चाहिए 0। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0 है क्या, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू तो 1/4 है, तो 0 तो है नहीं। अगर 0 नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है। तो इक्वली लाइकली के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है, एग्जॉस्टिव के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, एग्जॉस्टिव के लिए यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस, मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1, प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट के लिए, तो इंडिपेंडेंट के लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाई दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B शुड बी इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट के लिए ये बेसिक डेफिनेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, यस। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो आंसर तो आपका आ ही गया, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो चलो कल को चेंज कर देंगे, बट ये कॉन्सेप्ट है। इक्वली लाइकली कैसे चेक करोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जेई एडवांस का क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी मल्टी करेक्ट है और जेई एडवांस का है। ठीक है, 2011 कैसे करेंगे, ENF आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अकर। दो इवेंट है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अकर, दो में से कोई भी एक अकर करे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अकर इज दिस। ये कितने लोगों को चमका, इसका वैल्यू आपको गिवन है 11/25। ये इक्वेशन चमकी कि नहीं, exactly one of them will occur, exactly one of them will occur is this is equal to 11/25। और फिर दूसरी इक्वेशन है कि probability that none of them will occur, okay, none of them will occur मतलब कौन सा रीजन आएगा। अगर आप वेन डायग्राम से देखोगे तो मान लो कि ये इवेंट है E और ये इवेंट है F, ये E ये F, तो कौन सा रीजन है जहां पे none of them are occurring, तो ये बाहर वाला रीजन, बाहर वाला रीजन है ना जहां पे दोनों ही इवेंट अकर नहीं करेंगे। ये बाहर वाला रीजन इज द रीजन जहां पे इवेंट E अकर नहीं कर रहा है और F भी अकर नहीं कर रहा है। तो इस रीजन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 2/25, नन ऑफ देम विल अकर। तो नन ऑफ देम विल अकर मतलब बेसिकली हम समझ सकते हैं कि टोटल जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है पूरे रेक्टेंगल की वो तो 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एंटायर रेक्टेंगल इज ऑलवेज 1। तो 1 में से यूनियन वाला पार्ट आप माइनस कर दो, 1 में से यूनियन वाला पार्ट आप माइनस कर दोगे तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 2/25, है ना। तो क्वेश्चन को अगर आपने रीड करना सीख लिया ना कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस वेन डायग्राम से देखा करो, तो वेन डायग्राम से ये आपको क्लियर हो गया। तो बस अब यहां से अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, E यूनियन F की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 - 2/20, तो 23/25 आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया बेसिकली। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो ये होता है P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 23/25। समझ गए ये। और दूसरी इक्वेशन ये है ना, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन विच इज P ऑफ E।
एक के नीचे एक लिख के सबट्रैक्ट कर दो, बस सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना गिवन है 11/25। अब दोनों को आप कर दो सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसल, ठीक है ना, दिस विल गेट कैंसल्ड, दिस विल गेट कैंसल्ड, यहां पे आ जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F, और ये कितना आएगा, ये आएगा 12/25। और P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या बन जाएगा, आपको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ E इंटू P ऑफ F लिख सकते हैं, है ना, सिंस बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सिंस यहां पे दोनों इंडिपेंडेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये अलग ये अलग, तो 12/25 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12/25, इसमें नहीं आएगा, इन दोनों 1/5 इंटू 2/5 नहीं आएगा, और ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज AD। ये कितने लोगों को चमक गया, मल्टी करेक्ट था ये। मल्टी करेक्ट में बस आपको ये चेक करना था कि मल्टीप्लाई करने पे 12/25 आना चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शन है जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12/25 आएगा, सिंपल। ठीक है, तो जेई एडवांस का क्वेश्चन हो गया आपसे, आराम से हो गया यार, ये सब जिंदी क्वेश्चन है। चलो जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन ट्राई करो, है ना, ये लास्ट टू लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। लेट S बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल द 3x3 मैट्रिसेस। कौन कह रहा था सर मैट्रिसेस करा दो ठीक है, अभी आई थिंक कुछ तो बच्चे लिख रहे थे ना कि सर मैट्रिसेस आप पढ़ा दो, तो बस पढ़ा दिया दो ठीक है, तो 3x3 के मैट्रिसेस आप जितने भी बना सकते हो विद द एंट्रीज फ्रॉम 0 and 1, तो हर एक एंट्री 0 या 1 है, समझ गया ना। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, सैंपल स्पेस में वो सारे मैट्रिसेस आएंगे 3x3 के जिसमें हर एक एंट्री क्या है, हर एक एलिमेंट हो सकता है या तो 0 या 1, है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज आइदर 0 और 1। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या आप मुझे केवल इतना बता सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, अभी जल्दी लिखो ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस बताना एक बार। हर एक नंबर हो सकता है या तो 0 या 1, ठीक है, एवरी नंबर, हर एक एंट्री इज आइदर 0 और 1। तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे। नाइन, अरे क्या हो गया तुम लोग कुछ तो हो गया, हाँ मैट्रिसेस पढ़ाना ही पड़ेगा मतलब। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग ये है, देखो फिर से एक बार समझाता हूं क्वेश्चन। आपको 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, बहुत सारे बनेंगे, यहां पे आप 0 या 1 कुछ भी पुट कर सकते हो, है ना। दिस पर्टिकुलर चेयर, इस चेयर को भरने के दो तरीके हैं, 0 या 1, इसको भी भरने के दो तरीके हैं, इसको भी भरने के दो तरीके हैं, इसके भी दो तरीके, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो और इसके भी दो। तो टोटल कितनी चेयर है, टोटल 9 चेयर्स आर देयर, और हर एक चेयर के पास कितने कितने ऑप्शन है, दो दो ऑप्शन है, सो 2 की पावर 9 आएगा। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे जिसमें हर एक एंट्री हो सकती है 0 या 1। हर एक चेयर के ऊपर आप बिठा सकते हो या तो 0 को या 1 को, है ना। तो हर एक चेयर के पास दो दो ऑप्शन है, और ऐसी कितनी चेयर है, ऐसी 9 चेयर्स आते, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा आप करोगे 9 टाइम्स, तो 2⁹9। ओके, तो वो तो आ गया 512। ओके, ये तो आपका सैंपल स्पेस आया अभी ठीक है। ओके, अब इवेंट E1 और E2 क्या है। E1 है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो टोटल आपके पास ये 512 एलिमेंट्स है, 512 मैट्रिसेस है, आप ऐसे समझ लो, है ना। सैंपल स्पेस के अंदर टोटल कितने मैट्रिसेस है, 512। सैंपल स्पेस के अंदर आप ऐसा समझो, आपके सामने ऐसे 1 2 3 4 ऐसे छोटे 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 मैट्रिसेस लिखे हुए, टोटल 512 मैट्रिसेस मान लो मैंने ऐसे बोर्ड पे लिख दिए। टोटल कितने मैट्रिसेस मैंने लिख दिया, 512 मैट्रिसेस इस बोर्ड के ऊपर मैंने लिख दिए। अब वो 512 मैट्रिसेस जो है उनको आपको देखना है और देख के बताना है कि सर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला है,
जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, और वो सारे मैट्रिसेस हम डाल देंगे इवेंट E1 के अंदर। तो इवेंट E1 क्या है? E1 के अंदर हम केवल वही वाले मैट्रिसेस लेंगे जिनका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे और डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, सो दैट इज E1। अब E2 क्या है? तो E2 है कि जिसमें सम ऑफ एंट्रीज आना चाहिए 7। तो अगेन मान लो, आप समझ लो कि 512 जो मैट्रिसेस है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके छोटे छोटे करके 512 मैट्रिसेस मैंने इस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर दिए। अब E2 एक ऐसा इवेंट है कि आपको इन 512 में से फिगर आउट करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस है जिसमें सम ऑफ एंट्रीज इज 7। और सम ऑफ एंट्रीज मतलब ये जितनी भी एंट्रीज है, हर एक एंट्री हो सकती है 0 या 1। तो अगर आपको सम 7 चाहिए, है ना, इसमें बेसिकली सम ऑफ एंट्रीज या एलिमेंट्स आप बोल सकते हो, चलो एंट्रीज ही लिख देते हैं, एंट्रीज विल बी इक्वल टू 7। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना जब आप 7 बार 1 को यूज करोगे। दिस इज ओनली पॉसिबल जब आप 7 बार 1 को यूज करो और 2 बार 0 को यूज करो, देन ओनली इट इज पॉसिबल। टोटल 9 चेयर्स आर देयर, टोटल 9 चेयर्स आर देयर। 9 चेयर्स में से 2 चेयर को फिल कर दो 0 के साथ और रिमेनिंग चेयर्स को फिल कर दो 1 के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि हर एक चेयर पे या तो 0 या 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा मत बोलना कि सर इस पे 2 को बिठा दो, वो तो सैंपल स्पेस में है ही नहीं। सैंपल स्पेस में 0 या 1, ठीक है। तो 1 1 1 1 ऐसा 7 बार ले लो, है ना, 7 बार है ना ये, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 बार ले लो। 7 बार 1 और 2 बार 0, और उसको आप अरेंज कर दोगे तो बेसिकली E2 वाले मैट्रिसेस आ जाएंगे। अब निकालना है आपको ये, अगर ये निकालना है तो आप बेसिक फॉर्मूला लगाओ। अब इसमें आप वो लॉजिक वाला मेथड लगाने जाओगे तो कहाँ, मतलब ठीक है, काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए बेस्ट है कि पहले तो आप फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला तो ये होता है, देखो ये सबको पता है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? तो E1 क्या है? E1 का मतलब है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आना चाहिए। ओके, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आना चाहिए। एंड इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब एंड जो सम ऑफ एंट्रीज है ना, एंड जो सम ऑफ एंट्रीज है वो भी कितना आना चाहिए? वो भी आना चाहिए 7। ठीक है, तो ये दोनों इवेंट एक साथ अकर करने चाहिए। और नीचे आपके पास है कि सम ऑफ एंट्रीज आपकी जो है इवेंट E2 है। E2 मतलब सम ऑफ एंट्रीज, दिस शुड बी इक्वल टू 7। तो बस ये, तो एक काम करो, अभी के लिए आप न्यूमरेटर को भूल जाओ, केवल डिनोमिनेटर का वैल्यू बता सकते हो क्या? ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, E2 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, कितने ऐसे मैट्रिसेस आएंगे, है ना, नंबर ऑफ मैट्रिसेस दैट वी कैन फ्रेम, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे वो बताओ आप। E2 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो आप ऐसे कर सकते हो ना, देखो आप अगेन अपने दिमाग में इमेजिन करो कि ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। हर एक चेयर के ऊपर आप किसी को भी बिठा सकते हो, या तो 0 या 1, लेकिन आप चाहते हो कि सम ऑफ एंट्री 7 आ जाए। सम ऑफ एंट्री 7 तभी आएगा जब आप 7 बार 1 को बिठाओगे, 2 बार 0 को बिठाओगे। तो 7 बार 1 और 2 बार 0 को बिठाओ, इन सबको यहां पे बिठा दो, इन सबको यहां पे बिठा दो। तो टोटल ये कितने हैं? टोटल ये 9 है, और टोटल चेयर कितनी है? 9। तो 9 को 9 पे बिठाओ, लेकिन यहां पे बहुत सारे आइडेंटिकल भी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो टोटल जो 9 चेयर्स है, 9 चेयर्स में से कोई भी 2 चेयर को सिलेक्ट करो, कोई भी 2, आपकी मर्जी है ना, एनी 2 चेयर्स। तो मान लो कि मैंने ये वाली चेयर सिलेक्ट कर ली और ये वाली चेयर सिलेक्ट कर ली, कोई भी 2 चेयर को सिलेक्ट कर लो। जो भी आपने 2 चेयर सिलेक्ट करी है, कोई भी 2 चेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपने सिलेक्ट करा है वहां पे 0 को बिठाना ही पड़ेगा। तो एक ही तरीका है, और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका हमारे हाथ में थोड़ी है, आपको 0 को बिठाना ही पड़ेगा। तो जो भी 2 चेयर आप सिलेक्ट करोगे वहां पे 0 को बिठा दो। उसका एक ही तरीका है कि भाई 0 को जाके बोलोगे कि जाके बैठ जा, ठीक है। और जो रिमेनिंग चेयर्स है वहां पे 1 को बिठाना पड़ेगा। तो जितनी भी रिमेनिंग चेयर्स है, मतलब बेसिकली यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे भी 0 आ जाएगा, बाकी सब पे 1 1 1 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2। तो ये तो आपका डिनोमिनेटर आ गया।
ठीक है, आपका डिनोमिनेटर तो आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2, ये E2, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2, तो डिनोमिनेटर तो आ गया। अब न्यूमरेटर निकालो। तो न्यूमरेटर में हम चाहते हैं कि भाई सम ऑफ एंट्रीज तो 7 आए, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 आए। अब हमें नहीं पता कि हमने ये इसको बना तो दिया, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा क्या, चेक करो एक बार। जैसे मैंने 0 को यहां और यहां बिठा तो दिया। अब आप ये वाले मैट्रिसेस गिनना चाहते हो जिसमें 7 बार 1 और 2 बार 0 आएगा, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 आना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिसेस गिनो जिसमें 7 बार 1 2 बार 0 आप यूज करोगे एंड आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 आना चाहिए। तो वो कैसे गिनोगे, देखो उसको गिनने के लिए मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। उसको गिनने के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब आता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 तभी आएगा जब 2 रो या 2 कॉलम सेम है। इफ 2 rows are same, if 2 columns are same, then the value of determinant will be 0। तो देखो टोटल ऐसे कितने मैट्रिसेस आएंगे जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 बनेगा। तो एक आप ये कर सकते हो कि आप रो 2 और रो 3 को सेम कर लो, 1 1 1 1 1 1, ये रो 2 रो 3 सेम है। अगर रो 2 और रो 3 सेम है तो अब आपके पास 6 बार 1 तो ऑलरेडी आ गया, तो एक 1 बचेगा, 2 0 बचेंगे, तो एक डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा। इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है और सम ऑफ एंट्री 7 भी है, तो ये ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा कौन सा बनेगा, ये आपको लिटरली काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 1, यहां पे भी आप लगा दो 1 1 1 1 1 1, और ये जो 1 0 0 है इसको घुमा दो, इसको आप रोटेट कर दो, तो घुमा दोगे तो 1 0 0 या 0 1 0, या फिर एक और केस बन सकता है 0 0 1। तो टोटल ऐसे 3 दिख गए आपको, है ना। टोटल कितने दिख गए, ये 3। तो अगर रो 2 और रो 3 को आपने इक्वल कर दिया तो कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, 3 बनेंगे। तो यहां से आपको दिख गया कि भाई हाँ ये टोटल 3 तो यहां से आ गए। अब सिमिलरली आप रो 1 और रो 3 को इक्वल कर दो, तो फिर से यहां पे आएगा 1 0 0, फिर 0 1 0, और यहां पे आ जाएगा 0 0 1, और ऊपर नीचे सब सेम है, 1 1 1 1 1 1, इधर भी 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसमें हमने रो 2 और रो 3 को सेम कर दिया, तो यहां पे रो 2 और रो 3 सेम है, इसमें रो 1 और रो 3 सेम है, और अब कौन बच गया, उसको भी सेम कर दो। तो यहां से 3 डिटर्मिनेंट और आ गए, और अब इसके बाद कौन बच गया, रो 1 रो 2, रो 1 रो 2 को सेम कर दो, तो फिर से 1 0 0, फिर से यहां पे आ जाएगा 0 1 0, और फिर से यहां पे आ जाएगा 0 0 1, बाकी सब तो सेम है ही। तो 3 और आ गए, तो टोटल कितने आ गए अभी तक टोटल हो गए 3 3 3, टोटल 9। तो टोटल 9 तो हो गए। अब इसके बाद अभी तक हमने रोज को सेम कर दिया। अगर 2 रो सेम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही आएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे जितने भी डिटर्मिनेंट लिखे हैं आप उनका वैल्यू कैलकुलेट करोगे 0 ही आएगा, क्योंकि 2 रो सेम है। अब सिमिलरली वो वाले केसेस गिनो जिसमें 2 कॉलम सेम है। अगर 2 कॉलम सेम है, ऐसा 1 1 1 1 1 1, तो फिर से आएगा ना 1 0 0, फिर उसके बाद क्या आएगा, दूसरा आएगा 1 0 0 है, फिर 0 1 0 आएगा, और उसके बाद जो तीसरा आएगा उसमें 0 0 1 आएगा। समझ गए मतलब मेरे ख्याल से। यहाँ पे 1 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 1, तो इसमें तो आपने कॉलम 1 और कॉलम 2 को सेम कर दिया। कॉलम 1 कॉलम 2 सेम है, तो इसमें 3 केस आएंगे। और सिमिलरली आप यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 को सेम करोगे, और सिमिलरली आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को सेम करोगे, तो यहाँ पे फिर से 3 केस आएंगे, टोटल कितने हो गए, ये टोटल 9 और 9, तो टोटल 18। तो न्यूमरेटर में कितना है, न्यूमरेटर में आपका है 18, और डिनोमिनेटर हमने निकाला था 9c2। तो 9c2 इसको आप कैलकुलेट करो। 9c2 होता है कितना, 9c2 होता है 36, तो आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5 इज द आंसर, ठीक है। 0.5 इज द फाइनल आंसर। चमका, कितने लोगों को चमक गया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो जेई एडवांस वालों ने अभी तक पूछा था, जिसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को प्रोबेबिलिटी के अंदर मिक्स कर दिया, और तभी ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग बन गया। अंडरस्टूड, चमक गया होगा मेरे ख्याल से। यस हाँ, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये वाला ट्राई करो, ये मल्टी करेक्ट, ये सिंपल है, ठीक है। इसको कैसे करोगे, इसमें देखो आपको एक तो इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है,
तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा इसका फाइनल आंसर बताओ चलो, है ना, मैं फॉर्मूला बस लिख देता हूं। x गिवन y मतलब x इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाई p ऑफ y, जो नीचे है वो नीचे आएगा, इसका वैल्यू 1/2 गिवन है, और दूसरा वाला जो है उसमें है y इंटरसेक्शन x अपॉन p ऑफ x, है ना, एंड दिस इज गिवन 1/3 गिवन है। तो आप पूरा इसको सॉल्व करके बताओ कि व्हाट इज द आंसर। ठीक है, पूरा एक बार सॉल्व करना, फाइनल आंसर बताओ। ठीक है, फाइनल आंसर बता दो फटाफट। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है भाई ये। कौन है ये? हाँ तुम रिकॉर्डिंग ही समझो। बढ़िया। हाँ ये कैसे करोगे? तो x इंटरसेक्शन y इज 1/6, तो वैल्यू पुट कर दो 1/6, इसका वैल्यू पुट कर दो 1/6, और इधर भी पुट कर दो 1/6, तो वैल्यू पुट कर दोगे तो p ऑफ y आ जाएगा, यहां से कितना आएगा, तो 1/6 इंटू 2 1/3 आ जाएगा, और सिमिलरली यहां पे p ऑफ x आ जाएगा, और वो आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको निकालना है x यूनियन y। अच्छा तो इंटरसेक्शन भी अपने को गिवन है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू p ऑफ x प्लस p ऑफ y और माइनस p ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करोगे तो 1/2 प्लस 1/3 और माइनस 1/6, तो ये अल्टीमेटली कितना आ रहा है, ये आ जाएगा ये 2/3 आ जाएगा ना, 4/6 2/3। हाँ ये सही है। दोनों इंडिपेंडेंट है क्या? इंडिपेंडेंट है या नहीं ये कैसे चेक करते हैं? इंडिपेंडेंट के लिए ये बेसिक डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट के लिए ये चेक कर लो कि इन दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। आएगा क्या? x इंटरसेक्शन y कितना है, 1/6 है, और p ऑफ x कितना है, तो p ऑफ x है 1/2 और ये 1/3। हाँ तो आएगा, है ना, मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है मतलब इंडिपेंडेंट है, तो ये गलत है। और ये कैसे निकालेंगे? p ऑफ यहां पे है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y, तो p ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y। अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स रहते हैं वो भी इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। देखा था ना हमने, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिंपल इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई कर लो, इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना है, 1/2 है, तो x कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1 - 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितना है, तो y का प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो बस ये आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा, और 1/6 है क्या? नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी। फाइन, कितने लोगों को समझ में आ गया? तो फाइनल आंसर इसका ए बी आएगा, ए बी डी नहीं आएगा। 1/6 आ रहा है ना, अगर 1/6 आ रहा है तो कैसे? ए बी डी नहीं, ए बी ओनली, ए बी डी नहीं, ये डी नहीं आएगा। ओके, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए भी इंडिपेंडेंट है। चलो और आगे बढ़ते हैं, अब फाइनली अगला टॉपिक पे आते हैं। तो अगला जो टॉपिक है दैट इज इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम किस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर 2020 एडवांस में क्वेश्चन आया था, है ना। पिछला जो टॉपिक हमने किया उसमें 2019 का क्वेश्चन था, जो अभी हमने किया ना, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट वाला। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में 2019 में क्वेश्चन था, इनफाइनाइट जीपी में 2020 में क्वेश्चन है। मतलब दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या है? तो ये इनफाइनाइट जीपी कोई एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे ना, तो उसमें इनफाइनाइट जीपी बन रहा होगा। तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है जिसको हम इनफाइनाइट जीपी वाले कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अपने को पता कैसे चलेगा? आप बोलोगे कि सर एग्जाम में अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें तो यही नहीं समझ में आता है कि ये क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी का है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है, किसका क्वेश्चन है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इनफाइनाइट जीपी का सिंपल मतलब होता है कि इफ यू आर कंडक्टिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट इनफाइनाइट टाइम्स, इफ यू आर कंडक्टिंग
द रैंडम एक्सपेरिमेंट इनफाइनाइट टाइम्स, तभी देन ओनली दैट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम इनफाइनाइट जीपी, है ना। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा ना उसमें ये वर्ड होगा हमेशा कि अनटिल, है ना। जैसे अगला क्वेश्चन भी आप देखोगे तो अनटिल, अगला भी क्वेश्चन आप देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है टिल, तो टिल या अनटिल। तो जितने भी क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी के रहते हैं उसमें इस तरह का ये जो वर्ड है उसको जैसे ही आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली यू आर परफॉर्मिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट इनफाइनाइट टाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको बोलता हूं कि एक डाइस है और डाइस को हम थ्रो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, पागल हो गए समझ लो, ठीक है, करते रहेंगे तब तक करेंगे जब तक कि 6 नहीं आ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि 6 आ ही नहीं रहा है ना। आपने मान लो 2000 बार किया फिर भी 6 नहीं आया, आपने 3000 बार किया फिर भी 6 नहीं आया, तो आप करते ही जाओगे करते ही जाओगे करते ही जाओगे, डाइस को थ्रो करते ही जाओ जिंदगी भर, जब तक 6 नहीं आ जाता है तब तक आप लगे रहोगे। देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ इनफाइनाइट जीपी। या मैं आपको बोलता हूं, लेट्स से एक और एग्जांपल जिसमें हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं और कॉइन को टॉस करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ जब तक कि टेल नहीं आ जाता है। तो मान लेते हैं कि भाई कॉइन ऐसा है या पता नहीं किस्मत खराब है कि टेल आ ही नहीं रहा है ठीक है, हेड आ गया, 100 बार किया आपने, हेड आ गया, फिर भी हेड आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज ऑफ इनफाइनाइट जीपी। जब भी आप पागल हो गए, बेसिकली आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, जब तक कि आपका एक स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप करते रहते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट को। सो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ इनफाइनाइट जीपी। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, इसमें बोला है कि आपके पास एक फेयर डाई है, फेयर डाई को थ्रो किया अंटिल 1 कम्स, तो जब तक 1 नहीं आएगा हम रुकेंगे नहीं, जब तक 1 नहीं आएगा थ्रो करते जाएंगे। थ्रो किया 2 आया, थ्रो किया 3 आया, फिर से 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, जब तक 1 नहीं आएगा हम इसको थ्रो करते ही जाएंगे। then the probability that 1 comes in the even number of trials। अब देखो आप चाहते हो कि 1 आ जाए, बट फेवरेबल क्या है, फेवरेबल यहां पे ये है कि 1 आ जाए बट वो इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स में आए। अच्छा, ट्रायल का क्या मतलब होता है? ट्रायल का मतलब होता है कि आपने एक बार डाइस को थ्रो किया तो दैट इज योर फर्स्ट ट्रायल, फिर दूसरी बार करोगे दैट इज योर सेकेंड ट्रायल, फिर तीसरी बार करोगे तो दैट इज योर थर्ड ट्रायल, है ना। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो इनफाइनाइट होंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इनफाइनाइट, अंडरस्टूड। बट आप चाहते हो कि इवन नंबर ऑफ ट्रायल में 1 आए, मतलब आप चाहते हो कि 1 आए बट वो इवन नंबर ऑफ ट्रायल पे आए, मतलब या तो सेकेंड टाइम में 1 आए या 4th टाइम में 1 आए या 6th टाइम में 1 आए या 8th या 10th या 12th या 14th या 16th, समझ गया ना। तो इस तरह से चलता जाएगा, इनफाइनाइट जीपी आएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में मेथड ये होता है कि आप केसेस बना लो। तो पहला केस क्या बन सकता है भाई, आप चाहते हो कि 1 आ जाए लेकिन वो इवन नंबर ऑफ ट्रायल में आए, मतलब या तो सेकेंड ट्रायल में, मान लो आपने फर्स्ट ट्रायल किया उधर 1 नहीं आया और सेकेंड ट्रायल में ही आपकी किस्मत अच्छी थी और 1 आ गया, तो आप यहीं पे रैंडम एक्सपेरिमेंट को खत्म कर दोगे। इसके बाद थर्ड ट्रायल आप करोगे ही नहीं, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि आप इसको थ्रो करते जाओगे जब तक 1 नहीं आ जाता। अगर 1 आ गया तो स्टॉप, जैसे ही 1 आ गया तो वहीं पे आप फुल स्टॉप लगा दोगे, उसके बाद आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दोगे, ठीक है। सेकेंड केस क्या बन सकता है? सेकेंड केस ये बन सकता है कि पहली बार में आपका 1 नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में भी नहीं आया, लेकिन चौथी बार में आ गया। सिमिलरली थर्ड केस आप बना सकते हो कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार में आपका 1 आ गया ना, छठी बार में आपका 1 आ गया, ठीक है। 6th टाइम में, क्योंकि आप चाहते हो कि 1 आए लेकिन इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स पे आए, या तो सेकेंड या 4th या 6th या 8th, और ये चलता जाएगा। ये जो सिलसिला है ये बहुत ही लंबा है, ये चलता रहेगा और इन सब चेयर्स पे 1 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इधर 1 आ गया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट खत्म कर देंगे ना। जैसे मान लो यहां पे 1 आ गया तो आप आगे गए ही क्यों, तो यहां पे तो फुल स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप हो जाएगा तो फिर आगे का जो ट्रायल है वो आप परफॉर्म ही नहीं करोगे, समझ गए ना। तो 1 नहीं आना चाहिए। तो अब देखो, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के आप बेसिकली ऐड कर दो। तो फर्स्ट वाले केस में आंसर क्या आएगा, आप चाहते हो कि पहली वाली चेयर पे 1 नहीं आना चाहिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 1? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 विल बी 5/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, सो दैट इज 1/6, ठीक है। सिमिलरली इसमें
इसमें 5/6 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, तो 5/6 आएगा 3 बार, और फिर आ जाएगा 1/6। समझ गए ना, 1 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, 5/6 5/6 5/6 और 1/6, इधर 1 2 3 4 5, तो 5/6 आएगा 5 बार और फिर 1/6 आएगा। और अल्टीमेटली ये सारे केसेस को आप कर दोगे ऐड, अलग अलग केसेस को इन सबको ऐड कर दो, तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो आपको इनफाइनाइट जीपी दिख रही है क्या, दिस इज द फर्स्ट टर्म, बेसिकली आपको इनफाइनाइट जीपी ऐसी दिख रही है ना, 5/6 इंटू 1/6। फिर अगला टर्म है 5/6 का क्यूब इंटू 1/6, और फिर आ जाएगा 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6। तो ये इनफाइनाइट जीपी दिख गई सब लोगों को, और इनफाइनाइट जीपी अगर दिख गई तो उसका समेशन क्या होता है, a/1 माइनस आर। तो फॉर्मूला लगा दो बस, फॉर्मूला लगाओगे तो फर्स्ट टर्म क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो है 25/36। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर, आंसर आ जाएगा 5/11 आ जाएगा, 5/11 मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर। चमक गया, ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। ये कितने लोगों को चमका, यस चमक गया होगा मेरे ख्याल से सब लोगों को। तो यहां पे अगेन मैं सेम चीज रिपीट करूंगा कि एक केस के अंदर हमेशा मल्टीप्लाई करता है, अलग अलग केसेस को ऐड करता है, ये हर जगह है, इवन पीएनसी इवन प्रोबेबिलिटी हर जगह यही होता है कि एक केस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, अलग अलग केसेस को ऐड करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है कि डाइस इज थ्रोन अंटिल आइदर अ 4 और 6 विल कम। अब डाइस थ्रो करते रहोगे जब तक या तो 4 नहीं आ जाता है या 6 नहीं आ जाता है। अगर 4 या 6 आ गया तो वहीं पे आप कर दोगे स्टॉप, अंडरस्टूड। जब तक 4 या 6 नहीं आएगा हम करते रहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते ही रहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 6 अकर्स बिफोर 4। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना, क्योंकि जो एडवांस में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, तो ध्यान से समझो। हम क्या चाहते हैं, हमारा फेवरेबल क्या है, फेवरेबल क्या है, फेवरेबल में हम ये चाहते हैं कि वो ये जो 6 है, 6 कम्स बिफोर 4, कि भाई 6 तो आना चाहिए लेकिन वो 4 से पहले आना चाहिए। मतलब आइडियली क्या हो सकता है, आप सोचो, आइडियली ये हो सकता है कि मान लो आपके पास एक डाइस है, डाइस को आपने थ्रो किया, ठीक है, पहली बार, मान लो पहली बार थ्रो किया, तो पहली बार जब थ्रो किया तो 4 या 6 में से कुछ भी नहीं आया, लेट से 2 आ गया, तो पहली बार में तो 2 आ गया, दूसरी बार में लेट से 3 आ गया, तीसरी बार में लेट से 5 आ गया, चौथी बार में 4 आ गया। तो आपको पता है कि जैसे ही 4 या 6 आ जाएगा तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देंगे, वहीं पे आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट खत्म। ओके यहां पे आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 6 आ जाए बिफोर 4, तो हम चाहते हैं कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना वो 6 आए, ना कि 4, वो 6 आए, 6 शुड बी अकरिंग बिफोर 4 से पहले, और बीच में 4 अकर कर नहीं सकता है। जैसे मान लो आपने पहली बार डाइस को थ्रो किया तो 2 आ गया, दूसरी बार में 3 आ गया, तीसरी बार में 6 आ गया, तो ये हमारा फेवरेबल केस है। लेकिन तीसरी बार में अगर 4 आ गया तो 4 6 से पहले आ गया ना, हम नहीं चाहते कि 4 6 से पहले आए, हम चाहते 6 आए पहले 4 से, है ना, तो 6 आना चाहिए 4 से पहले, अंडरस्टूड। तो ये हमारा फेवरेबल है। तो इसमें केसेस क्या क्या बनेंगे, आप मुझे केसेस बताओ। पहला केस, तो पहला केस तो हम ये बना सकते हैं कि भाई पहली बार में आपका 6 आ गया, तो 6 तो सबसे पहले आ गया, भाई हम चाहते कि, हम तो यही चाहते कि 6 आ जाए बिफोर 4 से पहले 6 आ जाना चाहिए। तो मान लो पहली बार में आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और पहली बार में 6 आ गया। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस आप ये बना सकते हो कि पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में 6 आ गया। या फिर तीसरा केस आप बना सकते हो कि पहली बार में भी नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में आ गया, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। अब इस वाली चेयर पे क्या क्या नहीं आना चाहिए वो बताओ। ये वाली जो चेयर है ना, ध्यान से सुनना, आप चाहते हो कि 6 आ जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस वाली चेयर पे 4 नहीं आना चाहिए और 6 भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस वाली चेयर पे अगर 6 आ गया, अगर इस वाली चेयर मतलब पहला जो आपका थ्रो है उसी में 6 आ गया, तो दैट इज केस 1 ना। तो केस 1 को हम दोबारा थोड़ी काउंट करेंगे, केस 1 को दोबारा काउंट नहीं करना है, तो यहां पे 6 नहीं आना चाहिए।
और वैसे भी अगर यहाँ पे 6 आ गया तो हम आगे रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे ही नहीं ना। अगर पहली वाली चेयर पे ही 4 या 6 में से कुछ आ गया तो दूसरी बार आप डाइस को थ्रो करोगे ही नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो गया। तो इसीलिए इस चेयर पे 4 या 6 में से कुछ भी नहीं आना चाहिए। सिमिलरली यहां पे भी नहीं आना चाहिए, 4 और 6 में से नहीं आना चाहिए, 4 और 6 में से नहीं आना चाहिए। ये चमका। अगर 4 और 6 में से कुछ ना, जैसे मान लो यहां पे 4 आ गया या 6 आ गया, तो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। बट आपने केस बनाया है कि तीसरी बार में 6 आए, तो तीसरी बार तक आपको चलाना तो पड़ेगा ना रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो बस ये आ गया। अब इसमें प्रोबेबिलिटीज लिख दो। तो पहली बार में 6 आ जाए तो 6 आ जाए 1/6, और यहां पे 4 या 6 नहीं आना चाहिए, तो 4 या 6 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, तो 4/6 आ जाएगा, है ना, 4/6। और मतलब इन 4 में से कोई भी एक आ जाए, और यहां पे 1/6। सिमिलरली अगला आ जाएगा 4/6, 4/6 2 बार, तो अगेन आपको इनफाइनाइट जीपी दिख गया क्या? तो ये इनफाइनाइट जीपी है। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म और 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है, नहीं 4/6, कॉमन रेशियो इज 4/6। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर? अल्टीमेटली आंसर आपका आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर। और एग्जैक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे आपका जेई एडवांस वाला जो क्वेश्चन है वो भी बना था। चमका? ये कितने लोगों को चमका? यस और नो? ये चमक गया होगा मेरे ख्याल से। 25/36 कैसे आया पिछले क्वेश्चन में? अरे कॉमन रेशियो, अरे यार यहां से यहां हमने कितना मल्टीप्लाई किया, वो तो जीपी है यार। अब जीपी में मैं क्या पढ़ाऊंगा? आप कॉमन रेशियो देखो ना, ये A2/A1 कॉमन रेशियो में क्या है? ये तो बहुत ही चिंदी डाउट पूछा है तुमने। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन ही है, इसको एक बार ट्राई करना। पेयर ऑफ, अब की बार पेयर ऑफ डाइज है, ठीक है, तो पेयर ऑफ अनबायस्ड डाइज इज देयर एंड दे आर रोल्ड टुगेदर अंटिल अ सम ऑफ आइदर, तो सम का वैल्यू इज इक्वल टू 5 या फिर सम का वैल्यू इक्वल टू 7 अगर आ गया तो वहां पे हम अपना जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको स्टॉप कर देंगे। समझ गए? अब आप चाहते हो फेवरेबल क्या है? फेवरेबल ये है कि आप चाहते हो कि प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7, तो सम ऑफ 5 आना चाहिए, लेकिन इट शुड कम बिफोर द सम ऑफ 7, तो ये आपका फेवरेबल है। तो अगेन कितने केसेस बनेंगे? सेम तरीके से बना लो, केस 1, केस 2, केस 3, इनफाइनाइट केसेस बनेंगे। बेसिकली इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है, उसकी फील तो आपको यहीं से आ गई ना, टिल से, कि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो बहुत बार। तो पहला केस क्या बनेगा? आप चाहते हो कि सम ऑफ 5 आ जाए और सम ऑफ 7 से पहले, तो सम ऑफ 5 मान लो पहली बार में ही आ गया, पहली बार में ही सम आ गया 5, मतलब पहली बार आपने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया और पहली बार में ही सम आ गया 5, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट खत्म और आपका काम भी हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा केस बन सकता है कि पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में आ गया, है ना। सम को मैं एस कर दूं क्या, छोटा, तो यहां पे मान लो सम इक्वल टू 5 आ गया, यहां पे सम इक्वल टू 5 आ गया, या फिर दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में आ गया, और इसी तरह से बहुत सारे केसेस बनते जाएंगे। बट यहां पे क्या क्या नहीं आना चाहिए? तो अगेन जब भी ये बिफोर वाले क्वेश्चंस होंगे ना, ये बिफोर वाला क्वेश्चन है कि भाई ये आना चाहिए बिफोर ये, तो आप हमेशा यहां पे सम ऑफ 5 नहीं आ सकता, है ना, ये नहीं आ सकता, और सम ऑफ 7 भी नहीं आ सकता, ये दोनों ही नहीं आ सकते। ऐसा क्यों? ये चमक गया कि नहीं? सम ऑफ 5 या फिर सम ऑफ 7 ये दोनों ही नहीं आ सकते। इधर भी सम इक्वल टू 5 या 7 नहीं आ सकता, और इधर भी सम इक्वल टू 5 या 7 नहीं आ सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर मान लो आपने पहला थ्रो किया और पहले थ्रो में ही 5 या 7 का सम आ गया, तो आप दूसरा करोगे ही नहीं ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो आपको एंश्योर करना पड़ेगा कि यहां पे सम का वैल्यू 5 या 7 नहीं आना चाहिए, देन ओनली यू विल कंटिन्यू, देन ओनली यू विल अगेन कंटिन्यू। अंडरस्टूड? अब सम इक्वल टू 5, इसमें तो आप शॉर्टकट लगा लो, सम का वैल्यू 5, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आपको शॉर्टकट पता है, डायरेक्टली 4/36 बनेगा। शॉर्टकट याद है ना, एक कम कर दो तो 5 में से एक कम, और सम इक्वल टू 5 और 7 नहीं आना चाहिए। तो सम इक्वल टू 5 कितनी बार आता है? 4 बार,
मतलब एक कम कर लो। सम इक्वल टू 7 कितनी बार आता है? 6 बार, तो टोटल 10। और ये 10 को आप माइनस कर दो 36 में से, क्योंकि समझ गए ना ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सम इज नॉट इक्वल टू 5, है ना? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स इज नॉट इक्वल टू 5 एंड सम ऑफ द नंबर्स इज नॉट इक्वल टू 7 ऑल्सो। ये दोनों ही नहीं आना चाहिए। सम इज नॉट इक्वल टू 5, इट इज नॉट इक्वल टू 7। तो सम इक्वल टू 5 कितनी बार आता है? स्वामी जी वाला शॉर्टकट लगाओ ना, 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो आपको ये सब दिमाग में करना चाहिए, बट अब एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। तो 5 का समेशन 4 बार आता है, 7 का समेशन 6 बार आता है, तो ये आपके फेवरेबल केसेस है। तो टोटल कितने केसेस है? 10। लेकिन आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हो जाए, तो टोटल में से माइनस कर दो। टोटल केसेस कितने? 36। माइनस कर दोगे तो 26 आ जाएगा। तो 26 अपॉन 36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? 4/36। सिमिलरली आगे क्या आएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी सेम एज दिस, तो 26/36 कितनी बार आएगा? 2 बार, और फिर आ जाएगा 4/36। और ये इनफाइनाइट जीपी बन गया। अगर इनफाइनाइट जीपी बन गया तो सबको ऐड करो। जैसे ही आप सबको ऐड करोगे, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना है? ये, तो 4/10, और 4/10 मतलब 2/5 इज द आंसर। तो फाइनल आंसर क्या है? 2/5। ऑप्शन डी इज द आंसर। दिख गया सबको? यस, मेरे ख्याल से ये सबको दिख गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब एक पैराग्राफ क्वेश्चन आया था जेई एडवांस, ऑब्वियसली ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन एडवांस में ही आते हैं। तो टोटल ये जो पैराग्राफ है टोटल 12 नंबर का है। इसमें 3 सवाल है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, टोटल अगर आपने तीनों क्वेश्चन कर दिए तो आप समझो कि आपके 12 नंबर आपके, और 12 नंबर मतलब 12,000 रैंक, है ना? और पूरे पूरे पैराग्राफ आते ही है। एवरी ऑल्टरनेट ईयर प्रोबेबिलिटी का पैराग्राफ आता है। एवरी ऑल्टरनेट ईयर प्रोबेबिलिटी का पैराग्राफ आता है, और 2020 में नहीं आया था। तो 21 एस्पिरेंट कोई है क्या? 21 एस्पिरेंट जो है उनके लिए यहां पे मतलब बेसिकली प्रेडिक्शन यही है कि देखो एवरी ऑल्टरनेट ईयर पैराग्राफ आता है। 2020 में नहीं आया था, तो 21 में आ सकता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो इसमें बोला है कि फेयर डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल, अच्छा अंटिल आ गया। अगर अंटिल आ गया मतलब ये जीपी का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है। इतना तो आपको चमक गया होगा। अब आप क्वेश्चन पढ़ लो कि फेयर डाई को हम हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि फेयर डाई को हम थ्रो करते रहेंगे अंटिल यू गेट अ 6, है ना? अंटिल वी गेट अ 6। अगर 6 आ गया, जैसे ही 6 आ गया तो वहां पे हम कर देंगे स्टॉप। ठीक है, जैसे ही डाइस के ऊपर 6 आ गया तो वहीं पे हम कर देंगे स्टॉप। अब यहां पे बोला है कि लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, कि भाई कितने टॉस रिक्वायर्ड है। तो पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि भाई x इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 मतलब जो नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू 3, कि 3 टॉस में आपका काम बन जाए। समझ रहे हो? रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि आप टॉस करते रहोगे, है ना? ये जो बेसिकली टॉस या थ्रो करते रहोगे, डाइस को थ्रो करोगे। पहली बार करोगे 6 नहीं आया, दूसरी बार करोगे 6 नहीं आया, तीसरी बार में आप चाहते हो कि आ जाए, है ना? तो नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड आर 3। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि 3 टॉस में आपका काम बन जाए। एग्जैक्टली 3 टॉस में आपका काम बन जाए। तो इसका ये तो सिंपल है ना कि पहली बार में नहीं आया, 6 नहीं आया, दूसरी बार में भी 6 नहीं आया, और तीसरी बार में 6 आ गया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 5/6। यहां पे 6 नहीं आया तो क्या क्या आया? 1 2 3, इनमें से कुछ ना कुछ आया होगा, है ना? 1 2 5 में से कुछ ना कुछ आया। तो 5/6, फिर 5/6, और 6 आ गया इज 1/6। सो दिस इज द आंसर। तो 25/216 ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ गया। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना था कि पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में भी 6 नहीं आया, और तीसरी बार में आ गया। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि तीसरी बार में आ जाना चाहिए, तो आ गया ना तीसरी बार में। ठीक है, सेकेंड पार्ट में ये पूछा है कि तीसरी बार में आना चाहिए या फिर उसके बाद आना चाहिए। तो इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला है,
तो x इक्वल टू 3 या फिर x इक्वल टू 4 या फिर x इक्वल टू 5। मतलब बेसिकली क्वेश्चन में आपको ये कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड जो होने चाहिए ना, वो 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। मतलब या तो तीसरी बार में 6 आ गया, या चौथी बार में, या पांचवी बार में, या छठी बार में, और ऐसे करते जाओ इनफाइनाइट तक। तो पहला ये जो पहला वाला केस है, इसका आंसर क्या बनेगा? पहले केस का आंसर ये बनेगा ना कि भाई पहली बार में आपका 6 नहीं आया, दूसरी बार में भी आपका 6 नहीं आया, और तीसरी बार में आपका 6 आ गया। सिमिलरली यहां पे पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में, तो 3 बार नहीं आया, और चौथी बार आ गया। सिमिलरली यहां पे क्या बनेगा कि पहली जो 4 बार है वो नहीं आया, और पांचवी बार में आ गया, और डॉट डॉट डॉट। तो इनफाइनाइट जीपी दिख गया? कितने लोगों को इनफाइनाइट जीपी दिख गया? अगर इनफाइनाइट जीपी दिख गया तो बताओ इसका फर्स्ट टर्म। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट इज द कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो इज 5/6। तो अल्टीमेटली इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 25/36 आ रहा है। 25/36 मतलब ऑप्शन बी। ये भी बहुत चिंदी है, ठीक है, इसका ऑप्शन आ गया बी, बहुत सिंपल। ठीक है, सिमिलरली अगले पार्ट में क्या पूछा है? अगले पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी सिंपल है। आपको बोला है दिस गिवन दिस, मतलब निकालना क्या है? आपको ये निकालना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गिवन x ग्रेटर देन 3। तो बेसिक फॉर्मूला लगा दो आप। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन, है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो इंटरसेक्शन कर लो। और नीचे क्या है? नीचे ये है, तो जो भी नीचे है वो नीचे आएगा। और अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? x का वैल्यू 6 या 6 से बड़ा और x का वैल्यू 3 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन तो यही आएगा। और नीचे हमारे पास है ये, तो अब बेसिकली इन दोनों का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर का वैल्यू निकालो, डिनोमिनेटर का वैल्यू निकालो, अलग अलग आपको दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसका वैल्यू निकालना यहां पे। प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब x का वैल्यू 6 या फिर x का वैल्यू 7 या फिर x का वैल्यू 8, और ऐसे करते करते ये चलता जाएगा। इनफाइनाइट जीपी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आपके पास पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 5 बार आपका 6 नहीं आया, और छठी बार में आ गया ना, छठी बार में आ गया। इसमें 7वीं बार में आ गया, तो 6 बार नहीं आया और फिर आ गया, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो आप देख लो कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5/6 की पावर 5 आ गया। ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली अगला वाला जो है नीचे क्या है? नीचे वाला है x इज ग्रेटर देन 3। इसका क्या मतलब? ग्रेटर देन 3 मतलब या तो 4 या 5 या 6, और इस तरह से ये चलता जाएगा। ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब चौथी बार में आपका 6 आ गया और पहली 3 बार में नहीं आया। ठीक है, सिमिलरली यहां पे पहली 4 बार में नहीं आया और फिर आ गया, 5वीं बार में आ गया, और डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट जीपी दिख गया? अगर इनफाइनाइट जीपी दिख गया, बस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, अल्टीमेटली ये आ जाएगा 5/6 की पावर 3। तो ये आ गया, ये आ गया। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे तो 5/6 की पावर 5 और 5/6 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा? 25/36 आ रहा है। तो अगेन द आंसर इज 25/36। इसका आंसर ऑप्शन बी। अंडरस्टूड? तो कितने लोगों को अभी खटाखट समझ में आ रहा है? पूरा पैराग्राफ हो गया। हार्डली इट विल टेक लाइक 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट में भी अगर आपने कर दिया ना तो भी वर्थ इट है। मतलब अगर आपको 12 नंबर मिल रहे, 12 मार्क्स इन 10 मिनट्स, तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है जेईई एडवांस में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। अगर आपने 10 या मान लो 15 मिनट में भी कर दिया ना तो भी वर्थ इट है। यस, क्लियर? मजा आ गया? ओके, अभी मजा खत्म होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो। एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंदी है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी इनफाइनाइट जीपी वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पे आपको दिख गया टिल, दिख गया। अगर आपको दिख गया तो बस आप समझ गए।
तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 fair dice each with numbers 1 2 3 4 5 6 are rolled and the sum of the numbers on both the faces are observed। मतलब बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका ये है कि 2 डाइस ले लो, उनको थ्रो करो, थ्रो करने के बाद दोनों जो नंबर्स है उनको ऑब्जर्व करो। बस ये तो फालतू है, मतलब ठीक है। तो ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो तो फालतू है। फिर ये बोला है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल या टिल द सम इज आइदर अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट यह है कि जब तक कि प्राइम नंबर नहीं आ जाएगा, आइदर द सम इज, है ना, सम इज आइदर अ प्राइम नंबर। अच्छा, तो दोनों डाइस के ऊपर जो सम है ना, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स है उनका सम अगर प्राइम नंबर आ गया या फिर सम का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो हम वहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देंगे। ये चमका, ये कितने लोगों को चमक गया? तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक पेयर ऑफ डाइस है, पेयर ऑफ डाइस को आप थ्रो करोगे और तब तक करोगे जब तक कि या तो सम का वैल्यू प्राइम नंबर नहीं आ जाता है या फिर सम का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ जाता है, तब तक आप करते रहोगे। ठीक है, करते ही रहोगे। तो इनफाइनाइट जीपी तो है ही। तो ये तो आपका, ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है दैट इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर जो रेड कलर से लिखा है, सपोज दैट सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर। तो ये जो बिफोर वाले क्वेश्चंस करे थे वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। बिफोर वाला क्वेश्चन कहां गया? ये बिफोर वाला क्वेश्चन, 6 बिफोर 4, है ना। तो यहां पे 6 आ गया, इधर 4 और 6 नहीं आना चाहिए, इधर 4 और, तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, जो बिफोर वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही एग्जैक्ट। तो यहां पे अच्छा अपना ये इस इवेंट को आप कुछ बोल दो, ये जो रेड वाला है उसको मैं बोल देता हूं इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या है? इवेंट ए है कि सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा बिफोर प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे उस वाले क्वेश्चन में था ना कि 6 विल कम बिफोर 4, तो यहां पे भी यही लिखा है कि भाई आपका जो ये समेशन है, ठीक है, समेशन आप इसको ऐसे लिख लो या तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि जो सम का वैल्यू है, सम का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए बिफोर की सम का वैल्यू प्राइम नंबर आए। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इसमें 2 डाइस है, तो जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो समेशन की बात कर रहे हैं कि भाई दोनों डाइस के ऊपर जो भी नंबर्स है उनको ऐड करो और फिर वो जो एडिशन है वो कितना आ रहा है। तो सम का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बिफोर सम का वैल्यू प्राइम नंबर, एंड दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर, तो दिस इज ऑलरेडी गिवन कि जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट था उसमें परफेक्ट स्क्वायर का समेशन पहले आया था, बाद में प्राइम नंबर आया था। तो दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना, ये इवेंट हो चुका है, इवेंट ए। और इवेंट बी क्या है? इवेंट बी को मैं, चलो है ना, कलर को मैच करा देते हैं, तो बेसिकली इसको भी थोड़ा ग्रीन कलर से लिख देते हैं। तो इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है कि प्रोबेबिलिटी दैट परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर आपका जो भी आएगा इट इज ऑड नंबर, सो दिस इज इवेंट बी। तो आपको निकालना क्या है? आपको ये सिंपल ये निकालना है कि ये इवेंट हो चुका है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो कंडीशनल का क्वेश्चन है ये, है ना। तो कंडीशनल का क्वेश्चन है यू नीड टू फाइंड आउट बी गिवन ए। ये चमका, इवेंट ए जो है वो ऑलरेडी अकर कर चुका है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बोला है कि जो सम है वो इट टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर, दैट इज ऑलरेडी गिवन। Now you need to find out the probability that perfect square is also odd number। यहां पे जो perfect square है कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि समेशन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? अगर 2 डाइस को फेंकेंगे तो सम का वैल्यू 2 से लेके 12 के बीच में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि डाइस है। तो डाइस के ऊपर जो समेशन आता है उसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 12 होता है ना। अब इनमें से प्राइम नंबर कितने हैं और परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? प्राइम नंबर कौन कौन से है समेशन में, है ना। समेशन में लाइक सम इक्वल टू प्राइम नंबर, सम इक्वल टू प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 11 ये सारे आएंगे, और सम इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर में केवल 4 और 9 ये 2 आएंगे, है ना। तो सम इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, तो या तो समेशन हो जाए 4 का या समेशन हो जाए 9 का।
दो ही पॉसिबिलिटी है। बट आप चाहते हो, देखो यहां पे बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर पहले आ गया, बिफोर प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ गया। बट परफेक्ट स्क्वायर में 4 आया था कि 9 आया था वो हमें नहीं पता है। परफेक्ट स्क्वायर आया था लेकिन 4 या 9 वो नहीं पता है। तो आप चाहते हो कि परफेक्ट स्क्वायर ऑड आ जाए, तो यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि जो परफेक्ट स्क्वायर आया था ना वो 9 वाला आया था, जो ऑड वाला है वो आया था। यस, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर लिया तो ये, अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला लगा दोगे तो ये, और फॉर्मूला में इवेंट बी क्या है? इवेंट बी सिंपल है कि जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज ऑड नंबर, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। और इवेंट ए क्या है? इवेंट ये है, ए है कि परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए बिफोर प्राइम नंबर, सो दिस इज इवेंट ए। तो हमने बस सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ भी नहीं है। और नीचे इवेंट ए, तो इवेंट ए अभी भी यही है कि परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए बिफोर प्राइम नंबर। ठीक है, तो बस ये, तो ये आपको समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया है, बस आपको क्वेश्चन में बोला है कि दिस इवेंट हैज अकर्ड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, दिस हैज अकर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो हमने बेसिकली ए इवेंट अकर कर चुका है, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर का वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा और न्यूमरेटर का भी निकालना पड़ेगा, बट राइट नाउ फोकस ऑन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में किस चीज की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है? डिनोमिनेटर कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए बिफोर प्राइम नंबर। तो इसमें कौन कौन से केसेस बनेंगे यहां पे आप मुझे बना के दिखाओ। ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा कि 6 आना चाहिए बिफोर 4, है ना, ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो कितने केसेस बनेंगे? केसेस तो इनफाइनाइट ही बनेंगे, बट कौन कौन से केसेस बनेंगे? तो पहला केस आएगा कि भाई पहली बार में ही आपका जो समेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर का आ गया। भाई पहला केस तो यही होगा ना, आप चाहते हो कि परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर से पहले आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर से पहले आ जाए। तो पहली बार में ही परफेक्ट स्क्वायर आ गया, किस्मत अच्छी। या पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में आ गया, दूसरी बार में भी नहीं आया तो तीसरी बार में आ गया। बट यहां पे आपका समेशन जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए और प्राइम नंबर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नंबर आ गया, अगर परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नंबर आ गया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट विल स्टॉप। और अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो गया तो आप अगला वाला थ्रो करोगे ही नहीं, तो ये सेकंड ट्रायल आएगा ही नहीं, समझ गए ना? तो यहां पे नहीं आना चाहिए। सिमिलरली यहां पे भी बन जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, और इधर भी परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, तभी आप अगला थ्रो करोगे, अदरवाइज तो आप अगला थ्रो करोगे ही नहीं। ये भी क्लियर आपको? अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, अब इसमें आप शॉर्टकट यूज कर लो अपना। यहां पे लिख देता हूं मैं 2 3 4 5 6 7 8 9। इस क्वेश्चन को बेसिकली विदाउट शॉर्टकट तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। शॉर्टकट के बिना तो ये क्वेश्चन मतलब समझ लो कि बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो देखो शॉर्टकट के लिए आप क्या चाहते हो, यहां पे अपने को पता करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका जो समेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब या तो 4 या 9, है ना? तो 4 कितनी बार आएगा? ये जो 4 होता है वो 3 बार आता है, और 9 कितनी बार आता है? तो 9 4 बार आता है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 7, है ना? तो 7 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है, ये 7 डिवाइडेड बाई 36। अब सिमिलरली यहां पे भी आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 36, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? इसकी, यहां पे हम चाहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, है ना? परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है? कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं बताओ, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये प्राइम, ये नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, ये प्राइम है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है। तो एक ये भी आएगा और एक ये आएगा। तो 6 8 10 और 12, और इन सब की प्रोबेबिलिटीज कितनी कितनी होती है? तो 12 कितनी बार आता है? 12 आता है एक बार, है ना? तो एक बार आता है 12। फिर ये कितनी बार आता है? 3 बार, 10। फिर 8 और 6 कितनी कितनी बार आते हैं? ये 5 बार आते हैं, ठीक है? तो 5 + 5, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल ये हो गया 14।
तो कितने ऐसे फेवरेबल केसेस आएंगे जिसमें प्राइम नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो कुछ और आ रहा है, तो वैसे 14 केसेस आर देयर, है ना। तो 14 केसेस, तो यहां पे आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 36, और सिमिलरली अगले वाले में 14 बाई 36 दो बार आएगा, और फिर 7 बाई 36 आ जाएगा। चमक गया ना। और इस तरह से ये चलता रहेगा। अगर ये इस तरह से चलता रहेगा तो अब ये इनफाइनाइट जीपी को आप ऐड कर दो। इनफाइनाइट जीपी को ऐड करेंगे तो 7 बाई 36 फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो कितना है, 14 बाई 36 इज द कॉमन रेशियो। तो अल्टीमेटली ये आ गया 7/22 आ गया। तो डिनोमिनेटर तो आपका आ गया 7/22। ठीक है, तो फाइनली आपका अभी तक डिनोमिनेटर आया। ठीक है, अभी तक आपका डिनोमिनेटर तो आ गया, ये 7/22। अब डिनोमिनेटर आ गया तो न्यूमरेटर निकालो। न्यूमरेटर में आप क्या चाहते हो, न्यूमरेटर में आप चाहते हो कि भाई जो सम है वो परफेक्ट स्क्वायर तो आना चाहिए, बट ऑड नंबर भी आना चाहिए, मतलब वो 9 आना चाहिए। समेशन शुड बी 9, देन ओनली इट इज पॉसिबल ना। भाई परफेक्ट स्क्वायर में समेशन क्या क्या आ जाता है, 4 या 9, बट आप चाहते हो कि ऑड वाला परफेक्ट स्क्वायर आए। तो ऑड वाला परफेक्ट स्क्वायर आए मतलब 9 आए, तो 9 आना चाहिए, और वो बिफोर प्राइम नंबर भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कैसे केसेस बनाओगे, देखो इसका भी मैं आपको बता देता हूं। न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में आप चाहते हो कि जो परफेक्ट स्क्वायर आए वो 9 आए, मतलब ऑड वाला आए, एंड जो परफेक्ट स्क्वायर आए वो बिफोर प्राइम नंबर आए। तो कौन कौन से केसेस बनेंगे, अगेन यहां पे आप बनाओ केस 1, केस 2, केस 3, न्यूमरेटर को सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट केस में तो यह है कि मान लो पहली बार में ही आपका समेशन आ गया 9 का, तो बहुत किस्मत अच्छी है, सीधा ही आपका 9 का समेशन आ गया, वेरी गुड। पहली बार में अगर नहीं आया तो फिर दूसरी बार में आ गया, अगर दूसरी बार में भी नहीं आया तो फिर तीसरी बार में आ गया। बट अगेन यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपका जो समेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया ना तो रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। अगेन वही वाला लॉजिक कि भाई अगर इफ यू गेट अ प्राइम नंबर और इफ यू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इट विल स्टॉप, वहीं पे आपका स्टॉप हो जाएगा, तो आगे चलेगा ही नहीं। समझ गए ना। तो सिमिलरली इधर भी परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, और इधर भी सेम परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो बस अब इसमें प्रोबेबिलिटीज लिख दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समेशन इक्वल टू 9, तो अगेन शॉर्टकट से देख लो, 9 का समेशन 4 बार आता है, तो 4/36। ठीक है, तो शॉर्टकट लगाओगे तो 4/36 ये आ गया। इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी ना, यहाँ पे देख लो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 14/36, तो सेम आप यहाँ पे भी चिपका दो, और फिर 4/36, फिर 14/36 कितनी बार आएगा, 2 बार, और फिर 4/36, तो फिर से एक इनफाइनाइट जीपी, और ये जो इनफाइनाइट जीपी है उसमें फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये आ जाएगा 4/22। तो 4/22 आ गया न्यूमरेटर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4/22, तो ये आपका फाइनल प्रोबेबिलिटी आएगा। ये कितना आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4/7 आ रहा है पी का वैल्यू। और अगर पी का वैल्यू ये आ गया तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है 14p, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 14 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर है दैट इज 14 इंटू 4/7, अल्टीमेटली 8 इज द आंसर। ये चमका, फाइनली इट इज 8। ठीक है, तो अब जाके आपका आंसर आएगा। ये कितने लोगों को समझ में आया? ये अगेन मतलब थोड़ा भयंकर क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा नहीं, काफी भयंकर क्वेश्चन है ना। दिन से रात हो गई। हाँ, मतलब ये है ऐसा क्वेश्चन, क्या करे। मतलब एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं इसको स्किप कर दूं, बट फिर मजा नहीं आता ना यार। हम मतलब वो हमारा स्टाइल नहीं है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो फेस करो, और अगर आसान क्वेश्चन आया तो एक्सेप्ट करो। क्या कर सकते हैं। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आए तो सीखना पड़ेगा भाई। देखो, और कुछ अब अगर मैं स्किप कर दूंगा तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा, फिर ये वन शॉट जो है वो बेकार हो जाएगा। तो स्किप तो हम नहीं करते, वो आपको भी पता है ना। कुछ भी अगर एडवांस है तो वो तो ऑब्वियसली करेंगे। ठीक है, फाइन, मजा आ गया ना। यस, चमका, अरे चमक गया, क्या बात है। बढ़िया है। ठीक है, चलो अब और इसमें देख लेते हैं एक बार। अगला जो टॉपिक है दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और इसके बाद अभी तो बहुत कुछ है ना। अभी बाइनोमियल भी है, एंड देन आफ्टर दैट यस ब्रेक ले लेते हैं। चलो फिर छोटा सा
या इस एक टॉपिक के बाद भी ले सकते हैं, जैसा भी आप बोलोगे, है ना। आइदर ये टॉपिक के बाद और या फिर अभी से आप ले लो, कैसे करना है। अभी लेना है ब्रेक? अच्छा चलो तो अभी ले लेते हैं, है ना। तो अगर अभी लेना है अच्छा अभी लड़ाई हो गई, ब्रेक या नो ब्रेक, तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी है, फिर बेस थ्योरम है, फिर बाइनोमियल है, अभी तो बहुत कुछ है वैसे। एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर, ये बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में पढ़ा देता हूं, सही है। एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी तो काफी लंबा जाएगा। आज का जो लेक्चर है वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर भी बहुत लंबा है ना और अगर आप आराम से सब कुछ समझना चाहते हो तो इट विल टेक टाइम। ओके, तो एक और टॉपिक कर लेते हैं धीरे धीरे ठीक है, चलो। हाँ अब लड़ाई मत करो एक और टॉपिक कर लेते हैं, छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा तो है बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा बड़ा है चलो तो अगला ये कर ही लेते हैं यार, खत्म करते हैं इसको भी, फिर बाइनोमियल से पहले हम ले लेंगे एक ब्रेक, है ना, सो दैट अगेन मतलब सब लोग थोड़ा फ्रेश हो जाए, ठीक है। तो एक और टॉपिक कर लेते हैं, यस लेट्स डू पोल अरे पोल का ऑप्शन ही नहीं है ना, यही तो। चलो एनीवेज तो कर ही लेते हैं इसको। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम, ये अगेन दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपके जेई मेन जेई एडवांस हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम को हम पैरेलली पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो मैं इन शॉर्ट आपको एक लाइन में बता देता हूं। अगर एंड रिजल्ट के बारे में पूछा है, अगर एंड में क्या हो रहा है उसके बारे में पूछा है, देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और अगर बीच में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन मिडल, बीच में क्या हो रहा है उसके बारे में पूछा है, देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। तो सबसे पहले तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाना है या बेस थ्योरम लगाना है। तो अगर एंड रिजल्ट के बारे में पूछा है, इसको 2 बार रिपीट करो, अपने आप याद हो जाएगा ठीक है। अगर एंड रिजल्ट के बारे में पूछा है तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करना है, और अगर बीच में क्या हो रहा है उसके बारे में पूछा है तो आपको बेस थ्योरम यूज करना है। और बेस थ्योरम में आपको एंड रिजल्ट गिवन होगा। तो आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो कि बेस थ्योरम में एंड रिजल्ट विल बी गिवन, कि भाई लास्ट में क्या आ रहा है वो आपको ऑलरेडी गिवन होगा, मतलब वो इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, तो थोड़ा सा आपको कंडीशनल वाली फील आएगी। यस, तो एंड रिजल्ट तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बीच में क्या हो रहा है उसके बारे में पूछा है, देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। तो अभी के लिए तो आप इतना ध्यान में रखो, फिर इसके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अब इस एग्जांपल में हमारे पास एक डब्बा है, एक बॉक्स है बेसिकली, ठीक है। तो ये बॉक्स, और ये जो बॉक्स है, इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर हमारे पास 3 कॉइन है। पहला जो कॉइन है वो फेयर कॉइन है, दूसरा जो कॉइन है वो डबली हेडेड है, और तीसरा जो कॉइन है वो वेटेड कॉइन है। वेटेड कॉइन का मतलब एक तरफ उसका जो वेट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वो हेड या टेल की तरफ गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहां पे बेसिकली हेड एंड टेल की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती है, इट इज बेसिकली अ बायस्ड कॉइन, आप ऐसा समझ सकते हो। वेटेड कॉइन है, एक तरफ उसका वेट थोड़ा ज्यादा है तो उसी तरफ वो गिरता है, ठीक है। तो वेटेड कॉइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1/3, है ना। तो इस वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज ऑलरेडी गिवन एज 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगा 2/3। ये तो फेयर कॉइन है, तो फेयर कॉइन है तो हेड विल बी इक्वल टू टेल, तो दोनों 1/2 1/2, ठीक है। फेयर कॉइन तो आपको पता ही है। अब समझना यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि इस डब्बे के अंदर से हम कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट करेंगे रैंडमली, कोई भी एक कॉइन आप डब्बे के अंदर से निकालो, और ये जो कॉइन है इसको देखो मत, आपको सिंपल क्या करना है, ये डब्बा आपके सामने है, इस डब्बे के अंदर ऐसे हाथ डालना है और एक कॉइन निकालना है, और उस कॉइन को ऐसे देखना नहीं है ना, आप देखोगे नहीं, बस टॉस कर दो, टॉस कर दो। टॉस करने के बाद अपने को निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो फाइनली आपसे यही पूछा है कि
कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट करोगे, फिर उसको टॉस करोगे, देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया? आपको कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट करना है, कोई भी कॉइन सिलेक्ट हो सकता है, आइदर इट विल बी अ फेयर कॉइन, डबली हेडेड या वेटेड, कोई भी एक आएगा, उसको आप टॉस करोगे और टॉस करने से हेड आ सकता है या टेल भी आ सकता है, बट यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि हेड आ जाए। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम ड्रॉ करो। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज अ डॉट, एक डॉट ऐसा बना लो। अब स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आप जो भी अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको बार बार यहां पे अपने दिमाग में इमेजिन करो कि क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप यह है कि इस डब्बे के अंदर हाथ डाल के एक कॉइन निकालेंगे, कोई भी एक। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है उतनी ब्रांचेस बना दो आप। हमेशा ये ट्री डायग्राम बनाना आपको सीखना पड़ेगा, और जितना जल्दी आप सीख जाओगे कि ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, उतना जल्दी आप यहां पे प्रो लेवल को अटेन कर लोगे। और एक बार प्रो लेवल आ गया तो फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे 3 पॉसिबिलिटी है। आपने कोई भी एक कॉइन निकाला, सो आइदर दैट कॉइन इज फेयर कॉइन, है ना, या तो फेयर कॉइन आएगा, या डबली हेडेड कॉइन आएगा, और या फिर वेटेड कॉइन आएगा। ठीक है, दो तीनों में से कोई भी एक कॉइन आएगा। अब मान लेते हैं कि फेयर कॉइन आ गया, फेयर कॉइन आ गया, लेट अस अज्यूम दैट फेयर कॉइन आ गया। अब उसको टॉस करोगे और फिर हेड आ सकता है। आपने फेयर कॉइन को टॉस किया और उसको टॉस करने से हेड आ गया, या फिर डबली हेडेड को टॉस किया, उसको टॉस करने से हेड आ गया, या फिर वेटेड कॉइन आया था और वेटेड कॉइन को टॉस किया और फिर हेड आ गया। तो बेसिकली ये आपका ट्री डायग्राम बन गया। ट्री डायग्राम में जितने भी एरोज होते हैं ना, उनके ऊपर आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ये जो एरो है, इस एरो का मतलब है कि फेयर कॉइन वाज सिलेक्टेड। तो देखो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि रैंडमली 3 में से कोई भी एक निकाल लेंगे हम। रैंडमली 3 में से कोई भी एक निकालोगे तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/3 1/3 1/3 है। यस, 3 टोटल कितना है? टोटल 3 है। तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो 1/3। समझ गए? तीनों के तीनों इक्वली लाइकली है। तो डब्बे के अंदर हाथ डाल के एक कॉइन निकालोगे तो कोई भी आ सकता है ना, इट कैन बी आइदर फेयर कॉइन और डबली हेडेड और वेटेड। तो 1/3 1/3 1/3। अब फेयर कॉइन आ गया, फेयर कॉइन को टॉस किया और उसको टॉस करने से हेड आया, तो दैट विल बी 1/2। फेयर कॉइन में हेड आ जाए इज 1/2, डबली हेडेड में हेड आ जाए इज 1, क्योंकि दोनों तरफ हेड है। अगर दोनों तरफ हेड, उसी को हम बोलते हैं डबली हेडेड। तो इधर भी हेड है, इधर भी हेड है ना, दोनों तरफ हेड है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी 1, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/3। अब देखो ये क्वेश्चन किसका है, आइडेंटिफाई करो। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है या बेस थ्योरम का है? तो आपको एंड रिजल्ट के बारे में पूछा है। आपको ये पूछा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स। तो यहां पे फाइनली हमारे पास क्या आ जाए? जो एंड रिजल्ट है, एंड में हमारे पास हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो अगर फाइनल जो भी है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और जब भी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन होता है तो आप यहां पे जितनी भी इंडिविजुअल ब्रांचेस है ना, टोटल कितनी ब्रांच है? ये एक, फिर ये दूसरी और फिर ये तीसरी। तो जितनी भी इंडिविजुअल ब्रांचेस है उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और अलग अलग ब्रांचेस को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। 1/3 into 1/3, दिस विल बी योर आंसर, है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इससे जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड? तो टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे करते हैं? ट्री डायग्राम बनाओ, आइडेंटिफाई करो कि एंड रिजल्ट पूछा है। अगर एंड रिजल्ट पूछा है तो सबको मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। खत्म, इतना ही है इसमें। अब अगर यही सेम क्वेश्चन बेस थ्योरम में पूछेंगे, बेस थ्योरम में अगर सेम क्वेश्चन अगर ये लोग फ्रेम करेंगे तो कैसे करेंगे? तो अब यहां पे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। तो बॉक्स कंटेन्स 3 कॉइन्स आएगा, ठीक है, ये सब कॉइन। तो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं कि बॉक्स के अंदर 3 कॉइन है। आपने एक कॉइन निकाला,
अगेन मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका सेम है, एक कॉइन निकाला, उसको टॉस किया, और टॉस करने के बाद ये लोग क्या बोल रहे, टॉस, ये जितने भी डाइज है ना उसको कॉइन कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, जहां जहां पे डाइज लिखा है उसको कॉइन कर लो। तो यहां पे लिखा है अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स। नहीं, ये गलत ही है पूरा। तो चलो मैं आपको समझा देता हूं, इसको हटा दो आप, ठीक है, इसको भूल जाओ, आई विल एक्सप्लेन, इसमें गलत आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि एक डब्बा है, डब्बे के अंदर से एक कॉइन निकाला, एक कॉइन निकालने के बाद आपने देखा नहीं, उसको टॉस कर दिया, और टॉस करने के बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हेड आया है, तो दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि वो जो हेड आया है ना वो फेयर कॉइन से आया है। मतलब बेसिकली इसमें भी आपका ट्री डायग्राम कैसे बनेगा, सेम ही बनेगा। ट्री डायग्राम कैसे बनाओगे, तीन पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटी, या तो फेयर कॉइन आएगा, या डबली हेडेड आएगा, या वेटेड कॉइन आएगा। इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 1/3 1/3 है। तो पूरा का पूरा जो ट्री डायग्राम होता है ना वो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में सेम ही होता है ना। हेड का हेड भी आएगा, वो सब कुछ सेम होता है, एवरीथिंग इज सेम। बस बेस थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटीज भी सेम है, 1/2, इधर 1 और इधर 1/3। बस डिफरेंस ये होता है कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो आपको दे देंगे कि लास्ट में हेड आया था। तो अब आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने इसमें से कोई भी एक कॉइन निकाला, उसको टॉस किया और हेड आ गया, आपको पता है कि हेड आ गया। अब आप बताओ कि ये जो हेड आया है ना वो फेयर कॉइन से आया है, मतलब बीच में आपने फेयर कॉइन को सिलेक्ट किया था। सो दिस इज योर फेवरेबल केस। तो बेस थ्योरम का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको करना होता है फेवरेबल बाय टोटल। तो फेवरेबल वाला केस कौन सा है, ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि फेयर कॉइन से आया था। हेड तो आया था, वो तो आपको पता ही है कि हेड आया था, बट हेड कौन से कॉइन को टॉस करने से आया था, फेयर कॉइन को, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। हेड तो कहीं से भी आ सकता है ना, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, बट वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि बीच में जो कॉइन सिलेक्ट हुआ था ना वो फेयर कॉइन था। वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि बीच में जो कॉइन सिलेक्ट हुआ था वो फेयर कॉइन था। तो बस इसमें आपको करना होता है फेवरेबल बाय टोटल। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा, जैसा हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में देखा था ना वही आएगा, सेम टू सेम, 1/3 × 1 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पे 1/3 × 1/3। तो बस दिस इज द आंसर। तो अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो फेवरेबल बाय टोटल, और अगर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है तो ओनली टोटल, ओनली डिनोमिनेटर इज द आंसर। समझ गए, यहां पे आपको बीच में कौन सा कॉइन सिलेक्ट हुआ था उसके बारे में पूछा जाएगा, और अगर टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि लास्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हेड आ जाए। अगर एंड रिजल्ट के बारे में पूछा है तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बीच में कौन सा कॉइन सिलेक्ट हुआ है उसके बारे में पूछा है, देन दैट इज बेस थ्योरम। अंडरस्टूड, चमक गया होगा मेरे ख्याल से। और थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं आपको यहाँ पे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये सब फॉर्मूलाज है, ठीक है, तो फॉर्मूलाज इस टॉपिक में काम नहीं आते, मतलब ये सब बुकिश लैंग्वेज है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट अल्टीमेटली जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये सब फॉर्मूलाज वगैरह काम नहीं आते, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाता हूं, एक और क्वेश्चन करो। इसमें आपको बोला है कि अ बैग कंटेन्स, तो एक बैग ए है, ये बैग ए, और एक और बैग है, ये बैग है बी। तो बैग ए के अंदर है 3 वाइट एंड 2 ब्लैक, तो 3 वाइट एंड 2 ब्लैक, और बैग बी के अंदर है 2 वाइट एंड 2 ब्लैक। ओके, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए एंड ट्रांसफर टू बी। अच्छा, तो एक बॉल आपने इसमें से निकाला और इसमें ट्रांसफर कर दिया एक बॉल, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ लो आप, रैंडम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा फील करो, है ना। फील कैसे करना है, आपके सामने समझ लो कि आपके सामने इधर 2 डब्बे है, एक डब्बा है जिसमें कुछ कुछ बॉल्स है, दूसरा डब्बा है उसमें भी कुछ कुछ व्हाइट और ब्लैक कलर के बॉल्स है। पहले वाले डब्बे में से आपने कोई भी एक बॉल निकाला और चुपचाप इधर रख दिया। आपको नहीं पता है कि वो जो आपने ट्रांसफर किया वो व्हाइट है कि ब्लैक है, आपको नहीं पता। इट कैन बी व्हाइट ऑल्सो, इट कैन बी ब्लैक ऑल्सो, वो आपको खुद को भी नहीं पता है।
अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी, इसमें से एक बॉल सिलेक्ट करो एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट। अच्छा, तो यहां से जब हमने एक बॉल निकाला तो इट इज फाउंड टू बी वाइट, तो क्या एंड रिजल्ट अपने को ऑलरेडी पता है? लास्ट में क्या आया था? एंड रिजल्ट अपने को, इसमें बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है? एक बार आप चैट में बताओ, ये किसका क्वेश्चन है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम या दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम? किसका क्वेश्चन है ये? यस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। ठीक है, अरे BASE नहीं होता है, स्पेलिंग ऐसा होता है BA। आई होप कि ये करेक्ट हो, ऐसे लिखते हैं मतलब बेसिकली। ओके, तो बेस, तुम BT लिख दो यार शॉर्ट में। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ठीक है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है क्योंकि एंड रिजल्ट गिवन है। ओके, एंड रिजल्ट गिवन है ना, लास्ट में व्हाइट आ गया, अपने को ऑलरेडी पता है। एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाइट, इफ इट इज फाउंड टू बी व्हाइट, अपने को पता है कि लास्ट में व्हाइट आया था। नाउ अब ये आपसे पूछ रहा है कि नाउ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट, है ना, दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट इन कलर। तो बीच में जो आपने ट्रांसफर किया था ना, वो ट्रांसफर्ड बॉल व्हाइट कलर का, तो बीच वाला पूछ रहा है ना, अगर बीच वाला पूछ रहा है तो बेस थ्योरम। और ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे? ट्री डायग्राम में स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी? 2 पॉसिबिलिटीज आएगी ना भाई। आपने जो बॉल ट्रांसफर किया था, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि यहां से आप एक निकालोगे और इसमें डालोगे, ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? यहां से एक और फिर से निकालोगे और वो व्हाइट आना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2। तो पहले स्टेप में कितनी पॉसिबिलिटी है? पहले स्टेप में जब यहां से निकाल के इसमें डालोगे तो कौन सा ट्रांसफर हुआ था? आइदर द ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट और द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। 2 पॉसिबिलिटीज है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आपको ट्री डायग्राम में रिप्रेजेंट करनी है ऑलवेज। ठीक है, अच्छा, अब व्हाइट आपने ट्रांसफर कर दिया, व्हाइट आपने ये इसका मतलब है कि व्हाइट आपने ट्रांसफर कर दिया। अब एक बॉल जब निकालोगे तो इसके बाद जब एक बॉल निकालोगे तो व्हाइट आ जाए, या फिर इसके बाद आप निकालोगे और व्हाइट आ जाए। भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने यहां से एक ब्लैक बॉल लिया और इसमें डाल दिया और फिर जब यहां से निकाला था तो व्हाइट आया। अंडरस्टूड? तो यहां पे टोटल इस तरह का ट्री डायग्राम बनेगा। अब ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो जाए? तो यहां पे आप थोड़ा सा समझना, जो भी बॉल सिलेक्ट होगा वही बॉल तो ट्रांसफर होगा ना। तो व्हाइट बॉल सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये तो आप जैसे बचपन में करते थे ना, 10th स्टैंडर्ड में, याद होगा कि एक डब्बा है, डब्बे के अंदर 3 व्हाइट है 2 ब्लैक है, तो टोटल कितने फेवरेबल, मतलब अगर मैं चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग व्हाइट, तो फेवरेबल कितने हैं? 3 और टोटल कितने? 5। तो 3/5 आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज 3/5 और यहां पे आ जाएगा 2/5, है ना। तो जो भी बॉल सिलेक्ट होगा वही तो ट्रांसफर होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग व्हाइट? 3/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लैक? दैट इज 2/5। समझ गए? अब मान लेते हैं कि व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब है कि व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो गया। तो अगर व्हाइट कलर का बॉल ट्रांसफर हो गया तो इस वाले बैग के अंदर अब कितने कितने बॉल होंगे? आपने व्हाइट ट्रांसफर किया है, तो अगर व्हाइट ट्रांसफर किया तो 3 व्हाइट और 2 ब्लैक। अब इसमें से एक बॉल आप निकालोगे और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट आना चाहिए, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5। आप यहां पे लिख दो 3/5, है ना। व्हाइट को ट्रांसफर करने के बाद व्हाइट आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5। और अगर आपने ब्लैक को ट्रांसफर किया था तो अगर ब्लैक को ट्रांसफर किया था तो अब इसके अंदर कितने कितने बॉल्स होंगे? आपने जो ट्रांसफर किया था वो ब्लैक था, अगर ब्लैक था तो 2 व्हाइट और 3 ब्लैक हो गए। नाउ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट फाइनली। तो फाइनली व्हाइट आ जाए दैट इज 2/5, तो यहां पे आ जाएगा 2/5। और इसमें फेवरेबल वाला केस कौन सा है? ये क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो आपको फेवरेबल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कौन सा फेवरेबल है? आप चाहते हो कि ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट, तो ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट, मतलब कौन सा फेवरेबल है? ये फेवरेबल है। तो व्हाट इज द आंसर?
फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, फेवरेबल बाय टोटल। तो 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 9/13, 9/13 इज द आंसर। यस, अंडरस्टूड। ये कितने लोगों को चमक गया? तो फाइनली ऑप्शन डी इज द आंसर, 9/13 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल है ये, ट्री डायग्राम बनाना है और आइडेंटिफाई करना है कि टोटल है कि बेस है, और फिर अकॉर्डिंगली आपको फेवरेबल बाय टोटल अगर बेस है तो, और अगर यही क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का होता तो केवल डिनोमिनेटर इज द आंसर, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करेंगे अभी। तो इसमें बताओ, तो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट्स, है ना, तो बोल्ट को मैन्युफैक्चर करती है और उसमें टोटल 3 मशीन है। तो आप ऐसा समझ लो कि ये एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के तुम मालिक हो, और जो भी फैक्ट्री के मालिक होते हैं उनका पेट बहुत ही मोटा होता है, तो ये आप फैक्ट्री के मालिक हो, ठीक है, हाथ भी बना दें, ये फैक्ट्री का मालिक, और ये जो फैक्ट्री का मालिक है उसके पास 3 मशीन है, ये मशीन ए, ये मशीन बी है और एक मशीन है सी। टोटल 3 मशीन है और आप सबसे काम करवाते हो, ठीक है। फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री का जो मालिक है उसके पास 3 मशीन है और बोल्ट मैन्युफैक्चर करते हो आप लोग, ठीक है। तो मशीन which manufactures bolt, machine A, B, C manufactures respectively 25%, 35% and 40% of the, तो ये जो A वाली मशीन है वो 25% बोल्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, ये B वाली 35% और C वाली जो मशीन है वो 40%। मतलब C वाली जो मशीन है वो आप समझ लो थोड़ी और बड़ी है या फिर थोड़ी बेटर है, सो दैट इट इज एबल टू मैन्युफैक्चर 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो C वाले मशीन से ही प्रोड्यूस होता है। भाई आपका एक टोटल प्रोडक्शन होगा ना पूरी फैक्ट्री का, उस टोटल का 40% तो केवल अकेला C वाला जो मशीन है वही मैन्युफैक्चर कर देता है, ऐसा। तो ये गिवन है आपको। अब ऑफ देयर आउटपुट्स 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव। तो अगर आप A वाली मशीन को यूज करोगे तो उसमें से 5% तो डिफेक्टिव निकल आते हैं, इसमें 4% डिफेक्टिव निकल आते हैं और इसमें 2% डिफेक्टिव निकल आते हैं। तो ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटीज है। मतलब ए वाला जो मशीन है वो एकदम बेकार है। क्यों? क्योंकि एक तो मैन्युफैक्चर कम करता है 25% ओनली, और ऊपर से उसमें से भी 5% तो उसका डिफेक्टिव निकल जाता है। तो एक तो कम उसकी स्ट्रेंथ है कि वो मैन्युफैक्चरिंग ही कम कर पा रहा है, ऊपर से डिफेक्टिव और दे देता है। तो आप फैक्ट्री के मालिक हो, आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक बॉल आपने आप क्या हो, आप फैक्ट्री के मालिक हो, तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ा ऐसा, मान लो ऐसा पूरा पहाड़ बना हुआ था, ठीक है। फैक्ट्री में जब आप गए तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ था। वो जो पहाड़ थे उसमें बहुत सारे बोल्ट थे, बोल्ट ही बोल्ट है, ऐसा छोटे 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 छोटे, मान लो ये सब बोल्ट ही बोल्ट है, ठीक है। ये छोटे 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 मान लो ये सब एक पूरा पहाड़ है। इसमें से कोई भी एक आपने ऐसे उठा के देखा कि अच्छा ये, एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो जब आपने चेक किया तो वो तो डिफेक्टिव निकला। तो अब आपको ये पता लगवाना है कि डिफेक्टिव तो निकल गया, देखो आपकी फैक्ट्री का जो माल है वो डिफेक्टिव निकल गया। अब आपको पता करवाना है, देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। मशीन बी की क्या गलती है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो देखो अगर तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। जो भी आपने एक बोल्ट उठाया है वो या तो ए ने किया होगा या बी ने मैन्युफैक्चर किया होगा या सी ने मैन्युफैक्चर किया होगा। ए ने मैन्युफैक्चर किया था और फिर डिफेक्टिव निकल आया, या बी ने किया था फिर डिफेक्टिव निकल आया, या सी ने किया था और फिर डिफेक्टिव निकल आया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए मैन्युफैक्चर करेगा, वो तो 25% को ही करता है, और बी कितने परसेंट, ये 35% को करता है, और ये 40% को मैन्युफैक्चर करता है। और अगर ए मैन्युफैक्चर करेगा तो उसमें से 5% डिफेक्टिव निकल आएंगे, इसमें से 4% और इसमें से 2%। तो अल्टीमेटली आपको क्या, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम।
यहां पे क्लियर कट लिखा है कि इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो एंड रिजल्ट आपको गिवन है, आपको पता है कि लास्ट में डिफेक्टिव निकला। अगर डिफेक्टिव निकला तो एंड रिजल्ट गिवन है। एंड रिजल्ट अगर गिवन है तो बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम है तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फेवरेबल। फेवरेबल में ये पूछ रहा है मशीन बी, तो मशीन बी वाला जो है वो फेवरेबल है। बस ये आ जाएगा 35 इंटू 4 और नीचे आ जाएगा 25 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 4 और प्लस 40 इंटू 2। तो बस दिस इज द आंसर, ये आ जाएगा आपका। इसको कैलकुलेट कर लेना आप, जो भी आएगा। कॉन्सेप्चुअली क्लियर है क्या? यस, कॉन्सेप्चुअली कितने लोगों को क्लियर है? अरे चमका कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट भी काफी ब्रेक अभी लेते हैं, अभी रुक जाओ यार, अभी एक और सवाल है हमारे पास। ये करो, चलो ये मेरे ख्याल से आप इसको थोड़ा ना रिलेट कर पाओगे। फैक्ट्री का मालिक और ये सब देखो, हम थोड़ा मतलब हमने कभी किया नहीं है ना, तो पता नहीं, लेकिन ये तो हमने किया है इस क्वेश्चन में जो भी है वो सब हमने किया है। तो इन अ टेस्ट एग्जामिनी आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर। मान लो कि आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, मैंने आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया और ये जो क्वेश्चन है उसका टेस्ट आपका चल रहा है। तो अब ये जो पर्टिकुलर आपका टेस्ट चल रहा है उसमें या तो आप आंसर गेस करोगे, या आप आंसर कॉपी करोगे किसी और से, या आपको आंसर पता होगा। तीन केस ही पॉसिबल है, या तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो गेस करोगे, और गेस नहीं करोगे तो इधर उधर से कॉपी करोगे। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटीज है और टोटल जो भी एमसीक्यू है उसमें 4 ऑप्शन है, 4 चॉइसेस आर देयर एंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शन है और 4 में से कोई एक करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस इज 1/3। अच्छा, तो ट्री डायग्राम कैसे बनेगा? ट्री डायग्राम ऐसा बन जाएगा ना कि या तो वो गेस करेगा, ठीक है, या तो वो गेस करेगा, या तो वो कॉपी करेगा, या उसको आंसर पता होगा, ही नोज द आंसर, है ना। आइदर ही विल गेस और ही विल कॉपी और ही नोज द आंसर। ओके, और गेस किया और गेस करने के बाद उसका आंसर करेक्ट हो गया। उसने क्वेश्चन को गेस किया और गेस करने के बाद भी ऐसा पॉसिबल है ना। आप भी कभी कभी ऐसे तुक्के मारते हो, सही हो जाते हैं कभी कभी। तो उसने गेस किया और फिर वो सही हो गया, या फिर उसने कॉपी किया फिर वो सही हो गया, या उसको आंसर पता था और फिर वो जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो गया। तो अल्टीमेटली आपको यही बोला है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, इंफॉर्मेशन जो जो लिखी वो आप बेसिकली एरो के ऊपर लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल मेक अ गेस इज 1/3। प्रोबेबिलिटी कि वो गेस करेगा इज 1/3। प्रोबेबिलिटी फॉर कॉपिंग इज 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, 1 में से माइनस कर दो। अगर गैस और कॉपी नहीं करेगा तो उसको आंसर पता होगा, तो 1 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ रहा है ना, इसको करोगे तो 6, हाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स 1/2। फाइन, तो गैस करेगा, कॉपी करेगा, या उसको आंसर पता होगा। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि अगर गैस और कॉपी नहीं कर रहा है तो उसको आंसर पता होगा, तभी नहीं कर रहे हैं। यस, तो ये आ गया। अब देखो इसके बाद यहां पे आ जाओ आप। अगर गैस करेगा और फिर उसका आंसर करेक्ट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? उस जो क्वेश्चन है, अपने को बोला गया है क्वेश्चन में कि जो भी वो एग्जाम में जो क्वेश्चन वो कर रहा है उसमें 4 ऑप्शन है और 4 में से कोई एक करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है। तो बेसिकली गेस करके सही हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 ना। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, तो फेवरेबल इज 1, टोटल इज 4। कॉपी करे और फिर सही हो जाए, तो वो कॉपी करे और फिर उसका आंसर करेक्ट आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखो यहां पे देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही हैज कॉपीड, मतलब उसने कॉपी किया था और फिर उसका आंसर करेक्ट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। और अगर उसको आंसर पता होगा, जैसे मान लो कि आपको एक क्वेश्चन है उसका आंसर पता है, आपने अटेम्प्ट किया, तो डेफिनेटली वो करेक्ट होगा। तो यहां पे हम अज्यूम करेंगे 1। इसके बारे में अपने को वैसे तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, बट अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब मान के चलेंगे कि बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट है, इफ ही नोज द, क्वेश्चन में बोला है कि ही नोज द आंसर,
इफ ही नोज द आंसर, तो हम मान के चलेंगे ही नोज द करेक्ट आंसर, है ना। तो जहां पे भी लिखा है ही नोज द आंसर, और अगर उसको आंसर पता था और उसने टिक किया तो डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो वहां पे हम मान के चलेंगे 1, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। अब आप क्वेश्चन को पढ़ के ये बताओ कि ये बेस थ्योरम का है या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। तो आंसर करेक्ट है। अब आप बताओ कि उसको आंसर पता था। दिस इज द क्वेश्चन। आंसर उसका करेक्ट है। अब आप यहां पे फाइंड आउट करो द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली में उसको आंसर पता था और उसने कॉपी और गेस नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम में भी फेवरेबल वाला केस ये वाला है ना, कि एक्चुअली ही न्यू द आंसर। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर। और तो बस ये आ गया आंसर 1/3 1/4। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया फिर तो क्या ही, तो बस खत्म हो गया 1/2 और 1। दिस इज द आंसर। इसको आप कैलकुलेट कर लो जो भी आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है क्या? 24/, चलो तो मैं मान लेता हूं कि आपकी कैलकुलेशन सही है ठीक है, मतलब बच्चे को अगर आता है तो वो डेफिनेटली करेक्ट ही होगा। तो वही वाली चीज हम यहाँ पे भी मान के चल रहे हैं। ठीक है, 24/29। हाँ, फाइनली अपना ये वाला टॉपिक भी खत्म हुआ है। अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी काफी बचा है। अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो कि अभी 1 घंटा और है ना, 1 आवर मैक्सिमम। तो 1 घंटा और अभी लगेगा, क्योंकि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद भी अभी टॉपिक्स है। यस, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आफ्टर दैट विल कंटिन्यू। ठीक है, चलो तो एक छोटा ब्रेक ले लो फटाफट। और ब्रेक में डेफिनेटली यार इसको शेयर कर देना हर जगह। ठीक है, ठीक है, इसको शेयर कर देना। एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, ओके, चलो।
हेलो हेलो हेलो, यस आगे क्या सब लोग? चलो स्टार्ट करें। यस, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। वेलकम बैक। एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि सब लोगों ने ये जो ब्रेक है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया होगा। ठीक है, एनर्जी वापस आ गई, एक बार चैट में एनर्जी दिख जाए थोड़ी सी। यस, तो स्टार्ट करेंगे। और आगे सब लोग एक बार बता दो फटाफट, कितने कितने लोग प्रेजेंट है, अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करो। दोबारा अटेंडेंस हो गई। ठीक है, तो देखते हैं चलो अभी तक कौन कौन मतलब अभी भी फील्ड पे टिका हुआ है। यस, और कितने लोग ऑलरेडी आउट हो गए हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा लंबा वन शॉट है, तो आपको लास्ट तक टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी इज द नेक्स्ट टॉपिक। काफी सिंपल सा टॉपिक है, बट अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको मेन और एडवांस दोनों के ही मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इस टॉपिक का भी एक क्वेश्चन आया था एडवांस 2020 में। एक क्वेश्चन तो हमने वो वाला किया था ना अभी, जो प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर वाला। उसके अलावा इस वाले टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपका एडवांस 2020 में आया था। जेई एडवांस 2020 में एक क्वेश्चन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का भी था, तो उसको भी देखेंगे कि भाई उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो आप ये समझो कि कब लगाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल का है। देखो हम स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। एक तो हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप कब लगाते हो? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम तभी यहां पे सोचेंगे जब एक इवेंट ऐसा है जो अकर कर चुका है, वन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, और फिर आपसे वो पूछेगा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि दूसरा इवेंट भी अकर कर जाए। देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसको आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हो, देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ इनफाइनाइट जीपी। और उसके बाद हमने पढ़ा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ट्री डायग्राम बनाना है। अगर एंड रिजल्ट के बारे में पूछा है तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और बीच में क्या चल रहा है उसके बारे में अगर पूछा है, देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कब लगाते हैं? तो वो तभी लगाते हैं जब आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स किया गया है, मतलब आप बोल सकते हो n नंबर ऑफ टाइम्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक डाइस है आपके पास, ठीक है। तो वी आर थ्रोइंग अ डाइस लेट्स से 6 टाइम्स, है ना। एक डाइस को आपने थ्रो कर दिया 6 टाइम्स, एक कॉइन को टॉस कर दिया 10 टाइम्स या 20 टाइम्स। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी और इनफाइनाइट जीपी में डिफरेंस यही है कि इनफाइनाइट जीपी में आप एकदम रैंडम एक्सपेरिमेंट पागलों की तरह करते जाओगे कि जब तक 6 नहीं आएगा तो मैं डाइस को थ्रो करता ही रहूंगा। लेकिन यहां पे एक फिक्स, एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम यहां पे डाइस को थ्रो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक डाइस को आपने थ्रो कर दिया 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स। सो दिस इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। समझ गए? अब हर एक ट्रायल पे जैसे आप एक बार थ्रो करोगे, पहला थ्रो, फिर दूसरा थ्रो, तो हर एक ट्रायल पे या तो आपको सक्सेस मिलेगा या आपको फेलियर मिलेगा। तो ईच एंड एवरी फेलियर हैज 2 आउटकम्स, आइदर यू विल गेट अ सक्सेस और यू विल गेट अ फेलियर। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो ना, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक डाइस है और डाइस को आपने थ्रो कर दिया 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे n का वैल्यू कितना है? 5। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि आपने डाइस को कितनी बार थ्रो किया। अब मैं मान लेता हूं कि अगर डाइस के ऊपर अगर 1 आ गया ना तो दैट इज सक्सेस। मैं इसको सक्सेस मान रहा हूं कि भाई मैं चाहता हूं कि भाई डाइस के ऊपर 1 आ जाए, दैट इज फेवरेबल, ठीक है। तो ये सक्सेस है। और अगर 1 नहीं आया, नॉट गेटिंग अ 1, सो दैट इज फेलियर। मैं मान के चलूंगा कि मतलब बेसिकली आप समझ लो ना कि एनवी सर ने अपने सारे के सारे जो पैसे है वो 1 के ऊपर लगा दिए, ठीक है। एनवी सर ने अपने सारे पैसे 1 के ऊपर लगा दिए। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, अगर 1 आ गया तो मजा आ जाएगा, है ना, सारे पैसे डबल हो जाएंगे। और अगर 1 नहीं आया तो जो लगाया था वो भी गया। आप ऐसे समझ लो, या तो सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा हर एक स्टेप पे, ठीक है। तो बेसिकली पहला वाला जो आपका थ्रो, आपने पहली बार डाइस को थ्रो किया, तो यहां पे या तो आपको सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा, या तो 1 आएगा या 1 नहीं आएगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, आइदर 1 विल कम और 1 विल नॉट कम।
ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी आपको सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा, यहां पे भी आपको सक्सेस या फेलियर, इधर भी सक्सेस या फेलियर, इधर भी सक्सेस या फेलियर। अब जब भी बाइनोमियल में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो आपसे ऐसा पूछता है कि फाइंड आउट, यहां पे एक होता है कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेस। तो आपको यहां पे मैक्सिमम कितने सक्सेस मिल सकते हैं बताओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने को कितने सक्सेस मिल सकते हैं, तो मैक्सिमम 5 बार सक्सेस मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि सारे सक्सेस आ गए, इधर भी 1, 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 और मिनिमम, तो मिनिमम आपको यहां पे 0 सक्सेस मिल सकते हैं। भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सक्सेस, मिनिमम से मिनिमम 0 सक्सेस की सारे फेलियर आ गए, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपकी किस्मत काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेस को, ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सक्सेस। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि फाइंड आउट दैट नंबर ऑफ सक्सेस इज एग्जैक्टली 3। इसका सिंपल मतलब पता है क्या होता है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपको एग्जैक्टली 3 सक्सेस मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इन ये जो 5 बेसिकली चेयर है, 5 चेयर में से कोई भी 3 चेयर आप सिलेक्ट करोगे ना, लेट से ये वाली चेयर, ये वाली चेयर और ये वाली चेयर मैंने सिलेक्ट कर ली, तो बेसिकली आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 5C3, है ना। कोई भी 3 चेयर को आप सिलेक्ट करोगे और वहां पे आप चाहते हो कि सक्सेस आ जाए, आप चाहते हो कि एग्जैक्टली 3 बार आपको सक्सेस मिल जाए, तो यहां पे सक्सेस को बिठाओगे, है ना। यहां पे भी सक्सेस मतलब इधर एस को बिठाओगे, इधर भी एस को बिठाओगे और इधर भी एस को बिठाओगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है उसको हम जनरली अज्यूम करते हैं स्मॉल p, और इसको हम जनरली अज्यूम करते हैं स्मॉल q। ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो यहां पे सक्सेस कितनी बार आपको मिला, सक्सेस आपको मिला 3 बार, तो p का क्यूब आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और यहां पे फेलियर आएगा, इधर भी फेलियर आएगा, तो फेलियर आपको मिला 2 बार। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला बन जाएगा, अपना फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में यूज कर सकते हैं। अब देखो फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ यहां पे लिखा है। ये जो सक्सेस होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p के साथ। स्मॉल p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, स्मॉल q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर, और p प्लस q का वैल्यू हमेशा 1 होता है, या तो सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली r नंबर ऑफ सक्सेस, x इक्वल टू r, ये x क्या है, ये x है नंबर ऑफ सक्सेस, ये x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू r। तो एग्जैक्टली r नंबर ऑफ सक्सेस का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, NCR, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर r और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n-r। अब मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्यों रखा गया, क्योंकि बाइनोमियल वाली फील आ रही है आपको इसको देख के, बाइनोमियल वाली फील आ रही है, NCR, x की पावर समथिंग, y की पावर समथिंग। यस, तो वो वाली जो फील है वो भी आपको आ रही है। अच्छा, बीच में लैग आ गया था क्या, हेलो हेलो, अभी ठीक है। अच्छा, बीच में थोड़ा सा लैग आ गया था, चलो कोई नहीं, इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज q, p प्लस q का वैल्यू हमेशा 1 होता है। और ये वाला फॉर्मूला एक आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी, ये कैपिटल X क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली r नंबर ऑफ सक्सेस का ये जो फॉर्मूला है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन से ही चमकेगा ये सब, ठीक है। इसमें थ्योरी से कोई ज्यादा मतलब है नहीं अपने को। जैसे ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, तो पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, तो क्या हम यहां पे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे कि नहीं, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। यहां पे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स नहीं कर रहे, वी आर थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस फॉर 6 टाइम्स। तो ये फिक्स है कि 6 बार फेंकेंगे चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो यहां पे आपका n का वैल्यू कितना है, कितनी बार आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, 6 बार, तो वो होता है n। ओके, n का वैल्यू आपको गिवन है। गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मतलब दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आ जाए, दोनों डाइस के ऊपर अगर सेम, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको हम बोलते हैं डबलेट। सो गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड सक्सेस। तो आप मुझे बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p के साथ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल q के साथ। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, 6।
और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना आ जाएंगे 36, तो 6/36, तो 6/36 मतलब 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा 5/6, क्योंकि आपको पता है कि P प्लस Q का वैल्यू 1 होता है, तो इन दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो आपको निकालना क्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस। नो सक्सेस मतलब नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल टू 0। ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेस। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या निकालना चाहते हो कि नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल टू 0, तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ बस। तो फॉर्मूला क्या होता है, n का वैल्यू 6 है, तो NCR, ये R है, ठीक है, दिस इज R, तो NCR प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 0 ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, तो बस ये आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5/6 की पावर 6, सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। कितने लोगों को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया? अगर फर्स्ट पार्ट नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे और आप सेकेंड पार्ट पे आओ, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा है एग्जैक्टली 1 सक्सेस। अगर एग्जैक्टली 1 सक्सेस बोला है, इसका मतलब नंबर ऑफ सक्सेस हम कितने चाहते हैं, हम चाहते हैं नंबर ऑफ सक्सेस 1, एग्जैक्टली 1 सक्सेस आना चाहिए, मतलब यू नीड टू फाइंड आउट दैट नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, तो NCR प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है 5/6। इसकी पावर कितना आ जाएगा, 1/6 की पावर हमेशा ये आता है 1 और 5/6 की पावर आता है दोनों का डिफरेंस, तो बस दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन तो आप कर लोगे बट कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है एटलीस्ट 1 सक्सेस। एटलीस्ट 1 सक्सेस मतलब नंबर ऑफ सक्सेस x होता है नंबर ऑफ सक्सेस, आप चाहते हो कि मिनिमम 1 सक्सेस आए, मतलब 1 या 1 से ज्यादा, तो 1 या 1 से ज्यादा, तो ये। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 1 या फिर x का वैल्यू 2 या फिर x का वैल्यू 3 या फिर x का वैल्यू 4 या फिर x का वैल्यू 5 या फिर x का वैल्यू 6, क्योंकि टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने को कितने सक्सेस मिल सकते हैं। हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो 6 बार किया है, तो 6 से ज्यादा सक्सेस तो मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस। एटलीस्ट 1 सक्सेस मतलब नंबर ऑफ सक्सेस या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो इसको निकालने से मतलब इसको निकालने की बजाय आप क्या करो, टोटल 1 में से माइनस कर दो। तो कौन सा केस यहां पे प्रेजेंट नहीं है उसको 1 में से माइनस कर दो। तो जो भी केस, जैसे यहां पे एक ये वाला केस है, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ सक्सेस विल बी इक्वल टू 0, भाई नंबर ऑफ सक्सेस 0 भी तो आ सकता है ना, तो इस वाले केस को 1 में से माइनस कर दो। तो इन सबको ऐड करने से अच्छा है, बेटर है कि आप 1 में से इसको माइनस कर दो। तो 6C0 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 6, तो बस ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट का आंसर, जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या पूछा है, एट मोस्ट 1 सक्सेस। एट मोस्ट 1 सक्सेस मतलब, एट मोस्ट 1 सक्सेस मतलब मैक्सिमम 1 सक्सेस आप चाहते हो, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस का वैल्यू या तो 0 या 1, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 सक्सेस मिलना चाहिए। मतलब इस पार्ट में आपसे पूछा है या तो नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल टू 0 या फिर नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल टू 1। ठीक है, तो बस इन दोनों को ऐड कर लो। तो 6C0 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 6, और यहां पे फॉर्मूला लगा दो। तो 6C1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 5। सो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे अल्टीमेटली, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये कैपिटल X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेस, सिंपल एज दैट। ठीक है, एक आधा और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो इस वाले एग्जांपल में एक हर्डल रेस है ना, इस तरह की रेस आपने देखी होगी, हर्डल, जिसमें बीच बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेयर है ये बेसिकली 2 चीजें कर सकता है, मतलब जैसे ये हर्डल को पार करने गया, या तो ये सक्सेसफुली उसको पार कर लेगा या फिर वो सक्सेसफुली पार नहीं कर पाएगा और गिर जाएगा। 2 ही चीजें पॉसिबल है ना, या तो वो गिर जाएगा, है ना, वो हर्डल को ही गिरा देगा,
या दूसरी चीज ये पॉसिबल है कि या तो वो उसको ऊपर से जंप करके चला जाएगा और वो पार कर देगा। तो अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन अ हर्डल रेस अ मैन हैज टू क्लियर 9 हर्डल्स, तो टोटल ऐसे 9 हर्डल्स आर देयर। तो n का वैल्यू कितना है 9। आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया? जो पहला वाला हर्डल है उसके ऊपर से वो कूदने की कोशिश करेगा, या तो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आइदर ही विल गेट अ सक्सेस और ही विल गेट अ फेलियर। सिमिलरली दूसरा हर्डल आएगा, फिर से ट्राई करेगा, तीसरा आएगा, फिर से ट्राई करेगा, आइदर ही विल गेट अ सक्सेस और ही विल गेट अ फेलियर। तो बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो उसको 9 बार करना है, कोई इनफाइनाइट टाइम्स तो करना नहीं है। टोटल 9 हर्डल्स आर देयर, 9 हर्डल्स को एक एक करके या तो पार करेगा या नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी दैट ही क्लियर्स द हर्डल, वो क्लियर कर जाएगा, प्रोबेबिलिटी की वो हर्डल को क्लियर कर जाएगा इज 2/3। एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन, है ना, ही विल नॉक डाउन द हर्डल, मतलब बेसिकली उसको गिरा देगा, है ना, या तो वो ऊपर से चला जाएगा ऐसे कूद के, या तो फिर वो हर्डल को नॉक डाउन कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो ये सब अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो एक और चीज मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, जनरली जो भी क्वेश्चन में पूछा होता है ना उसी को आप सक्सेस ले लिया करो। जो भी मतलब इसमें इमोशनली नहीं सोचना होता है, ऐसा मत सोचो कि सर ये बंदा तो गिर गया, अगर ये बंदा किसी भी हर्डल को नॉक डाउन कर देगा तो उसको हम सक्सेस लेंगे, कि ये बंदा किसी हर्डल को क्लियर कर लेगा। इसमें सक्सेस कौन सा है, इसमें स्मॉल p का वैल्यू क्या है, 2/3 की 1/3। तो वैसे तो आप किसी भी एक को p ले सकते हो, किसी भी दूसरे को q ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। बट जनरली आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगा अगर आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसको अगर आप ले लोगे p, उसको आप ले लो सक्सेस। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन। तो सिंस यहां पे नॉक्स डाउन का पूछा है तो इसको आप ले लो सक्सेस और इसको आप ले लो फेलियर। अब आप बोलोगे सर अगर वो हर्डल गिरा देता है तो उसको आप बोल रहे हो सक्सेस। हाँ, तो आपको इसमें इमोशनल नहीं होना है, ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे इमोशंस काम नहीं करते। तो ये अगर वो बेसिकली हर्डल के ऊपर से गिर जाएगा ना तो दैट इज सक्सेस फॉर अस दैट इज सक्सेस, और अगर वो क्लियर कर गया तो दैट इज फेलियर फॉर अस। ठीक है, तो इमोशनली मत सोचो, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग सोचो। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जो भी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसी को सक्सेस ले लिया करो जनरली। अब ये बोल रहा है कि नॉक्स डाउन लेस देन 2 हर्डल्स, तो हम मतलब नंबर ऑफ सक्सेस हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेस लेस देन 2 आए, है ना। नंबर ऑफ सक्सेस नॉक्स डाउन इज कंसिडर्ड सक्सेस, कि अगर वो नॉक डाउन कर देगा, वो गिर जाएगा तो दैट इज सक्सेस। और कितनी बार गिरे, लेस देन 2 टाइम्स, है ना। तो हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेस आ जाए लेस देन 2। लेस देन 2 मतलब या तो नंबर ऑफ सक्सेस हो सकता है 0 या फिर नंबर ऑफ सक्सेस हो सकता है 1। और बस अब तो आपको फॉर्मूला लगाना है, तो यहां पे आ जाएगा 9c0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 1/3 की पावर 0 और 2/3 की पावर 9, और यहां पे आ जाएगा 9c1 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 8। तो बस दिस इज द आंसर। ठीक है, तो एक बार आपने क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया ना, उसके बाद तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये कितने लोगों को समझ में आ गया? लेस देन 2 बोला है तो लेस देन 2 मतलब या तो 0 या 1। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक ड्रंकर्ड है। ड्रंकर्ड मतलब बेसिकली हमने अज्यूम कर लिया अपने दिमाग में, देवदास का जो शाहरुख खान है उसको अज्यूम कर लो। ठीक है, देवदास मूवी सबने देखी होगी ना, उसका जो शाहरुख खान है उसको आप इमेजिन कर लो। ठीक है, वो ऐसे करके वो आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। तो बेसिकली वो जो शाहरुख खान है SR के, आइदर ही विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और ही विल टेक अ स्टेप बैकवर्ड। मतलब ऐसा समझ लो कि यहाँ पे ये शाहरुख खान है और ये शाहरुख खान यहाँ पे खड़ा है, और उसने मतलब काफी वो मतलब अच्छी स्टेट में नहीं है, समझ गए ना, वो मतलब थोड़ा हाई है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, अच्छा वो एक स्टेप फॉरवर्ड चलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है अपने को कितना, ही विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इज 0.4 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो अगर फॉरवर्ड अगर 0.4 है तो बैकवर्ड जाएगा दैट इज 0.6, है ना। तो ये अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मतलब इनिशियली वो यहां पे खड़ा है, t = 0 पे है, आप इमेजिन करो इनिशियली यहां पे खड़ा है। थोड़ा सा फिजिक्स भी ले लो इसमें है ना, इसको फील करने के लिए कि इनिशियली यहां पे खड़ा है।
अब देखो उसने जो है वो थोड़ी सी पी रखी है, तो उसको नहीं पता है कि वो आगे चलेगा कि पीछे चलेगा, वो उसको खुद को भी नहीं पता है। आइदर ही विल गो फॉरवर्ड और ही विल गो बैकवर्ड, वो कहीं पे भी जा सकता है, वो उसका जहां पे मन, ठीक है। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स, तो बेसिकली इसमें n का वैल्यू क्या है 11। ये जो शाहरुख खान है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट 11 बार करेगा, पहला कदम लेगा, अब वो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, फिर दूसरा भी आगे या पीछे, तीसरा भी आगे या पीछे, है ना। तो उस तरह से टोटल 11 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको यह बताना है कि आफ्टर टोटल 11 स्टेप्स लेने के बाद वो केवल अपनी इनिशियल पोजीशन से केवल 1 स्टेप अवे है। तो देखो क्वेश्चन बहुत चालाकी से बनाया है, इन्होंने बोला है 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन अगर ये है तो या तो वो फाइनली वो कहां पे होगा, फाइनली वो या तो यहां पे हो सकता है, ये भी 1 स्टेप अवे है, 1 स्टेप अवे बोला है, 1 स्टेप आगे या 1 स्टेप पीछे नहीं बोला है। तो ये भी फाइनल पोजीशन उसकी हो सकती है, या फिर फाइनल पोजीशन उसकी यहां पे भी हो सकती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से ही विल बी 1 स्टेप अवे, तो या तो वो 1 स्टेप आगे होगा या वो 1 स्टेप पीछे होगा। अब बताओ कि अगर यहां से उसने स्टार्ट किया एंड वो फाइनली इधर है, 11 स्टेप लेने के बाद टोटल उसने कितने स्टेप्स लिए, 11 स्टेप्स उसने लिए। तो यहां से अगर उसने स्टार्ट किया और यहां पहुंच गया तो उसने कितने फॉरवर्ड लिए होंगे और कितने बैकवर्ड लिए होंगे। अच्छा पहले तो किसी भी एक को सक्सेस ले लो, मैं इसको सक्सेस ले लेता हूं, इसको फेलियर ले लेते हैं, है ना। अगर वो फॉरवर्ड गया तो सक्सेस, बैकवर्ड गया तो फेलियर, ठीक है। फॉरवर्ड इज सक्सेस, बैकवर्ड इज फेलियर। तो अब देखो एक पॉसिबिलिटी ये है, यहां से अगर उसने स्टार्ट किया और फाइनली यहां पे पहुंच जाए, वो तभी पॉसिबल है। यहां से यहां ये वाला केस, ये पहला वाला जो केस है वो तभी पॉसिबल है वो जब टोटल 6 स्टेप्स वो फॉरवर्ड लेगा और 5 स्टेप वो बैकवर्ड लेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल। टोटल आप देखो, क्योंकि नेट आपको देखना पड़ेगा ना। देखो यहां से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, ये पहला स्टेप वो आगे गया, फिर दूसरा आगे गया, तीसरा आगे गया, चौथा आगे गया, फिर पांचवा और फिर छठा। तो ये 6 फॉरवर्ड, समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 उसने फॉरवर्ड किए, फिर एक बैकवर्ड ये वापस आ गया, फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा। तो फाइनली ही इज हियर। ये समझ में आया। टोटल उसने 6 बार फॉरवर्ड लिया और 5 बार बैकवर्ड ले लिया, तो फाइनली वो यहां पे पहुंच गया। तो ये पहला केस, 6 फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड, फाइनली ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। और ये वाला जो केस है उसको कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे, तो इस वाले केस में क्या होगा, उसने 6 बैकवर्ड लिए होंगे और 5 फॉरवर्ड लिए होंगे। यहां पे आएगा 5 फॉरवर्ड और 6 बैकवर्ड, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखो कैसे, तो यहां से उसने स्टार्ट किया ना, उसने 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5, तो 5 उसने फॉरवर्ड, 5 फॉरवर्ड, फिर वापस आ गया 1 2 3 4 5 और 6। तो फाइनली ही इज हियर। समझ गया ना। अगेन ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। अंडरस्टूड। तो मेरे ख्याल से ये कितने लोगों को चमक गया। तो मतलब नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं, 2 केसेस बनेंगे अलग अलग। यहां पे अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड इज सक्सेस, तो यहां पे नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं 6, और यहां पे नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं 5। तो आपको निकालना क्या है, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ सक्सेस इज आइदर इक्वल टू 6 या फिर नंबर ऑफ सक्सेस इज आइदर इक्वल टू 5। बस आप फॉर्मूला लगा लो, 11C6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 0.4 की पावर 6 और 0.6 की पावर दोनों का डिफरेंस, और यहां पे आ जाएगा 11C5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 5। ये तो फॉर्मूला है, मतलब बेसिकली ये तो मेरे ख्याल से आपको चमक ही गया होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये चमक गया, यस मेरे ख्याल से ये क्लियर, एकदम क्लियर है। सर ये भी तो हो सकता है कि एक ही जगह से फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहा हो। अरे मैथमेटिकल बनो, मतलब ऐसा, मतलब अपनी पॉसिबिलिटीज मत लगाओ। हाँ अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है ना, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने एक साथ मतलब फॉरवर्ड नहीं लिए, है ना, किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा। देखो ये शायद किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर उसने एक काम करो, आप ऐसे टोटल 11 करना है ना, टोटल 11 करना है। तो मान लेते कि पहला उसने फॉरवर्ड लिया, दूसरा फॉरवर्ड लिया, फिर तीसरा बैकवर्ड ले लिया,
फिर वापस फॉरवर्ड चला गया, ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 है ना, फिर ये 8, फिर ये मान लो 9, फिर ये 10 और फिर ये 11। तो अल्टीमेटली यहां पे पहुंच गया। तो सर ये भी तो एक केस हो सकता है, बट अल्टीमेटली अगर आप नेट गिनोगे ना तो उसने टोटल फॉरवर्ड कितने लिए। देखो ये एक फॉरवर्ड है, ये दूसरा फॉरवर्ड है, ये तीसरा फॉरवर्ड है, ये चौथा फॉरवर्ड है और एक यहां पे फॉरवर्ड लिया, तो पांचवा फॉरवर्ड। तो 5 ही आएंगे हमेशा। अगर फाइनली वो यहां पे है ना तो फॉरवर्ड आपके 5 ही आएंगे, चाहे आप कोई भी केस ले लो। और बैकवर्ड कितने आएंगे, बैकवर्ड गिनो। तो बैकवर्ड देखो, ये पहला बैकवर्ड उसने लिया, ये दूसरा बैकवर्ड है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, तो 6 ही आएंगे हमेशा। अंडरस्टूड ना। तो अगर फाइनली वो इधर पहुंचेगा तो आप नेट डिस्प्लेसमेंट देखो ना बेसिकली कि उसका कितना हुआ। फाइन, तो अल्टीमेटली यही आएगा, आइदर इट इज 6 फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड और 5 फॉरवर्ड एंड 6 बैकवर्ड, देन ओनली ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। और कोई केस नहीं बन सकता। ओके, और कोई केस बन ही नहीं पाएगा। तो ये आंसर है आपका। तो नंबर ऑफ सक्सेस देख लो आप, नंबर ऑफ सक्सेस। अंडरस्टूड ना। फॉर्मूला याद नहीं हुआ क्या, फॉर्मूला याद करा दो, वो ऐसा बोल रहा है। फॉर्मूला याद करने के लिए सिंपल ही है, देखो आप ऐसे कर लो, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r। तो ये x होता है नंबर ऑफ सक्सेस, कितने आपको, तो इसमें सिंपल है NCR, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यहां पे जो भी है वो यहां पे आएगा। और n और r का जो डिफरेंस है n माइनस आर यहां पे आ जाए। सो दिस इज द फॉर्मूला बस, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस आर। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये तो सिंपल ही है फॉर्मूला, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं, आपको जेई वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था जेई मेन 2021 में। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, फेयर कॉइन इज देयर, उसको टॉस कर दिया n नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसमें n का वैल्यू n ही है, n इज n, ठीक है, सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो एक काम करते हैं, हेड को ले लेते हैं सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होता है 1/2, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और टेल को ले लेते हैं फेलियर, तो टेल की प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड, और हेड इज सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस कितने चाहते हो आप चाहते हो कि एटलीस्ट 1 हेड आ जाए, इसका मतलब एटलीस्ट 1 सक्सेस आ जाए। तो नंबर ऑफ सक्सेस कितने, एटलीस्ट 1 मतलब ये, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 0.9। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 0.9। इसका मतलब दिस प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0.9 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मिनिमम से मिनिमम 0.9 तो है ही, एटलीस्ट 0.9 का मतलब या तो 0.9 या उससे ज्यादा। तो बेसिकली इसका सिंपल मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 0.9। एटलीस्ट 0.9 मतलब 0.9 या 0.9 से ज्यादा, 0.9 या उससे ज्यादा। तो बस ये, और ये कैसे निकालोगे फिर, इसको निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कर दो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। तो यहां से आ जाएगा 0.1 ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। और यहां पे फॉर्मूला लगा दो, ये तो 1/10 हो गया, इधर फॉर्मूला लगेगा तो NC0 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2 रेज टू n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 रेज टू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो आपको पूछा है फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें n का वैल्यू मिनिमम से मिनिमम आप कितना पुट करोगे कि सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर आप इसमें n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो बात नहीं बनेगी, है ना, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये तो 2 तो छोटा है ना। अगर आप n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो भी बात नहीं बनेगी, n का वैल्यू 3 पुट करोगे तो भी बात नहीं बनेगी, n का वैल्यू 4 पुट कर दोगे ना तो बात बन जाएगी। मतलब बेसिकली ये जो ऊपर वाले 3 है उसमें तो 10 बड़ा है ना। तो पहली बार ऐसा कब होगा कि 2 रेज टू n बड़ा हो जाए, तो पहली बार 4 पे आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, इसका फाइनल आंसर है 4।
द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज बेसिकली 4 पुट करोगे, है ना, मिनिमम से मिनिमम आपको 4 पुट करना पड़ेगा। तो मिनिमम ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो आपको 4 बार करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे, इसमें भी वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा अभी हमने किया था। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें भी वही पूछा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ n, इसमें भी यही है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो मान लो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने n नंबर ऑफ टाइम्स कर दिया, ये n का ही मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन। A fair coin needs to be tossed so that the probability of getting at least 2 heads। अच्छा, ये एडवांस वाले थोड़ा एक कदम आगे है। तो पिछले क्वेश्चन में इन्होंने बोला था एटलीस्ट 1 हेड, एडवांस वालों ने क्या कर दिया, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड मतलब, तो लेट्स अगेन अज्यूम कि गेटिंग अ हेड इज सक्सेस, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। गेटिंग टेल इज फेलियर, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एंड आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि नंबर ऑफ सक्सेस कितने आ जाए, एटलीस्ट 2 या 2 या 2 से ज्यादा। तो नंबर ऑफ सक्सेस विल बी 2 या 2 से ज्यादा, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 0.96, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96। अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो 1 में से कौन कौन से केसेस हटाने पड़ेंगे, तो ये है 2 या 2 से ज्यादा ना, तो ये दोनों केसेस आपको हटाने पड़ेंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इधर आएगा, तो 1 माइनस 0.96 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा। और इसमें आप फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओगे तो ये तो बन गया 4/100 ग्रेटर देन इक्वल टू, और NC0 1/2 की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पे NC1 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर n-1। तो इन दोनों को तो क्लब कर सकते हैं ना, ये चमक रहा है कि नहीं, ये 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर n-1, तो उन दोनों को तो आप क्लब कर दोगे तो 1/2 की पावर n ही आएगा। तो इन दोनों को क्लब कर दो डायरेक्टली, क्योंकि सिंस यहाँ पे 1/2 है, तो अगर आप टोटल कर दोगे तो n ही आ जाएगा। तो बेसिकली ये, अब इसको फर्दर करो, फर्दर करोगे तो 4/100 इज 1/25, और ये NC0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1/2 है, और अगला वाला है n/2 तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 25 इंटू 1 प्लस n। अब इसमें आप n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, n का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3, मिनिमम से मिनिमम कितना पुट करना पड़ेगा ताकि वो सेटिस्फाई कर जाए। तो इस पॉइंट के बाद आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है। जैसे n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो बात बनेगी क्या, n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से यही बड़ा है ना, दिस विल बी ग्रेटर। n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो भी यही बड़ा है। सिमिलरली मान लो n का वैल्यू आपने 4 पुट कर दिया तो 2 की पावर 4 आएगा, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 4, तो ये 125, अभी भी यही बड़ा है। n का वैल्यू 5 पुट करो तो 2 की पावर 5, 25 इंटू 1 प्लस 5, ये 6, 25 इंटू 6 और 2⁵5, अभी भी यही बड़ा है ना। ठीक है, n इक्वल टू 6 पे चेक करो, 2⁵6 और 25 इंटू 1 प्लस 6, तो ये 25 इंटू 7, और यहां पे 128 है ना, अभी भी यही बड़ा है। स्टिल दिस इज ग्रेटर, अभी भी यही बड़ा है ना। ये 2⁵6 तो 64 होता है केवल, नहीं, तो अभी आप इसमें और ज्यादा बढ़ाओ, n का वैल्यू 7 पुट करो, 8 पुट करो, तो 7 पुट करेंगे तो 2⁵7 और 25 इंटू 1 प्लस 7, तो ये 25 इंटू 8, ये तो 200 आ गया, और ये आ जाएगा, अभी भी यही बड़ा है, 2⁵8, 25 इंटू 1 प्लस 8, इसमें ट्राई करो, तो ये 225 और ये 250, हाँ अब ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये है 256, चमका कि नहीं, और ये है 25 इंटू 9, 225, तो अब 8 इज द आंसर, तो इसका आंसर है 8। अंडरस्टूड, इसका फाइनल आंसर आएगा 8। ये जेई
एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। और जो 2015 का क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आया था 2020 में भी, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। देखो इसमें भी क्या बोला है, ये 2020 का एडवांस प्रोबेबिलिटी दैट, ये दूसरा क्वेश्चन 2020 का, प्रोबेबिलिटी दैट मिसाइल हिट्स द टारगेट सक्सेसफुली। तो जो मिसाइल है वो टारगेट को हिट कर देगा, दिस, इसी को हम ले लेते हैं सक्सेस, कि भाई अगर टारगेट को हिट कर दिया तो दैट इज सक्सेस। और इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन कितनी है, 0.75। 0.75 मतलब 3/4। तो ये आपका आ गया स्मॉल p। तो अब कि वो हिट नहीं करेगा, है ना, इट विल नॉट हिट द टारगेट, दिस विल बी फेलियर। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/4। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर एक मिसाइल को फायर करोगे, मान लो ये हमने एक मिसाइल को फायर कर दिया, तो टारगेट को हिट करेगी या टारगेट से थोड़ी आगे या पीछे चली जाएगी, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो या तो टारगेट को हिट नहीं करेगी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट। अगर आपका जो टारगेट है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना है, देन एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब मिनिमम 3 हिट अगर हो गए, ओके, मिनिमम 3 अगर हिट्स हो गए, देन द टारगेट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, है ना, इट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एकदम मतलब खत्म हो जाएगा वो। अगर एकदम खत्म करना है तो मिनिमम आपको 3 मिसाइल टारगेट पे हिट करनी पड़ेगी। यस, तो ये देन द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट हैव टू बी फायर्ड, मतलब बेसिकली n का, मान लेते कि n नंबर ऑफ टाइम्स अपने को मिसाइल फायर करनी पड़ेगी, तो n का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सेम क्वेश्चन, रैंडम एक्सपेरिमेंट अज्यूम कर लेते कि भाई n नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे मिसाइल फायर करनी पड़ेगी, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करते करते मान लो आपने n नंबर ऑफ मिसाइल फायर कर दी, n में से एटलीस्ट 3, मिनिमम 3 मिसाइल टारगेट को अगर सक्सेसफुली हिट कर गई तो टारगेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, तो यहां पे बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इज नॉट लेस देन 0. अच्छा, तो इसमें नंबर ऑफ सक्सेस आप कितने चाहते हो, आप ये चाहते हो ना कि मिनिमम 3 जो मिसाइल है वो सक्सेसफुली हिट करे, तो नंबर ऑफ सक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आएगा। ये कितने लोगों को समझ में आया भाई? नंबर ऑफ सक्सेस आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मिनिमम से मिनिमम 3 मिसाइल सक्सेसफुली टारगेट को हिट करे। मतलब मिनिमम 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा भी कर सकती, 4 कर गई तो और बढ़िया है, एकदम ही सफाया कर देंगे हम ठीक है। तो 4 करके 5, 6, 7, तो ये, तो दिस इज और ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट लेस देन 0.95। अब नॉट लेस देन मतलब लेस देन नहीं है, लेस नहीं है तो क्या है, या तो ग्रेटर है या इक्वल है। क्वेश्चन में आपको बोला है इट इज नॉट लेस देन 0.95, तो या तो ग्रेटर या इक्वल, तो ये आ गया। अब यहां पे आप आगे बस इसको कर लो, तो इसमें आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, ये चमका, इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.95। अब बेसिकली यहां पे अब रीअरेंज करो, ये 0.95 को इधर ले आओगे तो 0.05 और इन तीनों को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, बस अब तो फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला लगाओगे तो ये 5/100 मतलब 1/20 है, इधर आ जाएगा कितना, NC0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, 3/4, तो 3/4 की पावर 0 और 1/4 की पावर n, तो ये है। फिर यहाँ पे NC1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n-1, NC2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n-2, तो ये आ जाएगा। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे ना, राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे 4 की पावर n तो कॉमन आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे ना 4 की पावर n, इधर 4 की पावर 1 और 4 की पावर n-1, तो क्लब कर लेना, इधर भी क्लब कर लेना। और ऊपर क्या क्या आ जाएगा, ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। और अगले वाले टर्म में आ जाएगा 3n, और अगले वाले टर्म में आ जाएगा NC2 इंटू 9,
तो 9 इंटू NC2, तो कैलकुलेशन कर लो बस, ये आ गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 इंटू 1 प्लस 3n प्लस 9 इंटू NC2, तो ये आ रहा है। अब इसमें आपको n की जो वैल्यूज है वो पुट कर करके चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब पुट करके चेक करो। बट इसका जो आंसर है वो मेरे ख्याल से है 6, तो 6 पे पहली बार आपकी बात बन जाएगी, है ना, क्योंकि एकदम रीसेंट क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आपको आंसर भी याद ही होगा। ये तो बहुत बार हम कर चुके हैं क्वेश्चन, तो समझ में आया। n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करोगे ना तो आपका ये ग्रेटर आ रहा होगा, आपका राइट हैंड साइड ग्रेटर आ रहा होगा। जैसे n का वैल्यू 1 तो खैर हम पुट भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे NC2 है, तो सिंस यहाँ पे NC2 है तो आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो 2 से, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, समझ गए, 3 4 5। तो पहली बार n इक्वल टू 6 पे ऐसा आएगा कि ये वाली जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से ग्रेटर आएगा, बाकी सब में यही ग्रेटर होगा। आप चेक करो ना, बाकी सब में ये राइट हैंड साइड विल बी ग्रेटर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर, क्या बाइनोमियल के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं? हाँ, मतलब नॉर्मल जो ट्रेंड है वो तो आपने देख ही लिया, एडवांस हो चाहे मेन हो, बट इस तरह के जो हिट एंड ट्रायल वाले लास्ट में ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेमस है। एडवांस में तो पर्टिकुलरली इसी तरह के क्वेश्चन थोड़े फेमस है क्योंकि लास्ट में दिमाग लगाना पड़ता है काफी, ये मतलब कैलकुलेटिव है थोड़ा, तो वैल्यूज पुट कर करके आपको चेक करना पड़ेगा कि पहली बार बात कहाँ पे बनेगी। ठीक है, चलो एनीवेज, तो वो तो अपना खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? ये वैसा ही होता है, देखो जैसा आपने बचपन में वो पढ़ा था ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक स्टैटिस्टिक्स करके एक चैप्टर आता था जो बहुत ही बोरिंग सा होता था। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का तो सर नाम ही मत लो आप, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही मतलब बोरिंग चैप्टर था वो, तो ये भी मतलब ऑलमोस्ट उतना ही बोरिंग है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलमोस्ट सेम है। वहां पे फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे हम बचपन में करते थे ना कि मार्क्स, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो इतने बच्चे हैं जिनके 20 मार्क्स आए, इतने बच्चे हैं जिनके 21 मार्क आ गए, इतने बच्चे जिनके 25 आ गए, है ना। तो ये, और इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी नहीं डालोगे और प्रोबेबिलिटी डाल दोगे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैसा ही होता है। फिर उसमें हम ये भी करते थे, फ्रीक्वेंसी में हम ये भी करते थे ना, मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब भी आप निकालते थे। तो स्टैटिस्टिक्स अगर आपने बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको याद आ रहा होगा कि काफी लेंदी से होते थे ये सब। तो ये टॉपिक वही है ना, तो थोड़ा सा लेंदी है, बट मतलब ये जो टॉपिक है, ये अगर आप देखोगे तो जेई मेन और जेई एडवांस में भी थोड़ा कम ही आता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं ना, तो रिलेटिवली थोड़ा कम आप बोल सकते हो। बट हाँ, अगर जेई एडवांस वालों का मान लो दिमाग घूम गया तो वो पैराग्राफ बना सकते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं तो 3 क्वेश्चन लो। ठीक है, तो एक नहीं तो सीधा पैराग्राफ दे दिया। तो इसीलिए अपने को फ्यूचर रेडी रहना है। फ्यूचर रेडी रहने के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई कल को पैराग्राफ आ गया तो क्या करोगे, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। फाइन, तो देखो इसमें कैसे समझेंगे, इसमें देखो टोटल 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, तो 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 white and 4 red। एक बैग है, इसमें 5 white 4 red, इसमें से टोटल हमने कितने निकाले, पहला निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वापस हम रिप्लेस नहीं करेंगे और 1 by 1 करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो जिसका भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उसको आप ले लोगे x, है ना। जैसे आपको पूछा है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स को आप अज्यूम कर लो x, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को आप अज्यूम कर लो x। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी हम इसमें टेबल बनाएंगे तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। ये x या xi बोल सकते हो बेसिकली आप इसको, और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक प्रोबेबिलिटी आएगी, जैसे बचपन में करते थे ना xi fi,
फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी है, उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। ये एक बैग है, बैग के अंदर से आप पहला बॉल निकालोगे, फिर दूसरा निकालोगे, तीसरा निकालोगे, तो मिनिमम से मिनिमम रेड बॉल्स कितने आ सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो 0 ना, मिनिमम नंबर ऑफ रेड बॉल्स विल बी 0। भाई ऐसा हो सकता है कि आपके तीनों व्हाइट आ गए, अगर तीनों व्हाइट आ गए, हाँ इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि तीनों के तीनों व्हाइट आ गए तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो आए ही नहीं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने आ सकते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, आपने 3 बॉल निकाले तो 3 में से या तो 0 रेड है, या 1 रेड है, या 2 रेड है, या तीनों के तीनों रेड है। अंडरस्टूड। तो 0 1 2 3 ये कितने लोगों को समझ में आया। एक डब्बा है, डब्बे में से 3 बॉल निकाले, तो 3 निकालोगे तो या तो तीनों के तीनों रेड है, या 2 रेड है, या 1 रेड है, या कोई भी रेड नहीं है। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 0 मतलब तीनों के तीनों व्हाइट है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि पहला बॉल आप निकालोगे और वो व्हाइट आ जाए, तो पहला व्हाइट तो 5/9 आएगा, 5/9। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल एज व्हाइट, मतलब व्हाइट कलर का पहला बॉल आ गया। अब एक व्हाइट आपका निकल गया है ना, अब इसको वापस रिप्लेस नहीं करोगे, इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर एक व्हाइट बॉल आपने निकाल लिया, जब दूसरा बॉल निकालोगे तो कितने व्हाइट है अंदर, अब अंदर 4 व्हाइट है और 4 रेड है। नाउ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड आल्सो व्हाइट। तो अब टोटल व्हाइट कितने हैं 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 8। अब दूसरा व्हाइट भी निकल गया, अगर दूसरा व्हाइट भी निकल गया तो अभी व्हाइट कितने हैं, अभी व्हाइट है 3, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 7। तो आपका बेसिकली ये आ जाएगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके बताओ कि कितना आएगा ये। इसको सॉल्व करना जरा, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम आ गया, इधर 3 टाइम्स, तो अल्टीमेटली ये कितना बन जाएगा 5/42 आ रहा है ना। तो आप यहां पे लिख दो बस 5/42, ये आ गया ना, 5/42 इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 0। इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो सबके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकाल के इसमें लिखते जाओ, बस यही करना है। प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 1, तो नंबर ऑफ रेड बॉल 1 मतलब या तो रेड व्हाइट व्हाइट, एग्जैक्टली एक रेड आना चाहिए। कितने रेड आने चाहिए, x का वैल्यू 1 मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 1। एक रेड बॉल है, बट वो कहीं पे भी आ सकता है ना, या तो पहला रेड था, या फिर दूसरा रेड था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइट व्हाइट रेड, तो 3 केस आएंगे। अब इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं कि इन तीनों का वैल्यू ना सेम ही आता है, तो आप किसी भी एक का वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो, है ना। आप अगर अलग अलग भी करोगे तो सेम ही आएगा। तो अब कोई भी एक, जैसे पहला रेड है तो इसमें से एक बॉल निकालो, पहला रेड है तो 4/9 आएगा, है ना। फर्स्ट बॉल इज रेड, अब एक रेड निकल गया है ना, ये ऑलरेडी निकल गया, हटा दो इसको। तो अब टोटल कितने हैं 8 है, और व्हाइट कितने हैं, तो व्हाइट तो अभी भी 5 के 5 है ना, और फिर एक व्हाइट भी निकल गया, ये भी निकल गया। अगर ये निकल गया तो अभी टोटल बॉल कितने हैं 7, 7 में से व्हाइट कितने हैं, 7 में से व्हाइट होंगे 4। और इस वाले केस और इस वाले केस में भी सिमिलर ही आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकते हो आप, सिंपल। अलग अलग केसेस निकालने से अच्छा है कोई एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो। तो अल्टीमेटली ये कितना आ रहा है, ये आपका कितना आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये 2 टाइम्स, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और यहां पे भी कैंसिल कर लो, तो ये भी 2 टाइम्स। तो अल्टीमेटली ये आ रहा है 10/21, ये आ रहा है क्या 10/21, और 10/21 आ रहा है, तो इसको एक्चुअली आप लिख दो 20/42, है ना। सबके डिनोमिनेटर सेम रखो, 10/21 नहीं 20/42 कर दो, क्योंकि यहां पे भी डिनोमिनेटर 42 है ना। तो मैं यहां पे सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम रख रहा हूं, वो बाद में यूज आएगा उसका, ठीक है। तो बाद में उसका यूज आएगा, इसीलिए कैलकुलेशन के लिए थोड़ा बेटर है। अब x = 2, x = 2 मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल कितने, 2। अगर 2 रेड बॉल है मतलब कितने केसेस आएंगे, 2 रेड 1 व्हाइट, या फिर 2 रेड बीच वाला व्हाइट, या फिर व्हाइट रेड रेड।
तो अगेन कोई भी एक केस निकाल लो। तो पहला रेड विल बी 4/9, दूसरा भी रेड सो 3/8, और तीसरा व्हाइट तो दैट इज 5/7, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ। तो अब यहां पे आप कैंसलेशन करके सॉल्व करो, तो ये कैंसल 9 के साथ, ये कैंसल 2 के साथ, तो बेसिकली ये आ रहा है 5/14, और अगर 5/14 आ रहा है तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, 15/42 बोल सकते हैं। तो ये 15/42 आ गया, 15/42, सबका डिनोमिनेटर सेम रखना, ठीक है। क्यों, ये अभी आपको मैं बताता हूं। और x का वैल्यू 3, अगर x का वैल्यू 3 है तो, अगर x का वैल्यू 3 है मतलब तीनों के तीनों रेड है, रेड रेड रेड, और अगर रेड 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 है तो पहला रेड विल बी 4/9, फिर 3/8, और फिर 2/7, ये आ जाएगा ना। तो ये 4, 2 और 8 तो कैंसिल हो गया, और 3 से भी कैंसिल हो जाए, तो 1/21 आ रहे, 1/21 मतलब 2/42, तो यहां पे आपका आ रहा है 2/42। अब अगर आपको ये आपका टेबल तो बन गया, ठीक है, ये 2/42, तो टेबल तो आपका बन गया। टेबल बनाने के बाद अगर आपको टेबल चेक करना है ना, तो उसका तरीका ये होता है कि सबको ऐड करो, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आनी चाहिए। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ रही है, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब इन सबको ऐड करो, सिग्मा पी आई, तो सिग्मा पी आई का वैल्यू कितना आ रहा है, क्या 1 आ रहा है। अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना है 20, और ये 25 और ये 40 और 2 42 आ गया ना, 42/42, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आया है मतलब आपका जो टेबल है वो गलत है, आपने यहां पे कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। ये क्लियर है? यस। तो अभी ये चमक गया होगा मेरे ख्याल से, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आनी चाहिए। यस, देन ओनली योर टेबल इज करेक्ट। अब देखो इसमें ये तो आपको समझ में आ गया कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते कैसे, तो ये टॉपिक तो क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह से बनाते हैं। यहां पे आप लिख लो x का वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, चेक भी कर लो टेबल आपका सही है कि नहीं, आप खुद से चेक कर सकते हो। सिग्मा पी आई 1 आना चाहिए, अगर सिग्मा पी आई 1 आ रहा तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज यहां पे दिक्कत है। अब देखो इसी टेबल में हम मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब भी निकाल सकते हैं। तो इसमें थोड़े बहुत फॉर्मूलाज है, जैसे मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ, और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई, ओके, सिग्मा पी आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा पी आई। लेकिन सिग्मा पी आई का वैल्यू तो हमेशा 1 ही होता है, तो सिग्मा पी आई का वैल्यू सिंस हमेशा 1 होता है, तो इसीलिए आपका फॉर्मूला केवल ये बन जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन। अब मीन अगर जैसे आपको ये टेबल में मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे, अगर इसी टेबल में आपको मीन निकालना है तो आप पी आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 20/42, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 30/42, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6/42, और इन सबको ऐड कर दो तो आएगा सिग्मा पी आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब समेशन, समेशन तो इन सबको ऐड कर दो तो 56/42 आ रहे हैं। तो ये जो 56/42 आ रहा है यही आपका मीन है। अंडरस्टूड? मीन कैसे निकालते हैं ये सबको क्लियर हो गया, हाउ टू फाइंड आउट मीन। तो मीन निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और सिग्मा पी आई एक्स आई, तो पहले पी आई एक्स आई निकालो और सिग्मा ले लो, सिग्मा मतलब समेशन, तो मीन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये मीन। फिर वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, और इसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर दो, सो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, इसके डेरिवेशन और इन सब में मत पढ़ना। ये वैसा ही होता है जैसा फ्रीक्वेंसी में, अगर फ्रीक्वेंसी में निकालोगे तो यहाँ पे पी आई की जगह एक्स ये एफ आई आ जाएगा। बचपन में आपने ये भी पढ़ा ही होगा ना, जैसे ये आपने पढ़ा ही होगा कि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो बस एफ आई की जगह पी आई आ गया अब। और सिंस अपने को पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, तो सिंस द टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, तो डिनोमिनेटर तो आपका हमेशा 1 है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये वैसा ही है जैसा बचपन में आप करते आए हो। अंडरस्टूड? तो सेम टू सेम, नथिंग इज डिफरेंट। अच्छा, तो ये कैसे निकालेंगे, तो अगेन आप टेबल पे आ जाओ। तो टेबल में आपको पी आई एक्स आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा।
ठीक है, पी आई एक्स आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फिर आप सिग्मा ले लोगे, तो पी आई एक्स आई स्क्वायर का सिग्मा यहां से आएगा। तो बेसिकली अपने को क्या कर, पी आई एक्स आई स्क्वायर के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये पी आई एक्स आई और ये एक्स आई, तो पी आई एक्स आई तो एक्स आई स्क्वायर हो गया ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 20/42, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 60/42 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 18/42। अब इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 98/42 आ रहा है, 98/42 आ गया। 98/42 तो इसका वैल्यू है, उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसका वैल्यू तो आ गया 98/42। अब इसमें से मीन हमने कितना निकाला था, मीन हमने निकाला था 56/42, तो 56/42 का स्क्वायर माइनस कर दो तो ये आपका वेरिएंस आ जाएगा। और वेरिएंस अगर आ गया तो वेरिएंस का जो रूट होता है उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड इट इज नथिंग बट रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस का यहां से जो भी आंसर आएगा ना, दिस इज वेरिएंस, दिस इज वेरिएंस, और वेरिएंस का जो भी आंसर आएगा उसका रूट कर देना, उसका रूट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 3 फॉर्मूलाज है बेसिकली जो आपको यहां पे याद करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? कितने लोगों को समझ में आया? यस सर, पानी पी लो। हाँ, चमक गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, सिंपल है ना, आगे बढ़े। चलो एक आधा क्वेश्चन करो तभी फील आएगी। तो क्वेश्चन इसमें जो भी आए वो सब चिंदी वाले ही आए हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बोला कि मेजॉरिटी जो इस पे क्वेश्चंस है वो बनते ही नहीं है क्योंकि बहुत लेंदी है ना, तो इसके क्वेश्चंस थोड़े कम ही आएंगे। तो इसमें क्या बोला है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, ओके, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड का एक डेक है, उसमें से आपने 2 कार्ड एक एक करके सक्सेसिवली मतलब एक एक करके निकाला। लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो एक्स क्या है, एक्स आपका है नंबर ऑफ एसेस। ठीक है, मतलब कितने इक्के निकलेंगे, कितने इक्के, so that is x। तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2। तो इसमें कितने केस आएंगे, यहां पे देखो आपको बोला है कि नंबर ऑफ एस, ये x मतलब क्या, x मतलब नंबर ऑफ एस, एस मतलब इक्के। तो कितने इक्के आप चाहते हो, यहां पे आप चाहते हो कि एग्जैक्टली एक इक्का आ जाए। तो 2 केस बनेंगे ना भाई, पहला कार्ड आपने जो निकाला वो इक्का आ गया और दूसरा आपने जो निकाला वो इक्का नहीं आया, वो कुछ और आ गया, मान लो 10 आ गया, 9 आ गया, कुछ भी आ गया, बट वो इक्का नहीं है। या दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरा केस है कि भाई पहला कार्ड आपका एस नहीं आया और दूसरा कार्ड आपका एस आ गया, बट दोनों ही केसेस में जो नंबर ऑफ एस है वो एग्जैक्टली 1 है। यहां पे भी एक है, यहां जैसे हमने इधर केसेस बनाए थे नंबर ऑफ रेड बॉल्स वाला, तो जैसे यहां पे नंबर ऑफ रेड बॉल कितने, 1, बट वो कहीं पे भी आ सकता है ना। सिमिलरली यहां पे भी नंबर ऑफ इक्के कितना, आप चाहते हो कि केवल एक इक्का आना चाहिए, लेकिन वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। और दूसरे वाले केस में आप चाहते हो कि दोनों के दोनों एस आ जाए, तो पहला वाला भी एस, दूसरा वाला भी एस। तो बस अब इन सबको ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो पहला जो कार्ड है वो एस आ जाए, तो टोटल कितने एस होते हैं, टोटल 4 होते हैं ना। तो एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, दैट इज बेसिकली हाउ मच, दिस इज बेसिकली 4/52। 4/52 मतलब 1/13, यस 1/13। और इक्का नहीं आएगा फिर भी 12/13। सिमिलरली यहां पे इक्का नहीं आएगा और फिर इक्का आ जाएगा और यहां पे दोनों के दोनों एस है, तो 1/13, 1/13। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 24, 25 आ रहा है, 25/169। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर। सिंपल। कितने लोगों को चमक गया? यस, चमक गया होगा मेरे ख्याल से। चमका कि नहीं? ये तो सिंपल है। ठीक है, ये तो काफी सिंपल है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अगेन एक टाइप का टेबल ही बनेगा आपका, क्योंकि ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो मैं आपको बता देता हूं, ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन आते हैं भर भर के जेई मेन में। जेई एडवांस में एक भी क्वेश्चन नहीं है। दिस इज ओनली फॉर जेई मेन, है ना, दिस इज ओनली फॉर जेई मेन। जेई मेन में इसके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में नहीं आते। बट जो भी जेई मेन में क्वेश्चन आते हैं वो सब फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो इसमें भी मतलब 2-3 फॉर्मूलाज है जो बेसिकली आपको याद करने है ना। इसका नाम है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, उसी का एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो तो मैंने आपको बता ही दिए थे ना। मैं पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या क्या पढ़ा था? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसका टोटल 1 होता है। तो एक तो ये है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली r नंबर ऑफ सक्सेस विल बी NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r। तो दो तो ये वाले फॉर्मूलाज है, ये तो बेसिक है। अब इसके अलावा जब आप यहाँ पे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के, है ना, टेबल एक पूरा प्रॉपर बनाओगे, प्रॉपर टेबल बनाने के बाद आप इसमें मीन, वेरिएंस, ये सारी चीजें निकालोगे। अब देखो डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि एकदम फालतू है, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा, और वैसे भी केवल जेई मेन में है, और वैसे भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस टॉपिक में आई विल रिकमेंड कि आपको एकदम भी पीएचडी नहीं करनी है। 3 फॉर्मूलाज है, उसको एज सच आपको याद करने हैं। तो कोई भी अगर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन, तो मीन होता है n इंटू पी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। n इंटू पी होता है मीन, वेरिएंस होता है NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस। तो बस ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद करके रखने हैं, तो आपसे सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो NP, NPQ और रूट ऑफ NPQ, ये मीन है, ये वेरिएंस है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अभी आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके। और इसके साथ साथ वो वाले भी आप मतलब बेसिकली नोट कर सकते हो कि P प्लस Q का वैल्यू हमेशा 1 होता है। एक ये भी लिख लो और एक ये भी लिख लो कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r, दिस इज NCR। ये तो आपको पता ही है वैसे, बट फिर भी आप एक बार यहाँ पे लिख सकते हो। तो टोटल 5 हो गए, ठीक है, टोटल 5 हो गए, 1, 2 और ये 3, तो टोटल 5 आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जैसे जेई मेन 2017, ये 17 के क्वेश्चंस लेने पड़ रहे हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन थोड़े से कम है, और जेई मेन में ही है, एडवांस में तो एक भी नहीं है, ठीक है। ये बताओ क्या, तो बॉक्स कंटेन्स 15 ग्रीन, अच्छा एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर है 15 ग्रीन और 10 येलो, ओके। 15 ग्रीन बॉल्स आर देयर, 10 येलो बॉल्स। इसका आंसर बता दो चलो फटाफट, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 balls are randomly drawn 1 by 1 with replacement, then find the variance of the number of green balls। आपको निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ, ठीक है। तो हमने कितने बॉल्स निकाले एक एक करके? 10। तो पहला बॉल निकालोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने कितनी बार किया? 10 बार। आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया? 10 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? ये बोल रहे हैं कि ग्रीन बॉल अगर आ जाए तो मजा आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 15 डिवाइडेड बाय टोटल, तो 25। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा? अगर ये सक्सेस है, अगर ये सक्सेस है तो फेलियर ये है। तो बस ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा, और यहां पे कैंसिल कर लो, तो बेसिकली कितना आ रहा है? 12/5 आ रहा है क्या? तो 12/5 है क्या ऑप्शन में? हाँ, सो दिस इज द आंसर। तो सिंपल NPQ, जेई मेन के क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं और कैसे, ठीक है। NPQ करोगे, यू विल गेट द आंसर। ये ट्राई करो चलो। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मीन का वैल्यू कितना गिवन है? मीन का वैल्यू है 4,
एंड वेरिएंस का वैल्यू कितना गिवन है? वेरिएंस का वैल्यू गिवन है 2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा 1/2, दिख गया सबको। और अगर Q का वैल्यू 1/2 आ गया तो P का वैल्यू भी 1/2, क्योंकि P प्लस Q तो 1 होता है। और अगर P का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, है ना, इस वाली इक्वेशन में P का वैल्यू 1/2 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो N का वैल्यू 8। तो N आ गया, P आ गया, Q आ गया, सब कुछ आ गया, N P Q सब आ गया। अगर सब आ गया तो ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल टू 2। तो एग्जैक्टली 2 सक्सेस, तो NCR प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? 1/2 की पावर 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर 6। सो दिस इज द आंसर। अब 8C2 कितना आएगा? 8 × 7 तो 28 आ जाएगा। ये 28/2 की पावर 8 आ रहा है। सो दिस इज हाउ मच? 2⁸ तो दैट विल बी 256। यही आएगा ना, 28/256। ऑप्शन ए इज द आंसर। अंडरस्टूड? कितने लोगों को चमक गया ना? ये सिंपल। यस, तो ये काफी आसान है। और आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे? द मीन एंड द वेरिएंस। अच्छा, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, तो ये इसको होमवर्क में कर देते हैं, ठीक है? अभी काफी सारे क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये ट्राई कर लो, ये रिसेंट है ना, 2021 का है। तो अगेन एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है? 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल, तो n का वैल्यू 5 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 and 2 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 सक्सेस, ये दोनों आपको गिवन है। कितना कितना गिवन है? ये गिवन है 0.2048। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक दूसरे मतलब बेसिकली डबल है, दिख गया सबको? तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, ये रेशियो कितना है? 2 है, इसका डबल है ऊपर वाला। और इसमें फॉर्मूला क्या आएगा? n का वैल्यू 5 है, तो 5C1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर 4, ये आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 5C2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 2 और फेलियर की पावर 3। और ये रेशियो कितना है? ये रेशियो है डबल। तो अब यहां पे आप सब कुछ कैंसिल कर लो। 5C1 का वैल्यू होता है 5 और 5C2 का वैल्यू होता है 10। और यहां पे कैंसिल करोगे, नीचे P आएगा, यहां पे कैंसिल करोगे, ऊपर Q आएगा, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहां से बेसिकली आपके पास क्या आ गया? तो Q का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 4P। यही आ रहा है क्या? हाँ, 4P के बराबर आ जाए। तो Q का वैल्यू ये आ गया। और आपको पता है कि Q प्लस P का वैल्यू 1 होता है। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो P और Q का वैल्यू कितना कितना आएगा? इन दोनों को सॉल्व करोगे तो P का वैल्यू कितना और Q का वैल्यू कितना? तो Q का वैल्यू आ जाएगा 4/5 और ये आ जाएगा 1/5। ये आ रहा है क्या? और अगर ये आ गया तो आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस। तो आपसे पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस। तो n का वैल्यू कितना? 5C3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो फेलियर क्या है? इसकी पावर कितना आ जाएगा? 2। तो बस दिस इज द आंसर। अब देख लो, मतलब कोई ना कोई आपका मैच कर जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लोगे क्या? ये बताओ यार, ठीक है? ये समझ में आया? ये कितने लोगों को आया? चमका ना ये? जल्दी बताओ। ठीक है, ये भी समझ गए? यस। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? देखो, अभी तक आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में होता है फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल। ये जो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी है उसमें बेसिकली ये ज्योमेट्री बेस्ड है। ज्योमेट्री बेस्ड मतलब या तो 1 डायमेंशनल होगा, या 2 डायमेंशनल, या 3 डायमेंशनल। तो अगर कोई भी 1D का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको करना है फेवरेबल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो इसमें लेंथ बाय लेंथ होता है। अगर कोई 2 डायमेंशनल क्वेश्चन आता है तो उसमें फेवरेबल एरिया डिवाइडेड, जैसे मान लो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, तो ये फेवरेबल अंदर वाला जो फेवरेबल और ये पूरा टोटल। यहां पे मान लो स्फीयर है,
स्पीयर के अंदर एक क्यूब है, तो ये जो स्पीयर है दैट इज टोटल वॉल्यूम, यहां पे आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो बस ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में यही है, अगर 1D का आएगा तो लेंथ बाय लेंथ, फेवरेबल बाय टोटल, एरिया बाय एरिया। अगर 2D का आएगा तो इस तरह का डायग्राम होगा, सर्कल और अंदर एक और सर्कल। और 3D में आएगा तो मान लो एक स्पीयर है, स्पीयर के अंदर एक क्यूब है ना। तो बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालना आता है, एरिया निकालना आता है, ये सब आपको आता ही है। आप डिवाइड कर देना, यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड? चमक गया होगा। 32 बाई, हाँ जो भी है वो तो आ ही गया अपना, 32/625। ठीक है, तो वो मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, आप देख लेना, मतलब क्या बता तुम्हारी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। जो भी आएगा वो मार्क कर देना, ठीक है, जो भी आएगा वो कर देना अपने हिसाब से। अभी ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में चलो एक क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला है कि अ पॉइंट इज टेकन इनसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये सर्कल है, और ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है, दिस पर्टिकुलर रेडियस इज r। ठीक है, तो इस पूरे सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट आपने ले लिया, मान लो ये पॉइंट आपने ले लिया। ओके, वन पॉइंट इज टेकन इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस r। अब यहां पे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर एज कंपेयर टू सर्कमफरेंस। तो वो कब पॉसिबल होगा, यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको पॉइंट इस तरह से लेना है कि इट इज क्लोजर टू द सेंटर। जैसे मान लो आपने ये पॉइंट ले लिया ना, तो ये पॉइंट हमारा फेवरेबल पॉइंट है क्या? सर्कमफरेंस से जो डिस्टेंस है वो ये है, और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ये है। तो सेंटर से डिस्टेंस इसकी ज्यादा है ना, और सर्कमफरेंस से डिस्टेंस इसकी कम है। लेकिन हम उल्टा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सेंटर से थोड़ा क्लोजर रहे और सर्कमफरेंस से दूर रहे। तो वो आपको फेवरेबल जो रीजन है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद से। तो जो फेवरेबल रीजन बनेगा ना, वो पता है क्या बनेगा? वो चलो मैं आपको बता ही देता हूं। वो बनेगा एक r/2 रेडियस का सर्कल। ऐसा एक सर्कल आप बेसिकली यहां पे क्रिएट कर लो जिसका रेडियस है r/2। r/2 रेडियस का सर्कल एक आप ड्रॉ कर लो, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब देखो, अब अपना जो फेवरेबल रीजन है वो ये है, ये अपना फेवरेबल रीजन है। क्यों? ये r/2 रेडियस का सर्कल है, अंदर वाला जो सर्कल है ना उसका रेडियस है r/2, बाहर वाले का रेडियस है r। तो फेवरेबल रीजन ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि अब मान लो आपने इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लिया। लेट अस अज्यूम कि इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर अगर आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया तो ये डिस्टेंस कम आएगा ना, और सर्कमफरेंस से डिस्टेंस डेफिनेटली ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन r/2, एंड दिस डिस्टेंस इज डेफिनेटली ग्रेटर, दिस डिस्टेंस विल बी डेफिनेटली स्मॉलर देन r/2। चमक गया ना? तो अगर मैं इसको बोलता हूं डिस्टेंस d1, ये मान लो d2 है, तो डेफिनेटली d2 का वैल्यू d1 से कम ही होगा ना। तो फेवरेबल रीजन आपका ये अंदर वाला सर्कल आ जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर? तो आंसर के लिए आपको निकालना है फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो बस कर लो, फेवरेबल एरिया कितना आएगा? तो पाई और r/2 का स्क्वायर, और टोटल एरिया है πr², पूरा सर्कल। तो पूरा सर्कल तो 1/4 इज द आंसर। बस ठीक है, 1/4 आ जाएगा। ये कितने लोगों को समझ में आया? यस। तो हम ये चाहते हैं कि जो पॉइंट है इट शुड बी क्लोजर टू द सेंटर। तो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू सर्कमफरेंस से उसका डिस्टेंस। चमक गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? तो ये अच्छा, अगला सवाल करो। यहां पे भी आपका सेम क्वेश्चन है। अ पॉइंट इज सिलेक्टेड रैंडमली इनसाइड द इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना? इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो साइड का लेंथ है वो आपको गिवन है 3। ओके, सो दिस इज ऑलरेडी गिवन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी कॉर्नर। कॉर्नर मतलब ये वर्टेक्स, ठीक है? तो ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी कॉर्नर इज ग्रेटर देन 1। तो अगेन आप यहां पे आइडेंटिफाई करो कि आपका फेवरेबल रीजन क्या होना चाहिए। हम इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट इस तरह से लेना चाहते हैं कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम एनी कॉर्नर, यहां पे ध्यान रखना, एनी कॉर्नर, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 से ज्यादा आना चाहिए।
तो इसमें आपका जो फेवरेबल रीजन बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, आप यहाँ पे एक सेक्टर बना लो, यहाँ पे एक सेक्टर बना लो, यहाँ पे एक सेक्टर बना लो, और ये जितने भी सेक्टर्स है उन सब का रेडियस 1 है ना। तो आपका जो फेवरेबल रीजन बनेगा ना वो ये बनेगा अंदर वाला, दिस इज योर फेवरेबल रीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन आप इसको समझने की कोशिश करो, अगर मैं इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट लूंगा, लेट्स से मैंने यहां ले लिया, कहीं पे भी ले सकते हो, इस पूरे रीजन के अंदर कहीं पे भी अगर आप एक पॉइंट लोगे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस कॉर्नर से डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये आपने एक पूरा सेक्टर कंस्ट्रक्ट किया, तो दिस इज द रेडियस एंड दिस रेडियस इज 1, तो ये जो डिस्टेंस है ये डेफिनेटली 1 से ज्यादा है। सिमिलरली आप इसके साथ ज्वाइन करोगे तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो अगर आप ये फेवरेबल रीजन के अंदर, ये जो शेडेड रीजन है उसके अंदर एक पॉइंट लोगे, तभी तो उसका डिस्टेंस आएगा तीनों वर्टिसेस से ग्रेटर देन 1। और यही तो आप चाहते हो, आप यही चाहते हो कि तीनों के तीनों कॉर्नर से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। सो दिस इज योर, इस पूरे रीजन में आप कहीं पे भी ले सकते हो, दैट इज योर फेवरेबल रीजन। समझ गए ना? तो अब आपको करना है फेवरेबल बाय टोटल। ओके, तो फेवरेबल एरिया कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी निकालो। तो फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो टोटल एरिया तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया तो ये आ जाएगा। और फेवरेबल निकालने के लिए टोटल में से माइनस कर दो, कौन सा, ये तीनों सेक्टर्स को माइनस कर दो, ये जो तीनों सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, एक ये वाला सेक्टर, इन सबको माइनस कर दो बस, ये तीनों के तीनों सेक्टर्स को माइनस कर दो। और सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ थीटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन थीटा का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं रेडियन में, ये ध्यान रखना, थीटा किसमें होता है, रेडियन में। और ये एंगल कितना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना, π/3, तो हाफ 60 डिग्री, और डिग्री में नहीं रेडियन में। और रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 1, और ऐसे कितने सेक्टर है, ऐसे 3 सेक्टर है, तो बस दिस इज द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बट कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत, यस और नो? तो आपको ये जो फेवरेबल रीजन है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बट अगेन आई विल टेल यू कि इस टॉपिक पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों ही एग्जाम में थोड़े कम ही है। ठीक है, मतलब अगेन इस पे जेई मेन जेई एडवांस में कोई रीसेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लास्ट 2-3 साल में तो नहीं है, बट फिर भी मतलब आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यस, तो इसको भी हमने कवर कर लिया है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है, तो इसमें बस आपको यही करना है, ठीक है, फेवरेबल बाय टोटल एंड यू विल गेट द आंसर। बाकी एरिया, वॉल्यूम, ये सब निकालना आपको आता है, बस क्वेश्चन की जो अंग्रेजी है उसको पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई कौन सा फेवरेबल रीजन है जिसकी ये बात कर रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे थॉट अपना डालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय पैसा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय पैसा। पैसा मतलब जो भी आपका है ना, जो भी आपका पैसा मतलब क्या, मनी है ना, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका मनी है वो। अब ये जो है ना, बस अभी छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे, एक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है और एक टॉपिक और है, तो मुश्किल से मतलब इट विल टेक 20 मिनट्स, है ना, ज्यादा नहीं लगेगा। तो 2 छोटे छोटे 10-10 मिनट के टॉपिक अपने बचे हैं एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो थोड़ा सा और पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ। तो आप ये पूछोगे कि सर ये पूरा चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, बट रियल लाइफ में ये कहाँ पे काम में आता है? तो रियल लाइफ में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ये बेसिकली दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ। जैसे मान लो है ना, एक सिचुएशन हम यहाँ पे इमेजिन करते, तो मान लो कि यहाँ पे जो टेनिस का गेम था वो चल रहा था। थोड़ा इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बाकी ये जो स्टोरी है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो मान लो कि यहाँ पे आपका ये जो टेनिस का मैच है वो चल रहा था, है ना, दोनों मस्त मजे से खेल रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, और बीच में ऐसा हो गया कि जब एकदम गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि जीतेगा कौन, है ना, हमें नहीं पता कि जैसे मान लो ये वाला जो प्लेयर है ये ए है और ये वाला जो प्लेयर है लेट्स से दिस इज बी,
तो ए और बी में से कौन जीतेगा वो सब पता नहीं था अपने को, काफी इंटरेस्टिंग मैच हो गया था। लेकिन तभी बारिश हो गई। अगर बारिश हो गई तो ये मैच अब आगे हम कंटिन्यू कर नहीं सकते, है ना। कुछ भी आप इमेजिन कर लो, बारिश आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से अब ये मैच हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, खत्म, ये मैच हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब यहां पे क्या हुआ, अब ये जो दोनों प्लेयर है ना, उनके बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई क्यों हो गई? लड़ाई का रीजन ये था कि जो भी ये मैच को जीतने वाला था ना, उसके लिए यहां पे 16,000 का प्राइज मनी था कि भाई जो भी जीतेगा उसको टोटल 16,000 रुपीज मिलेंगे। अब ये 16,000 के लिए दोनों लड़ने लग गए। वो ए बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे सारे पैसे मैं लेके जाऊंगा, अगर तुम खेलोगे तो डेफिनेटली मैं ही जीतूंगा। और बी कहता है कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब अपने को देखो, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये जो ए है ना, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी है, तो ये जो ए है, ए को चाहिए 3 पॉइंट जीतने के लिए, है। तो बेसिकली मान लो ये जो ए है उसको टोटल 3 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। तो अगर इसने 3 पॉइंट स्कोर कर लिए तो ये जीत जाएगा, और इसको जीतने के लिए केवल 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। इसको जीतने के लिए केवल 2 पॉइंट चाहिए। तो अब इनके बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई ये हो गई कि ये जो बी वाला है, बी वाला बंदा कहता है कि यार मेरे को तो जीतने के लिए केवल 2 पॉइंट चाहिए। तो जैसे ही मैच रिज्यूम हो जाएगा, 2 पॉइंट आराम से मैं स्कोर कर लूंगा, तुम्हें तो 3 पॉइंट चाहिए। और ये भी मान लेते हैं मैथमेटिकली कि जो दोनों प्लेयर्स है वो इक्वली टैलेंटेड है। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वो बहुत ही एकदम टैलेंटेड नहीं है। तो दोनों ही इक्वली टैलेंटेड है, मान के चलो कि दोनों सेम है, दोनों को उतना ही खेलना आता है ना, दोनों को सेम लेवल का जो गेम है वो खेलना आता है। तो बी को जीतने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए थे और ए को जीतने के लिए 3 पॉइंट चाहिए थे, और दोनों इक्वली टैलेंटेड है। तो यहां पे ज्यादा पैसे किसको मिलने चाहिए? अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ऑब्वियसली ये केवल इसको 2 ही पॉइंट चाहिए थे ना जीतने के लिए, इसको 3 पॉइंट चाहिए थे। तो अब यहां पे लड़ाई को सॉल्व करने के लिए कुछ अपने को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा कि ये जो 16,000 है इसमें से कुछ तुम रख लो और कुछ तुम रख लो, और ये इस तरह से। अब देखो 50-50% नहीं कर सकते, 50-50 नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। फिर ये बोलेगा कि ऐसे कैसे 50%, मेरे को तो 2 ही पॉइंट चाहिए, तो डेफिनेटली मैं ही जीतता ना। और वो दूसरा बोलेगा कि नहीं ऐसे कैसे, मुझे 3 पॉइंट चाहिए, लेकिन मैच अगर स्टार्ट हो गया ना तो तुझे एक भी पॉइंट लेने नहीं दूंगा, 2 के 2 पॉइंट तुम्हारे ऐसे ही रह जाएंगे, मैं लगातार 3 पॉइंट चालू होते ही लगा लूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली लड़ाई हो जाएगी, वो मानेगा नहीं, ये भी मानेगा नहीं, है ना। वो टैलेंट के बेसिस पे, ये अपना स्कोर के बेसिस पे लेकिन दोनों ही नहीं मानेंगे। तो 50-50 भी नहीं कर सकते, तो कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि भाई इसको थोड़े ज्यादा पैसे दो और इसको थोड़े कम पैसे दो, और इस तरह से दो कि ये सेटिस्फाइड भी रहे। तो उसी को बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, कि ये जो प्लेयर ए है उसका क्या एक्सपेक्टेशन है कि उसको कितने पैसे मिलने चाहिए, और इसका क्या एक्सपेक्टेशन है कि इसको कितने पैसे मिलने चाहिए। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन। इसकी जीतने की जो भी प्रोबेबिलिटी है ना, उसको आप पैसे से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय पैसा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय पैसा, तो पैसा से मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद। तो सिचुएशन आपको क्लियर होगी, है ना। गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था। ए को जीतने के लिए 3 पॉइंट चाहिए और बी को जीतने के लिए 2 पॉइंट चाहिए केवल, और गेम आपका बीच में ही रुक गया। तो अब आप निकालो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन। तो अगर मुझे ए को जिताना है, अगर मुझे ए को जिताना है तो किस तरीके से मैं उसको जिता सकता हूं? देखो एक केस तो ये है, इसमें केसेस बना लो बेसिकली। तो पहला केस तो ये है कि जैसे ही मैच रिज्यूम हुआ, हाइपोथेटिकली अज्यूम करो कि मैच रिज्यूम हो गया, और मैच रिज्यूम होते ही तीनों के तीनों पॉइंट ए ने स्कोर कर लिए, ए, ये समझ में आया? तो ए जीत गया। जैसे ही हाइपोथेटिकली आप अज्यूम करो, है ना, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, कि जैसे ही आपका मैच रिज्यूम होता है, मैच रिज्यूम होते से ही तीनों के तीनों पॉइंट इसने ले लिए, उसको एक भी पॉइंट आने नहीं दिया। तो बी का 0 है अभी भी उसको 2 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। तो अगर उसने लगातार 3 ले लिए तो जीत गया। और कौन सा केस बन सकता है? ये तो पहला केस हो गया। एनी अदर केस विच इज पॉसिबल?
और एक ये भी केस पॉसिबल है कि पहला पॉइंट मान लो बी ने जीत लिया, है ना, बी ने पहला पॉइंट जीत लिया, दूसरा पॉइंट ए ने, तीसरा भी ए ने और चौथा भी ए ने, तो लगातार 3 फिर से, तो फिर से ए यहां पे जीत जाएगा क्योंकि अभी भी इसके 2 पॉइंट कंप्लीट कहां हुए, कि बी के 2 पॉइंट कंप्लीट होंगे तभी वो जीतेगा ना, उसको दूसरा पॉइंट लेने ही नहीं दिया इसने। अंडरस्टूड? तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और कोई केस, और ये भी हो सकता है कि पहला ए ने ले लिया, दूसरा बी ने ले लिया और फिर 2 ए ने ले लिए, तो भी ए जीत जाएगा। एक केस ये भी हो सकता है कि पहला ए ने, दूसरा भी ए ने, तीसरा बी ने और फिर ए ने, तो ये चौथा केस हो गया। इसके अलावा जो है और कोई केस पॉसिबल है क्या? इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई और केस आ रहा है तो बताओ। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और किसी भी केस में बी जीत जाएगा फिर, क्योंकि आप बी को 2 पॉइंट नहीं दे सकते हो ना, नहीं तो वो जीत जाएगा। और वो जीत गया तो हम तो चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन, हम तो ए को जिताना चाहते हैं। यस, तो इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? और कोई आपके दिमाग में आ रहा हो तो बोलो। ए मुझे पता था कोई ना कोई तो तुम बोलोगे ही। तो एक लड़का कह रहा है कि ए और बी, तो भाई अगर ए ने 3 पॉइंट ले लिए तो मैच खत्म हो गया ना, तो चौथा वाला पॉइंट खेलोगे ही क्यों? ज्यादा पैसे है क्या भाई? जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है उसके पास भी लिमिटेड पैसे है। तो अगर मान लो कि ए ने 3 पॉइंट ले लिए तो बस खत्म, टाटा बाय बाय। भाई 3 पॉइंट अगर ले लिए तो जीत गया ना, फिर घर जाओ सब लोग, खत्म ना, फिर मैच खत्म, फिर चौथा पॉइंट आप खेलोगे ही क्यों? ए जीत गया तो ट्रॉफी लेगा, पैसे लेगा, जाएगा, वो खत्म बात। तो ये नहीं बनेगा, समझ गए ना? इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा, बस ये 4 ही केस आएंगे। और कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, अब देखो, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो हमने ये कंसीडर किया है, क्वेश्चन में भी गिवन है कि दोनों की जो स्किल्स है वो इक्वल है, इक्वली टैलेंटेड है, इक्वली टैलेंटेड प्लेयर्स है। तो अगर मान लो कि मैच रिज्यूम हो जाता तो पहला जो पॉइंट है वो ए स्कोर करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला पॉइंट मान लो कि मैच रिज्यूम हो गया, हाइपोथेटिकली अपने दिमाग में अज्यूम करो कि मैच रिज्यूम हो गया, अब दोनों खेल रहे, दोनों इक्वली टैलेंटेड है, तो अगला पॉइंट किसको जाएगा? 50-50 प्रोबेबिलिटी, या तो बी को जाएगा या ए को जाएगा। तो 1/2 आएगी इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि पहला पॉइंट ए जीत जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। तो पहला पॉइंट ए ने जीत लिया, दूसरा भी पॉइंट जो है वो भी ए ने जीत लिया और तीसरा भी ए ने जीत लिया। यहां पे पहला पॉइंट बी ने जीत लिया, तो बी पॉइंट जीते, यहां पे दोनों की 1/2 है ना, इसकी भी 1/2 है, तो यहां पे 4 बार आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी 4 बार आ जाएगा और फिर सबको ऐड कर देना, ठीक है? ये 4 बार आ गया और इधर भी 4 बार आ जाएगा। अब अल्टीमेटली आप सबको ऐड कर दो। एलसीएम लेने के लिए यहां पे आप 2/2 कर सकते हो, है ना? तो 2/2 तो 1 ही होता है, बट एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 16, तो 2 + 1 ये 3 4 5/16 आ रहा है। तो टोटल अगर आप लगाओ द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन, ये आपका आ गया 5/16। तो ए को कितने पैसे मिलेंगे? प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर प्रोबेबिलिटी आ गई तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन मल्टीप्लाइड बाय पैसा, और पैसा कितना है? 16,000। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन मल्टीप्लाइड बाय 16,000? तो ए को कितना मिलेगा? 5,000 रुपीज। अगर ए को 5,000 मिलेगा तो बी का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा? तो बी का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हो जाएगा 16,000 में से 5,000 इसको चलेगा तो 11,000 ही विल गेट, ठीक है? तो ये आ गया। और वैसे भी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन? तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है ना, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 5/16, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अगर ए हार गया तो दैट इज 1 - 5/16, तो दैट विल बी 11/16। तो ये प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय पैसा, समझ गए ना? अल्टीमेटली इसको मिलेंगे 11,000। तो बेसिकली यहां पे अगर आप एनवी सर के स्टूडेंट हो तो आप 50-50 नहीं करोगे। ये जो गेम चल रहा था, ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आया ना? तो अगर आप इस गेम को ऑर्गेनाइज करा रहे हो
तो आप ए को बोलोगे कि भाई चुपचाप 5,000 रुपये पकड़ और जाओ, ठीक है, ओके टाटा बाय बाय। और इसको बोलोगे कि तू चुपचाप 11,000 रुपये ले और हो गया। इसमें पूरा कैलकुलेशन करके हमने ये आपको अमाउंट दिया है। तो अब आपकी लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। तो लड़ाई को खत्म करने के लिए, हाँ, लड़ाई को खत्म करने के लिए इसको देने पड़ेंगे 5,000, इसको देने पड़ेंगे 11,000। और इसमें आप दोनों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन है तो फिर मेरे पास भेजो, समझाना पड़ेगा ना उसको फिर। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक बचा है अपना, लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, एंड इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस टेस्टिमोनी। अब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ, है ना। तो हाँ, रियल लाइफ में ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी का, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखो, इसमें भी आपको मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो एक स्टोरी है, स्टोरी ये है कि बेसिकली आप सीआईडी देखते हो क्या? सीआईडी देखते होगे ना, सीआईडी में वो आता है एसीपी की, मतलब, और एक दरवाजा तोड़ देता है दया। एक दया होता है, एक एसीपी होता है। तो आप भी यहाँ पे इस तरह की इस टॉपिक को समझने के लिए बेसिकली एक सिचुएशन इमेजिन करो कि भाई एक क्लास चल रही थी और ये टीचर पढ़ा रहे थे, और टीचर पढ़ाते पढ़ाते उनका मर्डर हो गया। ये टीचर का पढ़ाते पढ़ाते मर्डर हो गया। अब पता नहीं, मतलब इन तीनों में से ही किसी ना किसी ने ये किया है। अब आपको मतलब बेसिकली गेस करना है कि किसने किया है। तो एक काम करते हैं, अब ध्यान से सुनना, मतलब इमोशनल मत होना, थोड़ा मैथमेटिकल होना। तो ये लड़का है ए, ये लड़का है बी, और ये जो लड़की है उसका नाम है सी, ठीक है। लड़की का नाम मान लो लड़की है, मतलब इसको हम बोलेंगे कि ये लड़की है, ठीक है। तो ये कोई एक लड़की है, 2 लड़के, फाइन। तो अब मतलब क्लास चल रही थी, और चलते चलते जो आपकी क्लास है वो, मतलब ये टीचर का ही मर्डर हो गया। टीचर का ही मर्डर हो गया। तो अब बेसिकली क्या होता है, जब भी मर्डर होता है तो आपको पता है क्या होता है, जब भी एक मर्डर होता है तो क्या होता है, सीआईडी वाले आते हैं, लेट आते हैं, हमेशा लेट आते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी में आते हैं, है ना, एकदम। अभी तो उनकी गाड़ी रुकी भी नहीं है, पहली वो ऐसे दरवाजा खोल देंगे। अभी तो गाड़ी तो रोक लो, पहली वो ऐसे दरवाजा खोल देते हैं एकदम स्टंटबाजी के साथ, ठीक है। तो आगे वही एसीपी और अपने जितने भी सीआईडी वाले हो, सारे के सारे आ गए, और आके ये सब सिचुएशन देखा, है ना, और सब एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद जो अगला सीन आता है वो आपको पता है अगला सीन क्या आता है। अगला सीन पता नहीं, डायरेक्टली सीआईडी के ऑफिस में ही आता है। ये तीनों एक एक करके फिर ऐसे थप्पड़ मारता, वो बोल देता हाँ हाँ मैंने ही किया था। ठीक है, यही सब होता है सीआईडी में। तो सीआईडी में तो यही होता है ना कि इसको एक थप्पड़ मारेगा, वो बोलेगा हाँ मैंने ही किया था, वो गलती से हो गया है, ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली वैसा ही कुछ आप इमेजिन करो कि सीआईडी वाले आए, और सीआईडी वालों ने ये जो लड़का ए है, इसको प्राइवेट में अलग से, है ना, ये दोनों को छोड़ के इसको अलग से सीआईडी वालों ने बुलाया, और बुला के पूछा, इससे पूछा, ये जो ए वाला लड़का है, इससे पूछा कि भाई बताओ किसने मर्डर किया। तो इस लड़के ने बोला, ए ने बोला कि जो लड़की है ना, ये जो लड़की है उसी ने मर्डर किया है। इस लड़के ने ऐसा बोला, इस लड़के ने बोला कि वो जो लड़की है उसने किया है। फिर सीआईडी वालों ने इसको बुलाया, ये जो येलो शर्ट वाला, इसको बुलाया कि भाई हाँ तुम इधर आओ। इसको 2-4 थप्पड़ मारे, ये वैसे भी मतलब अपने आप को ही थप्पड़ मार रहे हैं। ठीक है, तो बी को बुलाया, बी को बुला के पूछा कि भाई बताओ किसने किया। तो उसने भी बोला कि लड़की ने किया। अब देखो, अब आपके पास यहां पे अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचोगे तो 2 पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज है भाई? पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि सही में वो जो लड़की है उसी ने मर्डर किया है, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, है ना। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि सही में वो जो लड़की है उसी ने किया है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ये दोनों जो है वो कुछ गेम कर रहे लड़की के अगेंस्ट, उसको फंसाना चाहते हैं, तो इसीलिए दोनों ने सेम नाम ले लिया। तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस टेस्टिमोनी। यहां पे आपका जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट मैच कर रहा है, दोनों ने सेम चीज कंफर्म करी, तो स्टेटमेंट दोनों के मैच करते हैं। अब आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि सच में जो लड़की है उसी ने प्रोफेसर साहब का मर्डर किया है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? लड़की का फेस देखो। अरे तुम अगेन इमोशनल नहीं होना है, सिचुएशन आपको समझ में आई?
सिचुएशन ये है कि दोनों का स्टेटमेंट मैच करता है। अब आप ये पता लगाओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि लड़की ने ही सच में ये जो टीचर है या प्रोफेसर है उसका मर्डर किया है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। तो इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस टेस्टिमोनी, है ना। कोइंसिडेंस टेस्टिमोनी मतलब एक तो ये हो सकता है कि दोनों ने झूठ बोला और झूठ बोल के लड़की को फंसा दिया, या एक ये भी पॉसिबिलिटी कि भाई सही में मतलब सच बोला हो और सच में लड़की नहीं किया हो। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि सच में लड़की नहीं किया है। अगर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उसको भी फिर बुलाएंगे सीआईडी के ऑफिस में, उसको भी 2 थप्पड़ मारेंगे, बोल देगी सब कुछ। तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई अब यहां पे अगेन मतलब आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों जो लड़के हैं, ये लड़का ए लड़का बी, उनके सच बोलने की प्रोबेबिलिटीज कुछ कुछ है। जैसे ये लड़का सच बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है लेट्स से P1, और ये लड़का सच बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है P2। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना, कि पहला लड़का सच बोलेगा, दूसरा सच बोलेगा, झूठ भी तो बोल सकता है, पता नहीं, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे आपको बताना है कि बोथ ऑफ देम विल स्पीक द ट्रूथ गिवन दैट देयर स्टेटमेंट्स आर मैचिंग। मतलब इसमें 2 केस बन सकते हैं ना। कौन कौन से 2 केस बनेंगे भाई? या तो दोनों सच बोल रहे या फिर दोनों के दोनों झूठ बोल रहे। अगर उनके स्टेटमेंट मैच करते हैं तो 2 ही केसेस पॉसिबल है। मतलब टोटल देखो, आप ऐसे समझ लो, समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि टोटल तो 4 केस होंगे। कौन कौन से 4 केस? या तो दोनों सच बोलेंगे, या ये सच बोलेगा, ये झूठ बोलेगा, है ना, ये ट्रूथ और ये फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स, आप ऐसे समझ लो, ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, मतलब दोनों सच बोल रहे हैं। ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है फॉल्स, और ये सच बोल रहा है। या फिर एक और केस ये पॉसिबल है कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। तो स्टेटमेंट मैच कब करेगा? स्टेटमेंट मैच तभी करेगा जब ये दोनों केसेस में से कोई एक केस है, तभी आपका स्टेटमेंट मैच करेगा। अदरवाइज आपका स्टेटमेंट मैच कभी नहीं करता है। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट विल मैच, ओके, स्टेटमेंट विल मैच ओनली इफ आइदर बोथ ऑफ देम आर सेइंग ट्रुथ और बोथ ऑफ देम आर लाइंग, तभी पॉसिबल है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। क्योंकि मान लो कि अगर मान लेते हैं कि अगर मान लो लड़की नहीं किया है, जस्ट फॉर 1 सेकेंड, है ना, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो लड़की है उसी ने मर्डर किया है, लड़की नहीं किया है, लड़की नहीं किया है। अब अगर एक बंदा है जो सच बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? पहला बंदा सच बोल रहा है, तो सच बोल रहा है, तो अगर इसने किया तो इसी का नाम लगाया, यही बोलेगा लड़की ने किया है। और दूसरा बंदा झूठ बोल रहा है, तो जो एक्चुअली जो हुआ है वो नहीं बोलेगा, वो कुछ झूठ बोलेगा। तो झूठ बोलेगा तो वो लड़की का नाम नहीं लेगा, वो किसी और का नाम ले लेगा, ठीक है। तो यहां पे वो बेसिकली लड़की का नाम, तो स्टेटमेंट कभी मैच करेगा ही नहीं ना। इसने बोला लड़की तो इसने भी बोला लड़की। सो दैट इज ओनली पॉसिबल अगर ये 2 केस में से कोई एक केस है, या तो दोनों सच बोले या दोनों झूठ बोले, तभी पॉसिबल है कि उनके स्टेटमेंट मैच करे। अदरवाइज तो उनके स्टेटमेंट मैच ही नहीं करेंगे। यहां पे तो वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, है ना, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। तो कॉन्ट्राडिक्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें ये दोनों केसेस आपको बनाने हैं, और स्टेटमेंट मैच वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें आपको ये दोनों केसेस बनाने। तो ये आप लिख लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेटमेंट मैच करते हैं दैट इज ओनली पॉसिबल, या दोनों सच बोले या दोनों झूठ बोले तो ही पॉसिबल है। अगर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं दैट इज ओनली पॉसिबल जब एक सच बोले एक झूठ बोले, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं, दोनों का स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस बेसिकली यही केसेस आते हैं। और इसमें आपको बोला है कि स्टेटमेंट मैच कर गया, है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा हो गया। कंडीशनल में क्या होता है कि स्टेटमेंट मैच कर गया, ये इवेंट हो चुका है। अब आप बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों सच बोल रहे हैं, है ना, स्टेटमेंट मैच कर गया। नाउ यू नीड टू टेल द प्रोबेबिलिटी कि दोनों के दोनों सच बोल रहे हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी फेवरेबल बाय टोटल। तो टोटल क्या है? टोटल ये है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं, ट्रू ट्रू, और ये वाला केस है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। और फेवरेबल क्या है? हम चाहते हैं कि दोनों सच बोले, हम तो यही चाहते हैं ना। तो फेवरेबल है कि दोनों सच बोले, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू मतलब दोनों सच बोले। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो बस ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, सीधा सीधा इसको आप यूज कर सकते हो इस तरह के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए स्पीक्स द ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। तो ए सच बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। बी सच बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 5/6, है ना, 5 आउट ऑफ 6। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट। अच्छा, तो मैंने आपको क्या सिखाया, दो लोग आपस में कॉन्ट्राडिक्ट तभी करेंगे जब इन दो केसेस आएंगे, या तो पहला सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, या फिर पहला झूठ बोलेगा दूसरा सच बोलेगा। तो कॉन्ट्राडिक्ट में हमेशा ये 2 केस आता है, तो बस दोनों लिख दो। तो पहला वाला जो इंसान है वो सच बोले और दूसरा इंसान झूठ बोले, तो ये तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/6। फिर पहला वाला झूठ बोल दे, पहला वाला झूठ बोलेगा और दूसरा वाला सच बोलेगा, तो सच बोलेगा 5/6। तो बस दिस इज द आंसर, 8/24। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 1/3, 1/3 आ रहा है। 1/3 मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर। अंडरस्टूड? ये कितने लोगों को समझ में आया? यस, ये चमका होगा मेरे ख्याल से। सिंपल। और आगे बढ़े? ओके, ये वाला क्वेश्चन बताओ। इसमें बोल रहा है मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ, तो वो सच बोलेगा, है ना, वो सच बोलेगा। तो ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। तो झूठ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/4। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। अब देखो यहां पे बेसिकली आपको 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी ना, कि भाई एक्चुअली 6 आया था और फिर उसने सच बोला, है ना, एक्चुअली 6 आया था और फिर उसने सच बोला, या फिर एक्चुअली 6 नहीं आया था, ये 6 बार का मतलब क्या, 6 बार का मतलब 6 नहीं आया था। भाई देखो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना, उसने एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने के बाद उस नंबर को देखा और उस नंबर को आके हमें रिपोर्ट किया, तो उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया था। अब भरोसा तो कर नहीं सकते हम सीआईडी वाले ठीक है, हम भरोसा तो कर नहीं सकते, तो या तो एक्चुअली 6 आया था और उसने सच बोला, या फिर 6 नहीं आया था और उसने झूठ बोला। तो 2 केसेस पॉसिबल है ना। यस, एक्चुअली 2 केसेस पॉसिबल है। और इसमें से आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो एक्चुअली अ 6 वाला जो केस है ये आपका फेवरेबल केस है। अच्छा, तो इसके ऊपर प्रोबेबिलिटीज लिख दो आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 6 आ जाए, तो 1/6। अगर आप डाइस को थ्रो करोगे और 6 आ जाए 1/6, 6 ना आए, 6 नहीं आएगा इस 5/6, और 6 आया था और फिर उसने सच बोला, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो बस फेवरेबल बाय टोटल कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल केस इज दिस डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल आ जाएगा 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। तो ये नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 3/8 आ रहा है क्या, 3/8 अगर आ रहा है तो दैट इज ऑप्शन ए। चमका, ऑप्शन ए इज द आंसर। यस, मेरे ख्याल से ये चमक गया होगा आपको ये चमका कि नहीं, इसको एक बार बताओ फटाफट। इसमें किसी को कोई दिक्कत, 3/8 मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, ओके, ये वाला ट्राई करो 2004। ये कैसे करेंगे, इसमें है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए विल स्पीक द ट्रुथ इज 4/5 एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी विल स्पीक द ट्रुथ इज 3/4। तो ये आपको गिवन है। प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, अरे यार ये तो चिंदी है ना। प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो कॉन्ट्राडिक्ट कब करेगा, जब ए सच बोले बी झूठ बोले, या फिर दूसरा केस आएगा ए झूठ बोले और बी सच बोले। तो बस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 4/5, और बी झूठ बोल रहा है तो 1/4, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो 1/5, और बी अगर सच बोल रहा है तो बी अगर सच बोलेगा तो 3/4। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर, 12/20। तो 12/20 जैसा कुछ नहीं, सॉरी 7/20, सॉरी है ना, 7/20। तो 7/20 मतलब ऑप्शन सी इज द आंसर। अंडरस्टूड? तो ये जेई वाले क्वेश्चंस भी आपसे हो रहे क्या? तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट बोलेगा तो हमेशा ये दोनों केसेस, और अगर आपको बोलेगा कि स्टेटमेंट मैच कर रहा है, दोनों सेम चीज बोल रहे हैं, है ना, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट मतलब दोनों अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, एक कुछ बोल रहा है तो दूसरा कुछ बोल रहा है,
एक बोला लड़की ने किया तो दूसरा बोला लड़के ने किया, कुछ भी, है ना। और स्टेटमेंट अगर मैच करते हैं तो दो केसेस आएंगे, या तो दोनों सच या दोनों झूठ, ठीक है, दोनों सच या दोनों झूठ। फाइन। और फाइनली हमारा जो वन शॉट है प्रोबेबिलिटी का वो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि सब लोगों को मजा आया होगा, है ना। काफी मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा वाला वन शॉट था, बट आई होप कि सब लोगों को मजा आया होगा, है ना। एंड डेफिनेटली यार इस तरह के वन शॉट और भी यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे, तो आप इसको शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मतलब काफी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एंड साथ ही साथ आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। यहाँ पे हम इसके प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे, तो अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो वो भी मैं आपको फ्री में करा दूंगा एकदम। यस, स्पेशल क्लासेस में आप आ सकते हो। स्पेशल क्लासेस में सब कुछ फ्री है, जिसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर दो, है ना। और यहां से मतलब बेसिकली आपको अनलॉक करने के लिए एक कोड यूज करना पड़ता है, दैट कोड इज NV10, ठीक है। बाकी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना तो आपको रेगुलर बेसिस पे सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। यस, और उसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे भी आना चाहते हो तो देखो यहाँ पे डेफिनेटली आपको इसका फायदा तो होगा ही, है ना, क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मल्टीपल एजुकेटर्स है, बहुत सारे बैचेस है, पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है, 11th का 12th का, ड्रॉपर्स के लिए अलग से बैचेस है, वॉइस चैट का फीचर है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, DPPs आपको मिल जाती है, टेस्ट सीरीज भी है ना। एंड में तो आपको टेस्ट सीरीज की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो जेई मेन लेवल के, जेई एडवांस लेवल के पेपर्स आप हर संडे को प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर वाइज भी होते हैं, मिक्स वाले टेस्ट भी होते हैं। तो डेफिनेटली जब तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना एक्चुअली समझ में आया, ओके। क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना एक चीज है और क्वेश्चन को टाइम लिमिट में सॉल्व कर पाना वो अलग है। तो ऐसे मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ समझ में तो आ जाता है, बट जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो वो टाइम लिमिट में नहीं हो पाता है, या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उनके जो होता है, नंबर जितने भी उन्होंने, जैसे मान लो टोटल 60 क्वेश्चंस है, 60 क्वेश्चंस में से वो 15 या 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड थोड़ी कम है। तो स्पीड पे भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपकी टेस्ट सीरीज भी है, DPPs है, क्विजेज है, बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं। जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आते जाएंगे, है ना, तो ये जो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती है। जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है जब जेई मेन के एग्जाम आने वाले थे तो जस्ट पहले आपके हफ्ते में 3 बार मॉक टेस्ट होते थे। अभी तो खैर एक बार है, बट जैसे जैसे आपके एग्जाम्स पास आएंगे तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी आपको ये सारे फीचर्स तो मिलते ही है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हो, इवन लास्ट ईयर के रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो अगर आप फटाफट डिटेल कोर्सेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो फुल ऑन आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, मल्टीपल एजुकेटर्स भी है, तो मल्टीपल बैचेस में आप यहाँ पे डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। मल्टीपल टीचर्स के जो नोट्स है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली। एंड यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो आपको पता ही है कि यार अनअकैडमी ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किया था, हम यहाँ सिंगल। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 99.9 प्लस वाले भी आपको काफी सारे बच्चे दिख जाएंगे। तो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली इफ योर टारगेट इज जेई एडवांस, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे आपके पास काफी सारा समय है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छे से अपना जो एग्जाम है उसको भी आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। जेई मेन हो या उसके बाद जेई मेन आपका मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी परसेंटाइल आ गई, तो आप टारगेट बनाओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपको फोड़ना है एकदम। फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपने फोड़ दिया ना, उसके बाद जेई एडवांस के आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो 12th वाले बच्चे हैं उनको केवल बोर्ड एग्जाम करना रहेगा और साथ साथ आपको जेई एडवांस करना है। तो जेई मेन का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा जनवरी में या फेब में ही। उसके बाद आप फुल फोकस कर सकते हो एडवांस के ऊपर। और जो ड्रॉपर्स है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ड्रॉपर्स के लिए तो केवल आपको जेई एडवांस पे ही फोकस करना और किसी पे भी कुछ भी फोकस नहीं करना है। तो जेई मेन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लो। तो जितनी भी पढ़ाई करनी है, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा कम पढ़ाई कर रहे हो तो आप फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज कर दो। ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 3 महीने मान लो, 3-4 महीने, 1 महीना तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा इधर उधर क्या क्या करते करते, ठीक है। तो बेसिकली आप अभी से ही स्टार्ट कर दो, 3-4 महीने बचे हैं। अगर आपको अच्छे से मचाना है तो एकदम बीस्ट मोड में आ जाओ, सब कुछ सॉल्व करना स्टार्ट करो, जहां जहां से जो भी चीजें आपको मिल रही है ना। बट यहाँ पे फोकस करना जरूरी है। ऐसा मत करना कि मतलब आप कुछ भी कर रहे हो,
है ना। ये जो रैंडमनेस है उसको मिनिमाइज करना है, आपका फिक्स होना चाहिए कि इस महीने में इतना करना है, अगले महीने में इतना करना है, तीसरे महीने में इतना करना है और फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपका जो पाथ है वो क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे और खत्म। अब ये बीच में होता क्या है पता है कि ऐसे ट्रेन ऐसे पटरी पे चल रही है चल रही है चल रही है, बीच में उतर गई तो यही होता है मैक्सिमम बच्चों के केसेस में, यही होता है कि ये जो ट्रेन होती है ना वो पहले तो चल रही होती है लेकिन फिर बीच में क्या होता है कि वो पटरी से उतर जाती है। तो बेसिकली वहां पे आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा और एकदम डेडिकेशन के साथ आपको लिख देना, लिख लो आप अपनी जो कॉपी है वो किताब है उसमें लिख लो कि मुझे ये करना है ये करना है ये करना है, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इतने अपने को कॉन्सेप्ट्स नए नए सीखने हैं, कितना आपका जो भी टारगेट है उसको डिफाइन कर लो। डिफाइन कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाएगा। उसी टारगेट को कंप्लीट करना है फिर मंथ बाय मंथ बेसिस पे या वीक बाय वीक बेसिस पे। बाकी वन शॉट्स आपके ऑलरेडी आ रहे, साथ साथ अगर आप थोड़े बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइट मार के पीवाईक्यूज कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, आपके सारे पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे और वन शॉट्स भी कवर हो जाएंगे। और इतना भी अगर आपने अच्छे से कर लिया ना देन ऑल्सो आपकी यहाँ पे काफी अच्छी रैंक बन जाएगी। बट यहाँ पे क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ भी अब खत्म करने को तो ये वन शॉट लोग 2 घंटे में खत्म कर देते हैं बट नहीं होता है ना। अगर आप सब कुछ कवर करना चाहते हो, मेन एडवांस पूरा थ्योरी अच्छे से समझना भी है, सब कुछ करना है तो टाइम तो लगेगा ही। तो टाइम आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा बट अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। लास्ट में आपको चमकेगा कि हाँ यार इतनी मेहनत जो हमने करी थी ना वो अब जाके वर्थ इट लग रही है। लास्ट में आपका जब रिजल्ट आएगा ना तब ये सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जितना भी एक्स्ट्रा करना पड़े कर लो, थोड़ा बहुत ही तो 4-5 महीने की बात है। जेई मेन में अच्छा परसेंटाइल आ गया तो फिर देयर इज ओनली सिंगल गोल विच इज जेई एडवांस। और एडवांस पे आप ज्यादा टाइम दोगे तो आप ऑब्वियसली अच्छा कर पाओगे क्योंकि एडवांस के क्वेश्चंस आपने देखे, एडवांस का जो नेचर होता है एग्जाम का वो भी काफी एडवांस है। तो उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। वो टाइम तभी निकलेगा जब आप अभी ये कहानी खत्म करोगे जेई मेन की, है ना। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इस पे थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस करो और अच्छे से अगर वन शॉट्स कर लोगे तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे एकदम तगड़े तरीके से मचा सकते हो। ठीक है, ये जो बाउंस बैक सीरीज है वो सक्सेसफुल हो जाएगा अगर सारे के सारे बच्चे अगर एकदम मस्त वाली परसेंटाइल जेई मेन में और फिर आगे चल के जेई एडवांस में भी एकदम मस्त वाली रैंक अगर लेके आ जाते हैं तो ठीक है। चलो बाकी तो ये जो प्राइस है वो थोड़े बढ़ने वाले हैं तो इसको देख लेना एक बार, है ना। अगर आप थोड़ा सा जल्दी प्लान करोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। बाकी आप एनवी लाइव यूज कर सकते हो, इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा फर्दर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बिफोर द प्राइजेस आर इंक्रीजिंग इसको आप प्लान कर लो। एंड साथ ही साथ अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच असाइन किया जाता है, टेस्ट का एनालिसिस है, वर्कशॉप्स है, स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में मिल जाता है ना। और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी पे नहीं करना पड़ता है। तो आइकॉनिक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप एक प्रॉपर ट्रेनर के साथ यहाँ पे अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकते हो। प्रॉपर आपका टाइम टेबल बनेगा, गाइडेंस आपको पूरी मिलेगी। ठीक है, तो प्रॉपर गाइडेंस में रह के पढ़ना चाहते हो देन डेफिनेटली आइकॉनिक वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। उसको आप यहाँ पे 1 साल के लिए अगर आप एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो ना कि भाई मुझे श्योर शॉट यहाँ पे पहली बार में अपना जो भी अटेम्प्ट है फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है उसमें मचाना है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये इसमें आपका रिस्क एकदम मिनिमम होगा। ठीक है, चलो। और उसके अलावा इस बार संडे को होने वाला है मेगा कॉम्बैट, तो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करना, है ना। 600 रैंक तक आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलेगी, है ना। तो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करना। इस बार का जो कॉम्बैट है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी यहाँ पे अपनी जो रैंक वगैरह है वो अच्छे से पता चलेगी। बाकी इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी है, यू कैन गेट अप टू 100%, 75% भी है, 50%, 25%। तो अगर ये मिल जाती है तो मतलब मजा आ जाएगा, है ना। यू कैन सेव सम मनी ऑल्सो। तो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करना। 26 सितंबर को है, एनवी लाइव यूज कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ खत्म करते हैं। यस, चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी लोगों से भी करवा देना। ओके बाय।